हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक क्लासेस। सो आज की इस वीडियो से हम टाइम सीरीज़ एनालिसिस शुरू करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो। टाइम सीरीज़ एनालिसिस एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर जॉब। टाइम सीरीज एनालिसिस का मतलब क्या है कि आप एनालाइज करना चाहते हो टाइम सीरीज डेटा। कंपनीज में जितने भी डेटा होते हैं वो टाइम सीरीज डेटा ही होते हैं। उन्होंने हिस्टोरिकल डेटा पूरा मेंटेन किया होता है और आपको एनालाइज करना होता है। सो टाइम सीरीज एनालिसिस इज नॉट ओनली अबाउट फोरकास्टिंग। लाइक कुछ लोग होते हैं जो अरीमा सरीमा मॉडल सीख लेते हैं, उसको अप्लाई कर देते हैं डेटा पे एंड देन दे विल क्रिएट द फोरकास्ट और हो जाता है उनका टाइम सीरीज एनालिसिस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। टाइम सीरीज डेटा को अंडरस्टैंड करना अच्छे तरीके से, किस तरीके से उसमें पैटर्न्स है, ट्रेंड है, क्या सीजनैलिटी है, किस तरीके से हम उसको फाइंड कर सकते हैं, क्या ऑर्डर होगा मॉडल का, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आता है टाइम सीरीज एनालिसिस में। सिर्फ अरीमा सरीमा मॉडल या फिर कोई भी मॉडल आप बस अप्लाई कर दे रहे हो डेटा पे विदाउट नोइंग कि आपका जो मॉडल फोरकास्ट दे रहा है वो सही दे रहा है या नहीं, क्या क्राइटेरिया है कि मॉडल जो फोरकास्ट देगा वो सही होगा या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम टाइम सीरीज एनालिसिस की इस सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे और लास्ट में एट द एंड हम एक टाइम सीरीज एनालिसिस का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। ये सीरीज़ जो मैंने बनाई है वो ध्यान में रखते हुए बनाई है एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट, और जो एज अ डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी। किसी किसी को कन्फ्यूजन होती है किसी किसी टॉपिक में, तो उनके लिए भी ये सीरीज बेटर है फॉर अंडरस्टैंडिंग एवरी कंसेप्ट ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, जिससे कि आप रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स होते हैं जिस पे आप टाइम सीरीज डेटा पे वर्क करते हो उसको सॉल्व कर सकते हो। बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कोर कंसेप्ट्स ऑफ टाइम सीरीज डेटा एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, प्री प्रोसेस एंड क्लीन टाइम सीरीज डेटा इफेक्टिवली। अभी बहुत लोग होते हैं कि टाइम सीरीज डेटा पे वर्क करते हैं जब वो उनको पता ही नहीं होता कि उसको हम प्री प्रोसेस कैसे कर सकते हैं या फिर उसको हम क्लीन कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास रॉ डेटा आता है, उसमें आपके पास मिसिंग वैल्यूज़ है और आपके पास बहुत ह्यूज डेटा, तो आपने सोचा कि चलो मिसिंग वैल्यूज़ को डिलीट कर देते हैं। बट टाइम सीरीज डेटा के साथ हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि जिस भी दिन का आपने डिलीट किया है रिकॉर्ड, वहाँ पे आपका जो टाइम सीरीज है वो कंटिन्यूस नहीं रहता, उसमें ब्रेक आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि किस तरीके से टाइम सीरीज डेटा को हम प्रोसेस करेंगे, किस तरीके से उसमें जो मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं, आउटलायर्स होते हैं, जो स्केलिंग होती है, रीसैम्पलिंग होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और टाइम सीरीज डेटा क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जस्ट लाइक ट्रेंड, सीजनैलिटी, पैटर्न्स, ओके। और विजुलाइज करके भी हम उसको देखेंगे। अप्लाई स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर टाइम सीरीज एनालिसिस इंक्लूडिंग ट्रेंड एनालिसिस, सीजनैलिटी, डिकम्पोजिशन एंड ऑटो कोरिलेशन। तो ये सारे स्टैटिस्टिकल मेथड हम इस कोर्स में कंप्लीट करेंगे। कैसे डिकम्पोजिशन करते हैं, कैसे ऑटो कोरिलेशन को समझते हैं, उसमें से हम मॉडल के ऑर्डर को फाइंड करते हैं, ओके। सीजनैलिटी क्या होती है, ट्रेंड क्या होता है, किस तरीके से हम ट्रेंड और सीजनैलिटी को रिमूव करते हैं डेटा में से, ओके, टू मेक इट स्टेशनरी। ये सारी चीज़ें देखेंगे। बिल्ड एंड इवेलुएट टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मॉडल्स लाइक अरीमा सरीमा एंड वैरमा। अभी वैरमा आप लोगों ने नहीं सुना होगा। वैरमा क्या होता है, बहुत लोगों को पता नहीं होता वैरमा क्या होता है। जैसे आप यूनिवेरिएट डेटा पे अगर वर्क करते हो तो आप अरीमा सरीमा लगा दिए, और अगर आप मल्टीवेरिएट पे वर्क करते हो तो आपको वैरमा मॉडल लगाना होता है, वेक्टर ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज मॉडल। इंप्लीमेंट एडवांस टाइम सीरीज एनालिसिस मेथड विथ अ फोकस ऑन अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और जितनी भी चीज़ें हम देखेंगे, जितने भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे, सबको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे यूजिंग पाइथन। तो अगर आपको टाइम सीरीज के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो ये कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके लिए है। इसमें आप पूरी तरीके से फ्रॉम बेसिक टू एडवांस रियल टाइम सीरीज डेटा पे वर्क कैसे होता है वो सीख सकते हो। सो नेक्स्ट आ जाते हैं करिकुलम में क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज टाइम सीरीज डेटा क्या होता है, एंड टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है। सो उसमें हम क्या देखेंगे, डेफिनेशन, रियल लाइफ एग्जांपल्स, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम सीरीज डेटा, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम सीरीज डेटा, और मेन गोल क्या होता है जब हम टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं, तो ओके। नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है वो है टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन। अब जो हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं उसको कैसे हम एक टाइम सीरीज डेटा को डिकम्पोज करेंगे इन ट्रेंड, सीजनैलिटी, साइक्लिक। अब साइक्लिक दो तरीके से हम देखेंगे, इकोनॉमिक साइकिल्स क्या होते हैं, बिजनेस साइकिल्स क्या होते हैं, ओके। रेसिड्यूअल्स जो नॉइज होते हैं डेटा में वो क्या होते हैं, एंड टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन मॉडल। दो तरीके के डिकम्पोजिशन मॉडल हम पढ़ेंगे, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव। और इन सबको भी हम देखेंगे किस तरीके का आपका जो टाइम सीरीज प्लॉट हो रहा है, कब वो मल्टीप्लिकेटिव आप अप्लाई करोगे, कब आपको एडिटिव अप्लाई करना होगा, ओके।
STL decomposition means seasonal and trend decomposition using Lewis method. So how does it differ from classical decomposition? Classical decomposition means this one. This one is the classical decomposition. और यहाँ पे हम STL प्रोसेस का यूज़ करके कैसे डिकम्पोज कर सकते हैं टाइम सीरीज डेटा को, वो देखेंगे. चूजिंग द राइट डिकम्पोजिशन मेथड, किस टाइप का डेटा हमारे पास रहे तो हम कौन सा टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन यूज़ करेंगे, क्लासिकल वन एंड STL वन. तो दोनों में हम कंपैरिजन भी देखेंगे. नेक्स्ट आ जाएंगे हम जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक टाइम सीरीज डेटा के लिए, दैट इज़ स्टेशनैरिटी. तो हम देखेंगे क्यों हमें स्टेशनैरिटी की ज़रूरत है. अभी कुछ लोग जो अरिमा सरिमा मॉडल अप्लाई भी करते हैं वो क्या करते हैं कि वो स्टेशनैरिटी चेक करते हैं. अभी क्यों स्टेशनैरिटी चेक करना है, ज़रूरी है एक टाइम सीरीज डेटा को स्टेशनरी होना, ये सारी चीज़ों उन्हें पता भी नहीं रहती. और इंटरव्यूज़ में ज़्यादातर फोकस इन्हीं सब पे किया जाता है कि ये जो चीज़ हो रही है वो क्यों हो रही है. तो आपके पास एक प्रॉपर आंसर होना चाहिए उसका, और ये तब तक नहीं आएगा जब तक से आप कंसेप्ट को अच्छे से नहीं समझोगे. सो वाई डू वी नीड स्टेशनैरिटी, and then what are the different types of stationarity. First one is the strict stationarity and second one is the weak stationarity. So testing for weak stationarity में हम दो टेस्ट को देखेंगे, ADF टेस्ट एंड KPSS टेस्ट. ओके, टेस्टिंग फॉर स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी, इसमें भी हम एक टेस्ट देखेंगे दैट इज KS टेस्ट. ओके, विच वन टू चूज, किस यूज़ केस के लिए स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी जो है वो ज़रूरी है और किस यूज़ केस के लिए वीक स्टेशनैरिटी से भी काम चल जाएगा. तो ये भी हम देखेंगे किस तरीके से हम चूज़ कर सकते हैं. मेकिंग अ टाइम सीरीज डेटा स्टेशनरी, अभी जो डेटा होता है उसको किस तरीके से हम स्टेशनरी बनाएंगे जब वो नहीं होगा, तो उसमें हम पहले देखेंगे डिफरेंसिंग फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर, ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, लॉगरिथमिक पावर ट्रांसफॉर्मेशन, बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन, एंड लास्ट में हम देखेंगे डी ट्रेंडिंग, लीनियर मूविंग एवरेज, इसके साथ साथ सीजनल एडजस्टमेंट, और किस तरीके से हम राइट मेथड चूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास डेटा स्टेशनरी ना हो, तो किस मेथड को चूज़ करना बेस्ट रहेगा टू मेक द डेटा स्टेशनरी. ओके, तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं. सो फिफ्थ टॉपिक इज वाइट नॉइज एंड रैंडम वॉक. बहुत लोगों को पता नहीं होता कि वाइट नॉइज क्या होता है एंड रैंडम वॉक क्या होता है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक को हम देखेंगे, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि जो टाइम सीरीज डेटा हमारे पास है वो क्या वाइट नॉइज है या फिर रैंडम वॉक है. ओके, सो आइडेंटिफाइंग वाइट नॉइज एंड रैंडम वॉक, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट हम आ जाएंगे टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मॉडल्स में. तो ये सारे मॉडल्स हम कवर करने वाले हैं इस सीरीज़ में. फर्स्ट वन इज ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज, ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज, आर्मा मॉडल, अरीमा मॉडल, इंटीग्रेटेड मॉडल. ओके, एंड देन द सीजनल मॉडल, सीजनल अरीमा, वेक्टर ऑटो रिग्रेसिव, वेक्टर मूविंग एवरेज, वेक्टर ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज, एंड वेक्टर ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज, वरीमा. ओके, सो दीज आर द मॉडल्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर सीरीज. उसके बाद हम देखेंगे स्मूदनिंग मेथड. स्मूदनिंग मेथड्स में हम आ जाएंगे, पहले तो हमें स्मूदनिंग करना क्यों है, ठीक है, किस लिए हमें ज़रूरी होता है स्मूदनिंग मेथड्स, तो हम वो देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्मूदनिंग में. एंड देन हम देखेंगे मूविंग एवरेज. मूविंग एवरेज में हमारा 3 टॉपिक आ जाता है, सिंपल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल स्मूदनिंग, जिसमें आ जाएगा सबसे पहले कि हम अल्फा जो वैल्यू होती है उसको सेलेक्ट करना होता है, तो किस तरीके को किस यूज़ केस के लिए हम किस तरीके का अल्फ़ा सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारा जो रिजल्ट है वो ज़्यादा स्मूथ आए, ज़्यादा एक्यूरेट आए. सिंगल एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग SES, होल्ड्स लीनियर जिसको हम कहते हैं डबल एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग, और होल्ड विंटर्स जिसको हम कहते हैं ट्रिपल एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग मेथड. फिर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल स्मूदनिंग. नेक्स्ट आ जाता है ग्रेंजर कैजुअलिटी टेस्ट. ओके, दिस टेस्ट इज मोस्टली परफॉर्म फॉर दीज मॉडल वेक्टर मॉडल्स. ओके, ऑटो कोरिलेशन एंड पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन. इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, पहले तो ACF PSF क्या होता है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, की डिफरेंस फ्रॉम ACF. ओके, ऑर्डर ऑफ मॉडल P D Q एंड M, ये सारे जो ऑर्डर हैं उसको हम कैसे फाइंड करेंगे. ओके, किस तरीके से फाइंड करेंगे, ACF और PACF प्लॉट से. सो आइडेंटिफाई करेंगे हम मॉडल्स ACF और PSF से. ओके, तो जो भी चार्ट रहेगा उसी में से हमें ऑर्डर फाइंड करना होता है और ये देखना होता है कि कौन सा बेस्ट मॉडल रहेगा, क्या वो ऑटो रिग्रेसिव रहेगा, क्या मूविंग एवरेज रहेगा, क्या फिर अरीमा रहेगा. अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि सारे मॉडल्स अप्लाई करके देखते हैं कि कौन सा बेस्ट एक्यूरेसी दे रहा है. तो अगर आप ये कंपनी में करते हो, कंपनी में आप सारे मॉडल्स लगा के देख रहे हो, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है क्योंकि उसमें आप कंप्यूटेशन रिसोर्सेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो. ठीक, तो मोस्टली ऐसा होता है कि आपको
टाइम सीरीज डेटा को पहले अंडरस्टैंड करके एक एक्यूरेट मॉडल निकालना होता है। आप 2-3 मॉडल में ट्राई कर लो, अब आप 5 मॉडल में ट्राई कर रहे हो कि कौन सा बेस्ट रहेगा, तो वो चीज़ आपका जो होता है वो कंप्यूटेशनली काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनीज़ का डेटा ऐसा नहीं होता कि आपको डेली का डेटा मिल रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मिनट्स का डेटा मिलता है, सेकंड्स का डेटा मिलता है, और कभी कभी तो मिली सेकंड्स का भी डेटा मिलता है। तो वो जो डेटा होता है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज होता है, और उस पर ये सारे मॉडल 1 बाई 1 अप्लाई करके देखना ये बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाता है। ओके, तो हम ये समझेंगे कि ACF और PACF का यूज़ करके किस तरीके से हम मॉडल फाइंड करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मॉडल इवेल्युएशन मैट्रिक्स, जिसमें हम पहले देखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, एंड दिस AIC एंड BIC इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया। सो ये सारे इवेल्युएशन मैट्रिक्स हम देखेंगे, जिसका यूज़ करके हम बता सकते हैं कि कौन सा मॉडल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओके, एंड लास्ट में देखेंगे डेटा प्री प्रोसेसिंग, जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से टाइम सीरीज डेटा में हम मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करते हैं, डेटा को स्टेशनरी बनाते हैं, जो हम स्टेशनरिटी वाले टॉपिक में वैसे ही कवर कर लेंगे, आउटलायर्स कैसे हैंडल करते हैं, और रीसैम्पल कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सेकेंड्स का डेटा है तो उसको आप मिनट्स के डेटा में कैसे कन्वर्ट करोगे, डेली का डेटा है मंथली कैसे कन्वर्ट करोगे, मंथली का डेटा है क्वार्टरली कैसे कन्वर्ट करोगे। ओके, और यही चीज़ आप अप सैम्पलिंग डाउन सैम्पलिंग में करते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वार्टरली का डेटा आपको मंथली में भी करना हो जाता है, और मंथली का आपको डेली करना हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे डेटा प्री प्रोसेसिंग है। सो मैंने ये टाइम सीरीज एनालिसिस की एक कंप्लीट ई बुक बनाई है, जिसमें जितने भी कंसेप्ट्स मैंने पढ़ाए हैं, जितने भी चीज़ें मैंने बताएं, जितने भी नोट्स बताए हैं, जितने टॉपिक्स बताएं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इस ई बुक को आप लास्ट मिनट नोट्स की तरह यूज़ कर सकते हो फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर ना हो तो इसमें आपको कम्प्लीटली उस टॉपिक के बारे में सब कुछ मिल जाएगा। तो इसी एक ई बुक में आपको कंप्लीट टॉपिक्स मिल जाएंगे, आपको कहीं भी इधर उधर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने डिफरेंट जगह से आप पढ़ते हो उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इसी में आपको सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे, किस तरीके से उसको अप्लाई करना है, और जितने भी मैंने पाइथन के कोड लिखे थे वो सब आपको इस नोटबुक में मिल जाएंगे। इन दोनों की ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो ई बुक को भी और नोटबुक को भी, दोनों आप साथ में ले सकते हो। सो फर्स्ट टॉपिक इज टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज डेटा क्या होते हैं? जो डेटा किसी एक डिफरेंट टाइम इंटरवल पर डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, उसको हम टाइम सीरीज डेटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई डेटा है जिसमें एक कॉलम है जिसमें डेट है या फिर टाइम है, तो वो होगा आपका टाइम सीरीज डेटा। ओके, सो दिस आर नथिंग बट द ऑब्जर्वेशन कलेक्टेड ओवर अ सीक्वेंस ऑफ टाइम इंटरवल्स। अब ये जो इंटरवल्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास डेली डेटा प्रेजेंट हो, ओके, डेली, या फिर आपके पास वीकली डेटा हो, टाइम के अकॉर्डिंग आपके पास सेकेंड्स में भी डेटा हो सकता है, ओके, मंथली डेटा एंड सो ऑन, ईयरली, क्वार्टरली। ओके, सो दीज आर द इंटरवल्स, जिसको हम इंटरवल्स कहते हैं, और इसी के बेसिस पे हमारा डेटा डिवाइडेड होता है। ठीक है, डेली में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मंथ का हमने डेटा लिया है, डेली डेटा, तो उसमें 31 रिकॉर्ड्स होंगे। ओके, अगर हमने आवरली बेसिस पे लिया है तो एक दिन के डेटा में कितने रिकॉर्ड होंगे? 24 रिकॉर्ड्स होंगे। सो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, ये एप्पल के स्टॉक प्राइस का डेटा है। यहाँ पे ये जो डेट कॉलम प्रेजेंट है इसकी वजह से ये बन जाता है टाइम सीरीज डेटा। ओके, अब यहाँ पे जो डेटा शुरू हुआ है वो कैसे शुरू हुआ है? 2 जैन, 3 जैन, 4 जैन, 5 जैन एंड देन 8 जैन। तो ये जो डेटा है ये क्या है? डेली डेटा है। ओके, इट्स अ डेली डेटा। और यहाँ पे आपको कुछ रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं, कुछ डिफरेंट फीचर्स मिल जाते हैं जिसमें उस दिन का क्या वैल्यू था वो प्रेजेंट है। तो ये इस तरीके से जो डेटा होता है वो टाइम सीरीज डेटा होता है। ओके, तो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स में आपके आ जाते हैं, जैसे स्टॉक प्राइसेस आता है। सबसे पहले तो स्टॉक प्राइसेस आ गया। ठीक है, स्टॉक प्राइसेस में जो भी फ्लक्चुएशंस होता है एवरी मिनट एवरी सेकेंड उसको काउंट किया जाता है और उसका रिकॉर्ड मेंटेन है, तो ये भी एक टाइम सीरीज डेटा है। नेक्स्ट आपका हो जाता है सेल्स डेटा। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है जिसको अपना सेल्स ट्रैक करना है, तो वो आवरली या फिर डेली सेल्स कितना हुआ है उसको वो मेंटेन करेगी एज अ टाइम सीरीज डेटा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम वेदर डेटा पे। वेदर डेटा जैसे आप देखते हो वेदर फोरकास्टिंग, तो उसके लिए भी जो डेटा यूज होता है वो पुराना डेटा यूज होता है। सो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, इन सब का भी डेटा एज अ टाइम सीरीज डेटा मेंटेन किया जाता है। ओके, सो थर्ड एग्जाम्पल विल बी वेदर डेटा। और आजकल जैसे ट्रेंड में है सोशल मीडिया एक्टिविटी। अभी सोशल मीडिया एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल आपका सोशल मीडिया एक्टिविटी देखना हो लास्ट मंथ का,
लाइक आपने कितना टाइम स्पेंड किया है किसी एक प्लेटफॉर्म पे, उसमें आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की हैं, किस टाइम पे कौन सी एक्टिविटीज़ की है, किस टाइम पे किस पोस्ट को लाइक किया है, कमेंट किया है, तो वो भी जो डेटा है ट्रैक हो रहा है वो भी टाइम बेसिस पे ही हो रहा है। तो सोशल मीडिया एक्टिविटी भी जो है वो आपका टाइम सीरीज डेटा हो जाता है। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि जो डेटा हम किस तरीके से क्लासीफाई कर रहे हैं एक नॉर्मल डेटा को और एक टाइम सीरीज डेटा को। सिंपल एक्सप्लेनेशन, कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर टाइम सीरीज बेस्ड पे रिकॉर्डेड है तो वो टाइम सीरीज डेटा है। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइम सीरीज डेटा इज chronological order. Now what does it mean by chronological order? Chronological order means जो भी डेटा है आपका वो एक रेगुलर इंटरवल पे सेपरेटेड होता है, रिकॉर्डेड होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि आपका जो डेटा है अगर वो डेली डेटा है तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि बीच में कोई आपका आवरली डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कंप्लीटली टाइम सीरीज डेटा का मेंटेन रहता है। नेक्स्ट इज सीक्वेंशियल ऑर्डर। सीक्वेंशियल ऑर्डर मीन्स जो टाइम सीरीज डेटा है वो एक सीक्वेंस में होता है। फॉर एग्जांपल जो कल का डेटा रहेगा वो आज के डेटा पे थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा, ठीक है। आज का डेटा इन्फ्लुएंस करेगा कल के डेटा को, तो ये सीक्वेंस में चलता जाता है और वही हमारा टाइम सीरीज डेटा बनाता है। इसकी वजह से हमें कुछ ट्रेंड देखने को भी मिल जाता है, सीजनैलिटी देखने को भी मिल जाता है, जो कि है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइम सीरीज डेटा, दैट इज टेम्पोरल कंपोनेंट्स। ओके, सो नेक्स्ट इज टेम्पोरल कंपोनेंट्स। अभी टेम्पोरल कंपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ, इसमें हमें देखने को मिल जाता है ट्रेंड, सीजनैलिटी और इफ देयर इज एनी साइकिल प्रेजेंट। ओके, सो ये जो होता है कंपोनेंट, ये होता है टेम्पोरल कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज डेटा। इसके साथ साथ आप नॉइज को भी एक बार को कह सकते हो, क्योंकि हर एक डेटा में नॉइज तो प्रेजेंट होता ही है, एकदम एग्जैक्ट हमें कंप्लीट परफेक्ट टाइम सीरीज डेटा नहीं मिलता, उसमें भी नॉइज होता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। अभी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि जो डेटा है वो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंट है, कंटिन्यूअस है, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं है। बट रियल टाइम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। टाइम सीरीज डेटा का मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि उसमें कोई भी ब्रेक ना हो। सो इट मीन्स continuous data without any missing value. Dynamic nature, last characteristics of its डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर का मतलब क्या हुआ, अभी टाइम सीरीज डेटा है तो ऐसा तो है नहीं कि उसको डायरेक्ट रिकॉर्ड कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि टाइम सीरीज डेटा को इन्फ्लुएंस करें। ओके, फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक ही है तो स्टॉक मार्केट के जो भी ट्रेंड है स्टॉक के प्राइस को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो वो हो जाता है टाइम सीरीज डेटा का डायनेमिक नेचर। रेनफॉल है, टेम्परेचर का डेटा है, तो एक्सटर्नल जो और क्लाइमेट के फैक्टर्स होंगे वो भी उसको अफेक्ट करेंगे। ओके, सो दैट इज द dynamic nature affected by external factors. It is affected by external factors. So those are the characteristics of a time series data. तो टाइम सीरीज डेटा अगर आप किसी पे भी वर्क कर रहे हो तो पहले ये कंफर्म करो कि ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैच कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं मैच करते हैं तो आपको मैच करवाना पड़ेगा बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ एनालिसिस, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि क्राइटेरिया भी है फॉर गोइंग टू द टाइम सीरीज एनालिसिस, ठीक है। इस तरीके का आपके पास डेटा प्रेजेंट होना चाहिए। टाइम सीरीज एनालिसिस नथिंग बट द स्टैटिस्टिकल टेक्निक। ओके, इट्स अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक। इसमें जितने भी मॉडल्स हैं वो सब एक मैथमेटिकल फॉर्मूलाज पे बेस्ड हैं, स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड हैं। सो इट्स अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट meaningful insights about patterns and trend of the data. ओके, ट्रेंड ऑफ द डेटा। टाइम सीरीज एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास पास्ट डेटा प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल अभी तक का, पीछे से 1 साल तक का जो डेटा है वो पास्ट डेटा है, ठीक है, लास्ट 1 ईयर का डेटा, उसको एनालाइज करके उसके ट्रेंड को, पैटर्न्स को समझ के
अगर हम बता सकें कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है, वो होता है टाइम सीरीज एनालिसिस मेनली। ओके, तो हम क्या करते हैं इसमें, मेनली पहले सबसे मेजर पार्ट होता है टाइम सीरीज डेटा को अंडरस्टैंड करने का, अंडरस्टैंडिंग द पास्ट बिहेवियर, एंड सेकेंड इज फोरकास्टिंग फ्यूचर। फोरकास्टिंग फ्यूचर। सो ये दो जो मेन गोल है वो होता है टाइम सीरीज एनालिसिस का, ठीक है। पास्ट को अंडरस्टैंड करते हुए एक तो फोरकास्ट कर सकते हैं फ्यूचर को, उसके अलावा ये नहीं होता कि सिर्फ आपको फोरकास्ट करके आपको एक वैल्यूज़ देनी है, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो पास्ट बिहेवियर अगर आप एनालाइज कर लो अच्छे से डेटा का। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स कंपनी में आप काम करते हो, ठीक है, और आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, उसके बारे में बताना है कि इस मंथ में हम उसको कैसे टारगेट कर सकते हैं, क्या उसकी प्राइस को हम गिरा दें, क्या उस पर हम डिस्काउंट लगा दें, या फिर हम उसके एडवर्टीजमेंट करें दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे। तो ये किससे पता चलेगा आपको, पास्ट बिहेवियर को देखते हुए, उस प्रोडक्ट पे कैसा सेल रहा है, कैसे प्राइस के अकॉर्डिंग उसका परचेज रहा है, ठीक है, डिस्काउंट पे कैसा रिस्पॉन्स रहा है कस्टमर्स का। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो होती है पास्ट को अंडरस्टैंड करना। और फोरकास्टिंग फ्यूचर, इसी तरीके से आप फ्यूचर को बता सकते हो कि नेक्स्ट आने वाले मंथ में हम किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं, कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को, ना कि सिर्फ अरीमा या सरीमा मॉडल लगाने को फोरकास्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। पहले तो समझना पड़ेगा कि टाइम सीरीज एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द डेटा दैट इज़ एक्चुअली यूज्ड बाय कंपनी। टाइम सीरीज डेटा पे ही वर्क होता है, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी में जाते हो, कोई नॉर्मल सा डेटा दिखाते हो एज अ प्रोजेक्ट जिस पे आपने किया हो, प्रोजेक्ट किया हो, ठीक है, तो वो वहाँ पे आपका उतना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। बट अगर आप टाइम सीरीज डेटा पे वर्क करके दिखा रहे हो, कोई रिकमेंडेशन दे रहे हो किसी कंपनी को पूरा कंप्लीटली एनालाइज करके, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है, क्योंकि कंपनीज में वर्क ही ऐसे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज़ करके एप्पल के स्टॉक प्राइस को प्लॉट किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जनवरी 2024 से डेटा लिया है टिल टुडे। सो यहाँ पे आपको जो डेटा दिख रहा है वो टाइम सीरीज डेटा यहाँ पे दिख जाता है। क्लोज प्राइस को मैंने प्लॉट किया है, ठीक है। जो ऊपर हमने डेटा देखा था टाइम सीरीज डेटा, सेम वही रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है फॉर द क्लोज प्राइस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वाई एक्सिस पे दिख जाता है प्राइस, डेट यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस पे दिख जाता है। और मोस्टली जब भी आप प्लॉट करते हो जब भी आप प्लॉट करते हो टाइम सीरीज डेटा को, तो मोस्टली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लाइन चार्ट। और अगर आप सिर्फ स्टॉक पे वर्क करते हो, ठीक है, स्टॉक डेटा पे वर्क करते हो, तो आप यूज़ कर सकते हो कैंडलस्टिक चार्ट में। आप एक ही प्लॉट में हाई, लो, ओपन, क्लोज चारों प्राइस को दिखा सकते हो, ओके। सो कैंडल स्टिक चार्ट भी होता है एक, जिसमें आप टाइम सीरीज डेटा को प्लॉट कर सकते हो। सो टाइम सीरीज एनालिसिस में हम ऐसे भी करते हैं कि किसी एक डेटा हमारे पास प्रेजेंट है, उसी को कंपेयर करना होता है डिफरेंट डेटा से। फॉर एग्जांपल ये एप्पल का स्टॉक प्राइस है, अब मुझे कंपेयर करना है माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक प्राइस से। तो फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट का प्राइस इस तरीके से कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, तो यहाँ पे हम उसको कंपेयर करके देख सकते हैं ऑन द सेम प्लॉट। जब आपको डिफरेंट टाइम सीरीज डेटा को कंपेयर करना हो और उनका जो डोमेन है या फिर यूनिट है वो सेम हो, तो आप उसको एक ही प्लॉट में प्लॉट कर सकते हो मल्टीपल लाइन्स को शो करके। ग्रीन लाइन हो गई आपके माइक्रोसॉफ्ट की, इस तरीके से, ओके। सो टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन, टाइम सीरीज को डिकम्पोज करना, ओके। टाइम सीरीज के कुछ पार्ट्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स होते हैं, टेम्पोरल कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें हमें उसे डिकम्पोज करके उसके बिहेवियर को समझना होता है, ओके। तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन में, टाइम सीरीज के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द ट्रेंड, सेकेंड इज इट्स सीजनैलिटी, third one it's cyclic nature, and the fourth one is residuals, और आप कह सकते हो noise। सो यहाँ पे हमने देखा था, ये एक टाइम सीरीज डेटा हमने देखा था एप्पल के स्टॉक प्राइस का। तो अभी आप इसमें जो देख रहे हो ये एक नॉर्मल टाइम सीरीज डेटा है, ठीक है। उसको अब हम कन्वर्ट करेंगे उसके पर्टिकुलर कंपोनेंट्स में। इसमें से हम पहले ट्रेंड निकालेंगे, किस तरीके का ट्रेंड हमें दिख रहा है, कहीं कोई सीजनैलिटी तो नहीं है मंथ में, या फिर साइक्लिक बिहेवियर हो कुछ, ठीक है, और क्या रेसिडुअल्स है, क्या नॉइज है, कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है हमारा टाइम सीरीज डेटा। सो ट्रेंड क्या होता है, इट्स अ लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑफ डेटा, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन। सो ट्रेंड जैसे हम कहते हैं कि ये जो स्टॉक है या फिर ये जो सेल्स है इसका ट्रेंड अपवर्ड है। अपवर्ड मीन्स अगर हम देखें अपवर्ड मीन्स तो इसका मतलब वो ऊपर जा रहा है, ओके। उसका ट्रेंड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अपवर्ड ट्रेंड है। और वहीं दूसरा उसका अपोजिट होता है डाउनवर्ड ट्रेंड। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का जो सेल्स है वो डिक्रीज हो रहा है इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, तो वहाँ पे हो जाता है
डाउनवर्ड ट्रेंड, और ये हो जाता है अपवर्ड ट्रेंड। इट्स नॉट ऑलवेज अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ट्रेंड किस तरीके से दिखता है। ओके, ट्रेंड मतलब अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो वो अपवर्ड ट्रेंड हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो वो डाउनवर्ड ट्रेंड हो जाएगा। तो यही दोनों ट्रेंड होते हैं। तो किसी भी टाइम सीरीज डेटा को हम देख के बता सकते हैं कि उसका ट्रेंड अपवर्ड है या डाउनवर्ड। तो अभी अगर हम इस डेटा में समझें, अप्रैल से लेके लाइक मिड ऑफ अप्रैल से लेके जुलाई तक, मिड ऑफ अप्रैल से लेके जुलाई तक यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपवर्ड ट्रेंड है। ओके, तो यहाँ पे जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है। और अगर हम यहाँ से देखें इस टाइम से मिड ऑफ जैन से मिड ऑफ अप्रैल तक, तो ये हमें डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो स्टॉक के प्राइस है वो डिक्रीज हो रही हैं। तो इस तरीके से आप अपवर्ड ट्रेंड और डाउनवर्ड ट्रेंड को डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है सीजनैलिटी। सीजनैलिटी का मतलब क्या हुआ, एक पैटर्न जो टाइम सीरीज डेटा में कुछ मंथ में या फिर कुछ सीजन्स में रिपीट हो रहा है। इसमें अगर हमें फाइंड करना है सीजनल पैटर्न, तो सीजनल पैटर्न आप देख सकते हो कहाँ पे आपको मिल जाएगा। सबसे पहले ये पैटर्न देखिए, ये पैटर्न देखिए, दोनों अगर आप देखो तो ये पहले इंक्रीज होके थोड़ा सा फ्लक्चुएट होके एंड देन डिक्रीज हुआ है। ओके, तो ये दोनों जो पैटर्न है ये सीजनल हो सकते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ही दिख रहे हैं हमें। ओके, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में। उसके बाद अगेन यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे लिटिल सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है। सेम आपको मंथ के स्टार्टिंग में फिर से ऐसा ही पैटर्न देखने को मिल जाता है। सो एक फिक्स्ड इंटरवल पे या फिर रेगुलर इंटरवल पे अगर आपको सेम पैटर्न देखने को मिलता है, सिमिलर पैटर्न, एकदम एग्जैक्ट सेम नहीं होगा क्योंकि रियल टाइम डेटा है, अगर सिमिलर पैटर्न देखने को मिलता है तो वहाँ पे आपकी सीजनैलिटी हो जाती है डेटा के अंदर। सो दैट इज द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द डेटा। रिपीटिंग पैटर्न एट फिक्स्ड इंटरवल्स। ओके, नेक्स्ट इज साइक्लिक। अभी सीजनैलिटी और साइक्लिक में लोग कंफ्यूज होते हैं कि सीजनैलिटी भी उन लोग समझते हैं कि साइक्लिक नेचर ही होता है। साइक्लिक इज नॉट द सीजनैलिटी, ठीक है। सीजनैलिटी क्या होती है, रिपीटिंग पैटर्न्स होती है फिक्स्ड इंटरवल्स पे, बट साइक्लिक में इट इज़ नॉट फिक्स्ड। इसमें कोई फिक्स्ड इंटरवल पे आपको सेम पैटर्न नहीं देखने को मिलता है। साइक्लिक का मतलब यही होता है कि आपको सिमिलर पैटर्न देखने को मिलता है, बट इट इज़ नॉट एट फिक्स्ड इंटरवल। वो ओवर द स्पैन ऑफ ईयर कभी भी हो सकता है, और कभी कभी होता है कि 2 साल बाद या 3 साल बाद अगेन आपको सिमिलर पैटर्न देखने को मिलता है। ऐसा नहीं होता कि आपको 1 साल के अंदर ही सिमिलर पैटर्न देखने को बार बार मिल जाता है, ऐसा नहीं होता। 2 साल बाद 3 साल बाद अगेन किसी कंपनी में कुछ होता है तो आपको वो साइक्लिक नेचर देखने को मिल जाता है। तो साइकिल्स 2 तरीके के हो सकते हैं। First one is economic cycle and the second one is business cycle. बिजनेस की वजह से या फिर इकोनॉमी की वजह से कुछ फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो इन्फ्लुएंस हो, और आफ्टर ए ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स सिमिलर पैटर्न आपको टाइम सीरीज डेटा में देखने को मिल जाए। रेसिडुअल्स और नॉइज। नॉइज का मतलब क्या हुआ, सडन फ्लक्चुएशन इन द टाइम सीरीज डेटा, जो कि ट्रेंड, सीजनैलिटी और साइक्लिक इन तीनों ही कंपोनेंट से अलग होती है। सो फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे स्टॉक प्राइसेस हैं, कोई न्यूज़ आया तो उसकी वजह से स्टॉक प्राइस जो है वो नेक्स्ट डे के अचानक से डिक्रीज हो गए या फिर अचानक से इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो वो जो सडन फ्लक्चुएशन होती है, सडन स्पाइक्स होते हैं, वो होते हैं नॉइज़। और नॉइज़ ऐसे हैं कि वो ट्रेंड या फिर सीजनैलिटी या फिर साइक्लिक नेचर इन तीनों में ही नहीं आते हैं। तो जितने भी फ्लक्चुएशन, जितने भी डेटा पॉइंट्स बचते हैं वो होते हैं हमारे नॉइज़। ओके, सो नॉइज़ आर नथिंग बट द रैंडम फ्लक्चुएशंस in the data. So let's understand the time series decomposition with this figure. अभी आप यहाँ पे देख सकते हो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, 3, 4, उसके बाद यहाँ पे काफ़ी ईयर्स के क्वार्टरली डेटा हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। नेक्स्ट यहाँ पे जो डेटा रिप्रेजेंटेड है वो वैल्यूज़ है टाइम सीरीज डेटा की। और ये जो आप फिगर देख रहे हो ये क्या है, टाइम सीरीज डेटा, जो कि प्लॉटेड है ओवर द क्वार्टरली पीरियड। अभी यहाँ पे आप देखो तो ये अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये ट्रेंड है। ट्रेंड क्या है इसका, अपवर्ड जा रहा है। ओके, यहाँ से ऐसे इंक्रीज हो रहा है इसकी वैल्यू, तो ये ट्रेंड है अपवर्ड। और सीजनैलिटी की बात करें तो सिंपल सीजनैलिटी आपको दिख रही है यहाँ पे। एवरी ईयर आपको यहाँ पे एक स्पाइक दिख जा रहा है। ओके, अचानक से जो टाइम सीरीज डेटा है वो वैल्यू उसकी अप जा रही है एंड देन डिक्रीज हो रही है, अप जा रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या है, सीजनैलिटी है। एंड ये लाइक सेकेंड और थर्ड क्वार्टर के बीच में होता है। ओके, एवरी सेकेंड और थर्ड क्वार्टर के, एवरी ईयर सेकेंड और थर्ड क्वार्टर के बीच में जो भी डेटा है, जिस भी लाइक फॉर एग्जांपल सेल्स का डेटा है, ठीक है, जो सेल्स है वो क्वार्टर 2 और 3 के
बीच में अचानक से इंक्रीज होती है एंड देन डिक्रीज हो जाती है। तो सिंपल से एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि एयर कंडीशनर हो गया, उसका एवरी ईयर कब सेल्स इंक्रीज होता है, समर में इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सीजनैलिटी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा जो हमारा नॉर्मल डेटा है उससे काफ़ी डिफरेंट है। ओके, तो ये क्या है, नॉइज़ है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज्ड वैल्यू है। ओके, अगर हम इस वैल्यू से कंपेयर करें तो ये डिक्रीज्ड वैल्यू है जो कि नॉर्मल बिहेवियर से अलग है। इसको आप नॉइज़ कह सकते हो। मोस्ट ऑफ द रियल टाइम में ऐसा भी होता है कि हम टाइम सीरीज डेटा में एनॉमली डिटेक्शन करके भी एक यूज़ केस अप्लाई करते हैं, जिसमें नॉर्मल बिहेवियर से जो वैल्यूज़ अलग आती हैं उसे हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं और उसी को फोरकास्ट करने की भी कोशिश करते हैं। सो दैट इज़ द बेस्ट यूज़ केस ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। अगर आप किसी डेटा में एनॉमली डिटेक्ट कर पा रहे हो और बता पा रहे हो कि आगे आने वाले फ्यूचर में वो कब आ सकता है, दैट इज़ द बेस्ट यूज़ केस यू कैन क्रिएट विद द टाइम सीरीज एनालिसिस। So that is all for the elements of time series analysis. Next हम देखते हैं types of decomposition. So types क्या हो जाती हैं, types of decomposition का मतलब क्या हुआ, कितने तरीके से हम डेटा को डिकम्पोज कर सकते हैं। तो दो तरीके के मॉडल्स आते हैं, फर्स्ट वन इज एडिटिव एंड द सेकेंड वन इज मल्टीप्लिकेटिव। दो तरीके के मॉडल होते हैं जिसकी हेल्प से हम टाइम सीरीज डेटा को डिकम्पोज करते हैं, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव। अब ये क्या है, पहले हमें टाइम सीरीज डेटा की नेचर को समझना पड़ेगा कि वो एडिटिव मॉडल अप्लाई करने पे वो ज़्यादा अच्छे से डिकम्पोज होगा या फिर मल्टीप्लिकेटिव नेचर का है और हमें मल्टीप्लिकेटिव मॉडल अप्लाई करना है। ओके, सो जैसा कि अभी हमने कंपोनेंट्स देखा था कि टाइम सीरीज डेटा इन सब कंपोनेंट्स से मिलके बना है, तो अगर हम इन सब को डिकम्पोज करके फिर से ऐड करेंगे तो हमें अगेन अपना ओरिजिनल टाइम सीरीज डेटा मिल जाता है। तो अब ये सब जो कंपोनेंट हैं, क्या ये एडिशन वे में अगर हम इसको ऐड करते हैं तब हमें टाइम सीरीज डेटा मिलता है, या फिर अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें डेटा मिलता है। तो सिंपल से नाम से क्लियर हो रहा होगा, एडिटिव मतलब अगर हम टाइम सीरीज कंपोनेंट्स को ऐड करें और हमें ओरिजिनल डेटा मिल जाए तो वहाँ पे हमें एडिटिव मॉडल यूज़ करना है। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर टाइम सीरीज डेटा आपका इंक्रीज़ हो रहा है, पूरा उसका जो ओवरऑल बिहेवियर है वो ओवर द टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, तो ट्रेंड, सीजनैलिटी और जो उसका रेसिडुअल कंपोनेंट है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें ओरिजिनल टाइम सीरीज डेटा मिलता है। फॉर एग्जांपल ये आपका ओरिजिनल टाइम सीरीज डेटा है। तो एडिटिव मॉडल में क्या होता है, ट्रेंड एट टाइम टी, सीजनैलिटी एट टाइम टी एंड रेसिडुअल एट टाइम टी। सो ये तीनों कंपोनेंट मिलकर आपका टाइम सीरीज डेटा बनाता है। मल्टीप्लिकेटिव में सेम इसका उल्टा होता है, जो हमारा ओरिजिनल टाइम सीरीज डेटा है वो ट्रेंड एट टाइम टी मल्टीप्लाई बाय सीजनैलिटी एट टाइम टी मल्टीप्लाई बाय रेसिडुअल एट टाइम टी। सो एडिटिव रिलेशनशिप एंड मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो सीजनैलिटी दिख रही है, जो ट्रेंड दिख रहा है, सीजनैलिटी यहाँ पे क्या है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ द ट्रेंड। जिस तरीके से ट्रेंड इंक्रीज़ हो रहा है उस तरीके से सीजनैलिटी की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। मतलब ये अगर इस तरीके से जा रहा है तो इसकी जो कंप्लीट वैल्यू है वो और इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। मतलब पहले ये इतना डेटा था, देन इतना हुआ, देन इंक्रीज़ हुआ, जैसे जैसे लेवल इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे सीजनैलिटी वेरिएशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। बट एडिटिव रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सीजनल फ्लक्चुएशन है वो कांस्टेंट है। अगर मैं अपवर्ड स्पाइक एंड डाउनवर्ड स्पाइक पे यहाँ पे लाइन बनाऊँ तो आप देख सकते हो ये दोनों पैरेलल जा रही है। मतलब इन दोनों में जो डिस्टेंस है इन दोनों लाइन में वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, इक्वल है। बट यहाँ पे क्या है, ये अगर इस तरीके से जा रहा है ऊपर तो ये ऐसे नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रेंड है वो सीजनल वेरिएशन से प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ रहा है वैसे वैसे सीजनल वेरिएशन भी बढ़ रहा है। बट यहाँ पे ट्रेंड तो इंक्रीजिंग में है, ट्रेंड यहाँ पे इंक्रीजिंग है, बट सीजनल वेरिएशन सेम है। अब अगर हम इसकी बात करें, जो हमने एप्पल के स्टॉक प्राइसेस देखे थे, यहाँ पे अगर आप मॉडल फिट करना चाहोगे तो कौन सा मॉडल फिट करोगे, एक बार सोचिए। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव हो रहा है या फिर आपका एडिटिव हो रहा है। यहाँ अगर आप देखो, डाउनवर्ड ट्रेंड में भी देख लो, अपवर्ड ट्रेंड में भी देख लो, जो वेरिएशन है वो अराउंड सिमिलर ही है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा।
ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, एंड देन यहाँ पे अचानक से डिक्रीज भी हो रहा है, ठीक है। इसके लिए अगर हम एडिटिव मॉडल की हेल्प से डिकम्पोज करते हैं तो हमें बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। सो लेट्स सी हाउ टू इम्पोर्ट द टाइम सीरीज डेटा। अगर आपको स्टॉक प्राइसेस पे वर्क करना है किसी भी कंपनी के किसी भी स्टॉक पे, तो उसके लिए आप याहू फाइनेंस की जो API है, जो लाइब्रेरी है, उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वाई फाइनेंस इज स्टैंड फॉर याहू फाइनेंस। देन मैंने विजुअलाइजेशन के लिए यहाँ पे मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इंपोर्ट किया है। वार्निंग्स कोई भी ना है इसलिए मैंने यहाँ पे वार्निंग्स और फिल्टर वार्निंग्स को इंपोर्ट किया है। देन स्टॉक डेटा में मैंने याहू फाइनेंस से पहले डाउनलोड किया है एप्पल का स्टॉक प्राइस। अब ये क्या है, ये टिकर सिंबल है, ठीक है। किसी भी कंपनी का स्टॉक अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको टिकर सिंबल पता होना चाहिए। तो कब से मुझे डेटा चाहिए, 1 जनवरी 2024, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट में वो वेरिएबल पास कर दिया है। अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइम से एक पर्टिकुलर टाइम तक का डेटा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ मई तक का डेटा चाहिए, एंड करके भी पैरामीटर होता है जिसमें आप वैल्यू पास कर सकते हो टाइम की। जो फंक्शन है ये डेटा फ्रेम को रिटर्न करता है। सो यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीट, एंड देन जो हमने डेटा देखा था ये वही डेटा है, 2 जनवरी से शुरू हुआ है, ओके। ओपन, हाई, लो, क्लोज, इस तरीके से डेटा आ जाता है फॉर एवरी डे, ओके। इसके बाद हम इसको प्लॉट करके देखते हैं। सो यहाँ पे हमने ये फिगर भी देखा हुआ है कि हमने क्लोज प्राइस को प्लॉट किया है। तो यहाँ पे आप कोड में भी देख सकते हो कि मैंने प्लॉट किया है स्टॉक प्राइस का। पहले तो जो डेटा है, स्टॉक डेटा जो हमारे डेटा फ्रेम है, वो स्टॉक डेटा के इंडेक्स में डेट प्रेजेंट है, एंड देन क्लोज प्राइस का फीचर जो है अवेलेबल है, एंड देन लेबल हमने यहाँ पे क्लोज प्राइस सेट किया है जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है। टाइटल सेट किया है, देन एक्स लेबल डेट, वाई लेबल हमने यहाँ पे प्राइस रखी है। लेजेंड को हमने प्लेस करने के लिए यहाँ पे plt.legend को कॉल किया है। देन यहाँ पे ग्रिड बनाया है, ये जो आपको एक्स एक्सिस पे लाइन दिख रही है और वाई एक्सिस पे लाइन दिख रही है, ये ग्रिड है। एंड देन शो। सो टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन जैसे कि हमने बात किया था, उसमें ट्रेंड, सीजनैलिटी, रेसिडुअल एंड साइक्लिक नेचर होता है। तो इसको हम टाइम सीरीज डेटा को हम डिकम्पोज कर सकते हैं स्टैट्स मॉडल की लाइब्रेरी को यूज़ करके, जिसमें सीजनल डिकम्पोज करके एक हमें फंक्शन मिल जाता है। तो सीजनल डिकम्पोज आपको 3 कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है, दैट इज ट्रेंड, सीजनल एंड रेसिडुअल। इस तरीके से आप उसके फंक्शन के एलिमेंट्स को निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने जो भी यहाँ पे जो फंक्शन रिटर्न करेगा वो इसमें स्टोर किया है इस वेरिएबल में, डिकम्पोजिशन एडिटिव क्यों, क्योंकि हमने बात किया था जो हमारा एप्पल का स्टॉक प्राइस है वो एडिटिव मॉडल है, बिकॉज जो सीजनल वेरिएशन है वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेंड, ओके। तो दैट इज द एडिटिव मॉडल। तो हमने यहाँ पे एडिटिव मॉडल का यूज़ किया है। पीरियड आप चेंज करके देख सकते हो कि किसमें आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। यहाँ पे मैंने 30 रखा है, 30 मीन्स इट्स अ डेली पीरियड, ओके। 30 मीन्स 1 मंथ का पीरियड मैंने यहाँ पे रखा है, एंड देन इसमें हम पास करेंगे क्लोज प्राइस। तो इस तरीके से आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। देन मैंने यहाँ पे तीनों को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर किया है, ट्रेंड एडिटिव, सीजनल एडिटिव एंड रेसिडुअल एडिटिव, और फिर यहाँ पे मैंने लास्ट में उसको प्लॉट किया है, ओके। नाउ दिस इज द फिगर, दिस इज द एक्चुअल फिगर फॉर द ट्रेंड, सीजनैलिटी एंड रेसिडुअल। ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल मीन्स ओरिजिनल टाइम सीरीज डेटा। अभी ये ओरिजिनल टाइम सीरीज डेटा को आप देख के कंपेयर कर सकते हो किस तरीके से आपका डिकम्पोजिशन हुआ है विद द टेम्पोरल कंपोनेंट्स। अभी यहाँ पे आप देखो, जैसे हमने बताया था यहाँ पे जो ट्रेंड है ये डाउनवर्ड जा रहा है एंड देन अपवर्ड जा रहा है, वैसे ही यहाँ पे हमारा ट्रेंड दिखा है कि ये डाउनवर्ड जा रहा है एंड देन अपवर्ड जा रहा है, ओके। नेक्स्ट इज द सीजनल बिहेवियर। अभी सीजनल बिहेवियर में आपको ये जो पैटर्न दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है एक दूसरे से। पहले तो आप देख लो ये जो सेम पैटर्न आपको दिख रहा है, दिस वन, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज द रेसिडुअल। रेसिडुअल इज नथिंग बट द रैंडम फ्लक्चुएशन ऑफ द डेटा। अभी आप ओरिजिनल डेटा से कंपेयर जब करोगे तो ये सब जो वैल्यूज़ हैं जिस भी टाइम पे यहाँ पे आपको दिख रही है, ये क्या है, ये सिर्फ रैंडम फ्लक्चुएशन है डेटा के, ओके। सो दैट इज द रेसिडुअल। आई होप आपको समझ आ गया हो कि क्लासिकल डिकम्पोजिशन कैसे होता है। STL डिकम्पोजिशन, दैट इज सीजनल एंड ट्रेंड डिकम्पोजिशन यूजिंग लुईस मेथड, ओके। सो STL decomposition using Lewis method. Now Lewis का फुल फॉर्म क्या हुआ, Lewis stands for locally estimated scatter plot smoothing. So it's a kind of smoothing method that uses linear regression to smooth out the time series data. So इस मेथड में स्मूथनिंग का यूज़ होता है और ये मोस्टली तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे डेटा में बहुत ज़्यादा आउटलायर होते हैं, ओके। सो दिस मेथड इज़ वेरी गुड फॉर हैंडलिंग आउटलायर्स। हैंडल आउटलायर्स in
टाइम सीरीज डेटा। सो एसटीएल डिकम्पोजिशन क्यों आया जब हमारे पास क्लासिकल डिकम्पोजिशन था? तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो लेफ्ट साइड में जो हमने यहाँ पे फिगर प्लॉट किया है, ये एप्पल स्टॉक प्राइस का डेटा हमने डिकम्पोज किया है यूजिंग क्लासिकल डिकम्पोजिशन, एंड राइट साइड में एसटीएल डिकम्पोजिशन का यूज़ करके सेम डेटा, यहाँ पे आप ओरिजिनल में देख सकते हो, सेम डेटा को हमने डिकम्पोज किया है। तो ट्रेंड अगर आप देखो तो ट्रेंड ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों में, क्लासिकल और एसटीएल में। सो क्लासिकल में आपको फिक्स्ड सीजनल पैटर्न देखने को मिल जाता है, फिक्स्ड सीजनल पैटर्न, वेयर एज एसटीएल में अगर आप देखो तो सीजनल पैटर्न यहाँ पे भी है, सिमिलर पैटर्न दिख रहा है, बट इट इज़ चेंजिंग ओवर टाइम। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये पैटर्न, ये पैटर्न, ये पैटर्न एंड देन दिस वन, ये चारों एक दूसरे से सिमिलर हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। सो सीजनल वेरिएशंस चेंजेस ओवर टाइम। तो जो क्लासिकल डिकम्पोजिशन है ये एज्यूम करता है कि जो डेटा में फिक्स सीजनल पैटर्न्स हैं, बट एसटीएल एक्चुअल जो सीजनल पैटर्न होता है वो दिखाता है। सो इट इज़ बेटर टू फाइंड एक्चुअल सीजनल पैटर्न यूजिंग एसटीएल डिकम्पोजिशन। सो वैरायटी ऑफ सीजनल पैटर्न्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे वो फिक्स एज्यूम नहीं करता, यहाँ पे एक्चुअल में जो सीजनल पैटर्न है वही दिखाता है। सो एसटीएल इस मामले में, सीजनल वेरिएशन के मामले में बेटर है एज कम्पेयर टू द क्लासिकल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे रेसिडुअल्स को देखें तो रेसिडुअल्स आप देख सकते हो, इसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस हमें देखने को मिल जाता है। तो क्लासिकल जो है, क्लासिकल डिकम्पोजिशन जो है ये ईजिली इन्फ्लुएंस्ड है आउटलायर से, इट इज़ ईजिली influenced by outliers, whereas STL डिकम्पोजिशन में क्या होता है? STL डिकम्पोजिशन में जैसे मैंने बताया लुइस मेथड को हम यूज़ करते हैं, that can handle outliers, that can handle outliers। सो अगर आपके डेटा में आउटलायर्स प्रेजेंट हैं और अगर आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, आपको डिकम्पोज करके देखना है ताकि आपका जो डेटा है, जैसे ट्रेंड है, सीजनैलिटी है, रेसिडुअल है, उसको एडिशन करने पे आपका एक्चुअल टाइम सीरीज डेटा बन जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो ये डिफरेंस नहीं, एक काइंड ऑफ लिमिटेशन है एसटीएल डिकम्पोजिशन का, कि ये मल्टीप्लिकेटिव मॉडल जो होते हैं, टाइम सीरीज डेटा होते हैं, उसको हैंडल नहीं कर सकता। इट कैन ओनली हैंडल एडिटिव मॉडल, और यू कैन से एडिटिव टाइम सीरीज डेटा, जिसमें ट्रेंड, सीजनैलिटी और रेसिडुअल को ऐड करके हम टाइम सीरीज डेटा एक्चुअल टाइम सीरीज डेटा बना सकते हैं। और क्लासिकल डिकम्पोजिशन में क्या है? इट कैन हैंडल बोथ मल्टीप्लिकेटिव and additive models। सो मोस्टली हम प्रैक्टिकली जब इम्प्लीमेंट करते हैं डिकम्पोजिशन को तो हम क्या यूज़ करते हैं? अगर आपके पास टाइम सीरीज डेटा है जो कि एडिटिव मॉडल पे बेस्ड है तो वहाँ पे एसटीएल डिकम्पोजिशन का यूज़ करते हैं, और अगर आपके पास मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है तो वहाँ पे हम क्लासिकल डिकम्पोजिशन का यूज़ करते हैं। सिंपल सा रूल यही है, आपको यही रूल ध्यान में रखते हुए अपने टाइम सीरीज डेटा को डिकम्पोज करके उसको एनालाइज करना है। सो हमने पहले ही क्लासिकल टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन देख लिया था कि किस तरीके से स्टैट्स मॉडल के सीजनल डिकम्पोज फंक्शन का यूज़ करके हम क्लासिकल डिकम्पोजिशन परफॉर्म कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं एसटीएल डिकम्पोजिशन हम कैसे परफॉर्म करेंगे। सो स्टैट्स मॉडल लाइब्रेरी से ही आपको एसटीएल करके फंक्शन मिल जाएगा। एसटीएल स्टैंड्स फॉर द एसटीएल डिकम्पोजिशन। सो जिस तरीके से हमने क्लासिकल डिकम्पोजिशन को कॉल किया है एंड देन उसमें जिस भी टाइम सीरीज डेटा पे आपको डिकम्पोज करना है वो पास किया था एंड पीरियड पास किया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हम एसटीएल डिकम्पोजिशन के साथ करेंगे। बट अगर आप यहाँ पे देखो डिफरेंस, तो यहाँ पे हमने एक और पैरामीटर पास किया था, दैट इज़ मॉडल। तो मॉडल में आप एडिटिव या फिर मल्टीप्लिकेटिव पास कर सकते हो। अब ये एसटीएल सिर्फ एडिटिव मॉडल को सपोर्ट करता है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई मॉडल करके पैरामीटर नहीं मिला है। पीरियड मैंने सेम रखा है 30 डेज, और फिर यहाँ पे हम फिट करते हैं एंड देन इसका जो भी रिजल्ट है वो मैंने रिजल्ट करके वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। देन यहाँ पे सिंपली मैंने जिस तरीके से प्लॉट किया था डिकम्पोजिशन प्लॉट इन द क्लासिकल डिकम्पोजिशन, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी सिमिलर वे में ट्रेंड, सीजनल और रेसिडुअल ऑर्डर को प्लॉट किया है। जो हमने फिगर देखा था सेम वही फिगर यहाँ पे हमें मिलने वाला है आफ्टर रनिंग दिस कोड। तो इस तरीके से आपका ओरिजिनल डेटा आ गया, ट्रेंड, सीजनल एंड रेसिडुअल। सो स्टेशनैरिटी,
स्टेशनैरिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, किस तरीके से स्टेशनैरिटी चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज डेटा स्टेशनरी तब बनता है व्हेन इट्स मीन, वेरिएंस and autocorrelation is constant over time. All these are constant over time. What it means कि मीन, वेरिएंस और ऑटो कोरिलेशन किसी भी टाइम सीरीज डेटा का अगर चेंज नहीं हो रहा है तब हम उस टाइम सीरीज डेटा को स्टेशनरी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक टाइम सीरीज डेटा इस तरह का दिखता है, ओके, सो उसके बाद का भी जो डेटा होगा वो सिमिलर वे में वैसा ही दिखेगा। मीन्स देयर इज कांस्टेंट मीन, ओके, यहाँ पे कांस्टेंट मीन है इसका, कांस्टेंट मीन। कांस्टेंट मीन आप इस तरीके से समझ सकते हो, देयर इज नो ट्रेंड, नो ट्रेंड, ओके। सो दिस इज द टाइम सीरीज प्लॉट। यहाँ पे हमारा टाइम हो जाता है एंड देयर इज सम एक्स वैल्यूज़। तो इस तरीके से हमारा डेटा है। तो इसका जो मीन अगर हम निकालेंगे वो कांस्टेंट मीन होगा। वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस भी जो है, वेरिएंस का मीन क्या है, स्प्रेड। सो स्प्रेड भी अगर हम देखें तो वो इक्वल ही है ओवर द टाइम फॉर एवरी वेरिएशंस। इसके अलावा ऑटो कोरिलेशन, कोरिलेशन विथ इटसेल्फ, ठीक है। सिंपली अगर हम टाइम सीरीज डेटा को देखेंगे, अगर उसका एक सेक्शन दूसरे सेक्शन के सिमिलर है तो वहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि वहाँ पे स्टेशनैरिटी है। These are the properties of the stationarity properties. So time series data में stationarity क्यों इतना important है? Why do we need stationarity? Or why do we need a stationary time series data? Why it is important to make a time series data stationary? अभी लोग जो भी अरीमा सरीमा मॉडल लगाते, जैसे कि मैं कहती आई हूँ, सिर्फ अरीमा सरीमा मॉडल लगाना टाइम सीरीज डेटा पे, वो फोरकास्टिंग करना टाइम सीरीज एनालिसिस नहीं होता है। इट्स मच मोर बियॉन्ड दैट। सो स्टेशनैरिटी भी वो क्या करते हैं कि चेक कर लेते हैं देन स्टेशनरी बना देते हैं, बट क्यों कर रहे हैं वो पता ही नहीं होता है लोगों को। सो लेट्स टॉक अबाउट वाई डू वी नीड द स्टेशनैरिटी। सो जैसा हमने यहाँ पे फिगर में देखा था कि अगर हमारे पास कॉन्स्टेंट मीन रहेगा, कॉन्स्टेंट वेरिएशन रहेगा, कॉन्स्टेंट ऑटो कोरिलेशन रहेगा, सो एक पार्ट जो है, जो एक सेक्शन है डेटा का वो नेक्स्ट सेक्शन के सिमिलर रहेगा। तो ये हेल्प किस में करता है, फ्यूचर फोरकास्टिंग में। अगर हमने देखा कि पास्ट वैल्यू के फॉर एग्जांपल 1 ईयर का डेटा, देन सेकेंड ईयर का डेटा, देन थर्ड ईयर का डेटा हमने स्टेशनरी बना दिया। अभी इनकी जो स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि हमने बात की थी मीन, वेरिएंस एंड ऑटो कोरिलेशन की, अभी सेम हो गई है, ठीक है। तो अब जब हम फोरकास्ट निकालेंगे तो हम फोरकास्ट में भी ऐसे वैल्यूज़ निकालेंगे जिसकी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ पास्ट वैल्यूज से सिमिलर हो, तभी हम फ्यूचर वैल्यूज़ को बेटर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास्ट वैल्यूज से क्लोज होगी, ना कि हमारी वैल्यूज समथिंग कुछ इधर आ रही है एंड फ्यूचर हमने कुछ ऊपर ही दे दिया। या फिर मतलब अगर आप देख सकते हैं जो वैल्यूज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इनकी वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है पास्ट वैल्यूज से, ओके। तो इसलिए हम यहाँ पे स्टेशनरी बनाने की कोशिश करते हैं डेटा को, ताकि उसकी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज हर वैल्यूज की सेम हो जाए एंड फ्यूचर प्रिडिक्शन में हमें हेल्प मिले। मेक्स प्रिडिक्शन ईजियर। एंड वाई? बिकॉज it assumes same statistical properties. Throughout the time. Okay, so that is the first point. And इसी के बेसिस पे हमारा जो दूसरा पॉइंट है, इसी के बेसिस पे जो फोरकास्टिंग मॉडल्स है जो हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, जैसे अरीमा सरीमा, सो ये एज्यूम करते हैं कि जो हमारा डेटा रहे वो स्टेशनरी पहले से रहे, ताकि उनको प्रिडिक्शन करने में आसानी हो। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाई डू वी नीड द स्टेशनरिटी। एंड द फोरकास्टिंग मॉडल्स requires a stationary data.
सो दैट इज़ वाई वी नीड द स्टेशनैरिटी। ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम जो टाइम सीरीज डेटा है उसके स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ को सिमिलर कर रहे हैं ताकि हमें प्रिडिक्शन में आसानी हो। ओके, एंड द फोरकास्टिंग मॉडल्स इसी वजह से रिक्वायर करते हैं स्टेशनरी डेटा। इसी वजह से हम जो स्टेशनरी डेटा नहीं होते हैं उसको पहले स्टेशनरी बनाते हैं डिफरेंट मीन से, फॉर एग्जांपल डिफरेंसिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, डी ट्रेंडिंग एंड लाइक रिमूविंग सीजनैलिटी। ठीक है, तो वो सब भी हम आगे वीडियोज़ में पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ स्टेशनैरिटी। सो जो स्टेशनैरिटी है वो दो तरीके की होती हैं। सो स्टेशनैरिटी दो तरीके की है। फर्स्ट वन इज द वीक स्टेशनैरिटी, वीक स्टेशनैरिटी, and the second one is the strict stationarity. Weak stationarity is simply just the same properties of the stationarity, that it should have the constant mean, variance and autocorrelation. That's it, autocorrelation. But the strict stationarity, अभी strict stationarity वीक स्टेशनैरिटी से कैसे चेंज है? स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी। सो स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ वीक स्टेशनैरिटी। सबसे पहले तो यही है कि स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी होने के लिए वीक स्टेशनैरिटी की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ वीक स्टेशनैरिटी and the joint distribution, okay, joint distribution remain unchanged when shifted along any time period. अगर हम किसी भी टाइम पीरियड पे जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालें किसी और टाइम पीरियड का फॉर द सेम टाइम सीरीज डेटा, तो वो इक्वल ही आना चाहिए। मतलब वीक मतलब कि ओके, मीन वेरिएंस ऑटो कोरिलेशन कांस्टेंट है, दैट इज वीक स्टेशनैरिटी। बट एकदम स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी होने के लिए दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ऐसा है कि जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कैन चेंज, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कैन चेंज। Okay, so that is the weak stationarity, but here we should have the joint distribution remains unchanged. So for example, अगर हम yt1, yt2 and so on for ytn तक हमने लिया, and similarly हमने yt1 plus something k ले लिया, जैसे 2-3 दिन बाद का हमने शिफ्ट किया डेटा। ओके, सो yt1, yt2 plus k, yt3 plus k and so on to ytn plus k। अगर इन दोनों का हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं तो वो सेम आना चाहिए। ओके, तब जो डेटा होगा वो स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द स्टेशनैरिटी। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस डेटा को, इस डेटा का वेरिएंस इस लाइन से शो हो रहा है एंड द मीन इज दिस मिडिल लाइन। ओके, सो यहाँ पे जो वेरिएंस है वो क्या है? स्टेशनरी है। ओके, द वेरिएंस इज स्टेशनरी, also the mean is stationary. Okay, so this is the example of stationary variance and stationary mean. Now see the second figure. यहाँ पे क्या है कि जो डेटा का स्प्रेड है that is similar, that is like evenly distributed, constant over time, so it has the stationary variance. But अगर हम मीन की बात करें तो मीन यहाँ पे अचानक से इंक्रीज हो रहा है एंड देन डिक्रीज हो रहा है, so that is non-stationary mean. Okay, and now see the third figure. Third figure is having द कॉन्स्टेंट मीन बट वेरिएंस, जैसे कि आप स्प्रेड देख रहे हो कि पहले बहुत ज़्यादा स्प्रेड है डेटा में एंड देन इट इज़ डिक्रीजिंग ओवर टाइम। सो यहाँ पे आपको स्टेशनरी मीन तो मिल जाता है बट नॉन स्टेशनरी वेरिएंस मिलता है। तो ये तीन केसेस हैं, स्टेशनरी मीन एंड स्टेशनरी वेरिएंस, स्टेशनरी वेरिएंस नॉन स्टेशनरी मीन एंड नॉन स्टेशनरी वेरिएंस स्टेशनरी मीन। ओके, फर्स्ट फिगर में क्या लिखा है? मीन डिपेंडेंट ऑन टाइम। सो यहाँ पे जो मीन है that is dependent over time and it is changing over the time. Okay, यहाँ पे variance is depending over time और ये non stationary variance है, non stationary variance and this is non stationary mean.
यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कोवेरियंस डिपेंडेंट ऑन टाइम, कोवेरियंस मीन्स यहाँ पे जो स्प्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दीज वेरिएशंस। ओके, ये है मीन डिपेंडेंट ऑन टाइम, वेरिएंस डिपेंडेंट ऑन टाइम। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी वही दिखा रहा है, वेरिएंस डिपेंडेंट ऑन टाइम एंड कोवेरियंस डिपेंडेंट ऑन टाइम। सो अगर आपके फिगर में इस तरीके का रिजल्ट मिलता है आफ्टर मेकिंग एनी काइंड ऑफ टाइम सीरीज अ स्टेशनरी डेटा, देन वो कंप्लीटली स्ट्रिक्ट स्टेशनरी डेटा होगा, स्ट्रिक्ट स्टेशनरी डेटा। ना वीक स्टेशनरी और स्ट्रिक्ट स्टेशनरी की भी बात कर लेते हैं फिगर के थ्रू कि किस तरीके का स्ट्रिक्ट स्टेशनरी डेटा दिखता है एंड किस तरीके का वीक स्टेशनरी डेटा दिखता है। अगर वीक स्टेशनरी की बात करें तो फॉर एग्जांपल इस तरीके से आपका डेटा है। ओके, कांस्टेंट वेरिएंस अगेन द कांस्टेंट वेरिएंस ओवर टाइम। ओके, सो यहाँ पे ऐसा है कि वेरिएंस कांस्टेंट है, बट अगर हम दोनों सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगा, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों का, वो डिफरेंट निकलेगा। बिकॉज यहाँ पे मीन तो कांस्टेंट है, वेरिएंस कांस्टेंट है, ठीक है, वेरिएंस यहाँ पे कांस्टेंट रहा, फिर अगेन थोड़ा बहुत चेंज हो गया, ठीक है, दैट इज कमिंग अंडर द वीक स्टेशनैरिटी। इट इज स्टेशनरी बट इट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ वीक स्टेशनैरिटी। अभी स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी कैसा हुआ, सेम इस फिगर को आप देखिए, सेम इसी तरह का आपका स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी डेटा निकलता है। ओके, मीन्स आपका इस तरीके का जो डेटा होगा वो होगा स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी। कांस्टेंट वेरिएंस, every part is similar to the other part of the time series data, constant mean and whatever the properties of the weak stationarity. So that is the strict stationarity data. किस यूज केस के लिए स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी इज इंपॉर्टेंट, किस यूज केस के लिए वीक स्टेशनैरिटी इज इंपॉर्टेंट। अभी हम अगर बात करें जितने भी फोरकास्टिंग मॉडल्स हैं, जितने भी टाइम सीरीज एनालिसिस हैं, फॉर डिफरेंट forecasting models, the time series data you are taking is of the short span. Okay, for example you have like 6 or 7 years of data but you are taking only 2 to 3 years of data. Okay, अब आपको entire टाइम सीरीज डेटा को मॉडल करना हो, ओके, तब वहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी की ज़रूरत है, आपको डेटा को स्ट्रिक्टली स्टेशनरी बनाना पड़ेगा। इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, सम ईयर में उसने शुरू किया, तो जब से शुरू किया है तब से अभी तक का जो भी सेल्स रहा है या कुछ भी रहा हो, फॉर एग्जांपल स्टॉक प्राइस जो भी रहा हो, उसको अगर हमें मॉडल करना हो, उसको हमें फोरकास्ट करना हो, तो हमें कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन को देखना पड़ेगा, किस तरीके से वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक इवॉल्व हुआ है, उसकी वैल्यूज़ कैसे शुरू में थे, कैसे बाद में हुए, कैसे बीच में रहे, क्या अप डाउन आया, उसके लिए हमें डेटा को कंप्लीटली स्टेशनरी बनाना पड़ेगा। तभी हम जो फोरकास्ट निकालेंगे वो एक्चुअल वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा क्लोज आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं कि एक टाइम सीरीज डेटा स्टेशनरी है या नहीं, और किस तरीके से हम वीक स्टेशनैरिटी चेक करेंगे एंड स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी चेक करेंगे। दोनों का ही अलग अलग टेस्ट होता है, दोनों की हम बात करेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से अगर टाइम सीरीज डेटा अगर नॉन स्टेशनरी है उसको स्टेशनरी कैसे बनाएं। इस वीडियो में हम देखेंगे कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी टाइम सीरीज डेटा को चेक कर सकते हैं कि वो स्टेशनरी है या फिर नहीं। 3 टेस्ट की बात करने वाले हैं, डिकी-फुलर टेस्ट जो कि ADF टेस्ट है, KPSS टेस्ट एंड KS टेस्ट। सबसे पहले हम देखते हैं वीक स्टेशनरी डेटा को हम चेक कैसे करेंगे। तो हमारे पास इसके लिए 2 टेस्ट आते हैं। फर्स्ट वन इज ADF टेस्ट एंड सेकेंड वन इज KPSS टेस्ट। ओके, सो दीज आर द 2 टेस्ट that is used for testing if the data is weak stationary or not. ADF टेस्ट में हम क्या चेक करते हैं कि टाइम सीरीज डेटा में कोई यूनिट रूट प्रेजेंट है कि नहीं। अभी यूनिट रूट क्या होता है, नॉन स्टेशनरी ट्रेंड, नॉन स्टेशनरी ट्रेंड। सो ADF टेस्ट चेक करता है प्रेजेंस ऑफ यूनिट रूट। सो दैट इज़ द ADF टेस्ट। ये सिर्फ यही चेक करता है कि टाइम सीरीज डेटा में आपके यूनिट रूट प्रेजेंट है या नहीं। और यूनिट रूट क्या होता है, एक नॉन स्टेशनरी ट्रेंड। सो जैसा कि हमने स्टैटिस्टिक्स की वीडियो में देखा था हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सेम ADF टेस्ट में भी 2 हाइपोथेसिस होते हैं, एक होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ओके, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, डेटा हैज़ अ यूनिट रूट, डेटा हैज़ अ यूनिट
रूट। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस ठीक इसका उल्टा होता है। अगर डेटा में यूनिट रूट है तो डेटा क्या होगा, नॉन स्टेशनरी। ओके, इट्स नॉन स्टेशनरी। और अगर डेटा में यूनिट रूट प्रेजेंट नहीं होगा, दैट मीन्स नॉन स्टेशनरी ट्रेंड प्रेजेंट नहीं होगा, तो डेटा क्या होगा, स्टेशनरी। सो दैट इज द टू हाइपोथेसिस ऑफ द ADF टेस्ट। तो इसका डिसीजन क्राइटेरिया क्या हो जाता है, डिसीजन क्राइटेरिया किस तरीके से हम चेक करेंगे कि हमारा डेटा नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करता है या फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस को। तो जैसे हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में देखा था, देयर इज अ P वैल्यू दैट वी चेक अगेंस्ट द सिग्निफिकेंस वैल्यू। सिग्निफिकेंस वैल्यू क्या हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल 0.05 आपने सिग्निफिकेंस वैल्यू लिया है। सो इफ़ योर P वैल्यू इज लेस देन 0.05 देन योर डेटा इज स्टेशनरी, देन योर डेटा इज स्टेशनरी। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर P वैल्यू लेस आती है 0.05 से, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस। तो अगर नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट में हमारे पास एविडेंस रहेगा तो हम क्या एक्सेप्ट करेंगे, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। दैट मीन्स द डेटा इज स्टेशनरी। ये जो टेस्ट है जो हम पाइथन का यूज़ करके परफॉर्म करते हैं, ये P वैल्यू के साथ साथ ADF स्टैटिस्टिक्स भी देता है और क्रिटिकल वैल्यू देता है। सो इफ ADF स्टैटिस्टिक लेस देन critical value, we reject the null hypothesis, we reject the null hypothesis. Okay, so that is the two decision criteria to check if the time series data is stationary or not. KPSS टेस्ट, KPSS टेस्ट में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है कि हमारा डेटा जो रहेगा नॉन स्टेशनरी रहेगा और ये चेक करता है प्रेजेंस ऑफ यूनिट रूट। बट KPSS टेस्ट क्या करता है, ये फिट करता है एक मीन मॉडल, constant mean model. It fits a constant mean model on the data. तो जो भी डेटा रहेगा उस पर कॉन्स्टेंट मीन मॉडल को ये फिट करता है और मेज़र करता है वेरिएंस ऑफ द क्यूमुलेटिव सम ऑफ द रेसिडुअल। रेसिडुअल हमने यहाँ पे देखा था, हमने डिकम्पोजिशन के टाइम पे रेसिडुअल पहले से ही चेक किया हुआ है। सो यहाँ पे आप जैसे देखो, ये जो आपका रेसिडुअल निकल के आ रहा है, सो इसका अगर हम क्यूमुलेटिव सम लेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ जाएगा। ओके, क्योंकि वो सम होता जाता है जो भी रेसिडुअल है, और उस पर हम कांस्टेंट मीन मॉडल लगाएंगे। ओके, उस पर हम कांस्टेंट मीन मॉडल को फिट करने की कोशिश करेंगे और टेस्ट करेंगे कि जो हमारा जो P वैल्यू है क्या वो सिग्निफिकेंस वैल्यू से कम है। अगर कम है तो इस केस में डेटा आपका नॉन स्टेशनरी होगा, क्योंकि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो कहता है कि आपका डेटा स्टेशनरी है। ओके, सो इन दोनों टेस्ट के बारे में आपको अगर डीप में जानना है तो आप और रिसर्च कर सकते हो, बट टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए सिर्फ स्टेशनरी चेक करने के लिए, स्टेशनैरिटी चेक करने के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये करते क्या है, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक मीन मॉडल को ये फिट करता है, क्या कैलकुलेट करता है, इट मेजर्स द वेरिएंस ऑफ द क्यूमुलेटिव sum of residuals. Okay, so that is the working of the KPSS test. और इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, ठीक उसका उल्टा होगा। ओके, यहाँ पे हमारा नल हाइपोथेसिस हो जाता है स्टेशनरी एंड नल हाइपोथेसिस क्या हो जाता है, नॉन स्टेशनरी। डिसीजन क्राइटेरिया सेम वैसा ही है इसका, बस जैसा कि हमने यहाँ पे हाइपोथेसिस रखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट आता है। अगर P वैल्यू लेस देन 0.05 है, जो कि आपका सिग्निफिकेंस वैल्यू रहेगा, देन डेटा इज नॉन स्टेशनरी। KPSS stats is greater than critical value, then also it is नॉन स्टेशनरी। ओके, दो टेस्ट अलग अलग क्यों होते हैं, दो टेस्ट इसलिए होते हैं कि आप एक बार डबल चेक कर लो कि आपका जो डेटा है वो सच में स्टेशनरी है नहीं। तो उसमें पहले वाले में आप चेक कर रहे हो कि नॉन स्टेशनरी ट्रेंड प्रेजेंट है या नहीं ADF टेस्ट की हेल्प से, और दूसरे में क्या कर रहे हो, आप वेरिएंस निकाल रहे हो रेसिडुअल्स का। ओके, सो दैट इज द KPSS टेस्ट। तो दोनों को टेस्ट करने के बाद भी अगर दोनों में सेम रिजल्ट आता है कि आपका डेटा स्टेशनरी है, तो वो सच में डेटा कंप्लीटली स्टेशनरी होगा। ओके, इसके अलावा आपका जो लास्ट आ जाता है वो है स्ट्रिक्ट स्टेशनरी डेटा।
सो स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी को चेक करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है जो कि है KS टेस्ट। अगर डेटा स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी है तो वो वीक स्टेशनरी भी होगा। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ वीक स्टेशनैरिटी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी डेटा। तो वीक को चेक करने के बाद आप स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी को चेक कर सकते हो। केएस टेस्ट क्या करता है, ये एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक टाइम सीरीज डेटा है, एक टाइम सीरीज सैंपल को ले लिया, उसी में से उसी के पार्ट को, और दूसरा सैंपल ले लिया, और उन दोनों के एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आप कह सकते हो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को चेक करेगा कि इफ दे आर इक्वल और नॉट। कंपेयर द क्यूमुलेटिव distribution functions of two samples। सो अगर आपके पास कुछ इस तरीके का टाइम सीरीज डेटा है तो ये क्या चेक करेगा, इस पार्ट को इस पार्ट से चेक करेगा कि इन दोनों का जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या सेम आ रहा है या नहीं, या फिर ऐसा भी कर सकता है कि वो इस पार्ट को ले ले या फिर इस पार्ट को ले ले, क्या दोनों सैंपल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है या फिर नहीं। डिसीजन क्राइटेरिया हो जाता है इफ p वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05 देन देयर इज नो डिफरेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। there is no difference in distribution. That means the data is completely a strict stationary data. For example अगर आप इस सीरीज में देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस सीरीज में देखो, ये हम सीरीज बनाएंगे पाइथन का यूज़ करके, बट जस्ट फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पे वीक स्टेशनरी सीरीज में अगर आप देखो, अगर हमने ये सैंपल लिया ओके एंड ये सैंपल लिया एंड ये सैंपल लिया, तो इन दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है आप देख सकते हो वो थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ तक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ यहाँ तक है, तो इन दोनों में चेंज है। बट अगर हम इसका कंप्लीट चेक करें तो ये कंप्लीटली स्ट्रिक्ट स्टेशनरी डेटा है। अगर हम इस पार्ट को कंपेयर कर लें, इस पार्ट को कंपेयर कर लें या फिर इस पार्ट को कंपेयर कर लें, तीनों का है डिस्ट्रीब्यूशन सेम निकलेगा। सो स्टेशनरी टेस्ट के लिए अगर आपको ऑगमेंटेड डी फुलर टेस्ट परफॉर्म करना है तो स्टैट्स मॉडल में ही आपका ADF फुलर करके आपको फंक्शन मिल जाता है, और यहाँ पे आपको फंक्शन में जो भी आपका स्टॉक डेटा है या फिर जो भी टाइम सीरीज डेटा है उसको पास करना है ओके एज अ पैरामीटर, एंड देन आपका जो भी रिजल्ट रहेगा वो ADF टेस्ट में स्टोर हो जाएगा। सो मैंने पहले से ही स्टॉक डेटा को डाउनलोड करके रखा है जिसमें क्लोज प्राइस मैं पास कर रही हूँ इन द डी फुलर टेस्ट, और मुझे टेस्ट करना है कि ये स्टॉक प्राइस जो है एप्पल का, मैंने एप्पल का स्टॉक प्राइस लिया है, क्या ये स्टॉक प्राइस स्टेशनरी डेटा है या फिर नहीं। ओके तो यहाँ पे बस मैंने सिंपली प्रिंट किया है ADF स्टैटिस्टिक्स को, यहाँ पे प्रिंट किया है मैंने, एंड देन p वैल्यू को प्रिंट किया है, क्रिटिकल वैल्यूज़ को प्रिंट किया है। ओके दिस इज जस्ट द प्रिंट स्टेटमेंट। अगर यहाँ पे आप सबसे पहले ADF स्टैटिस्टिक्स को चेक कीजिए, हमने क्या डिसीजन क्राइटेरिया देखा था ADF टेस्ट के लिए, अगर ये स्टैटिस्टिक्स इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू देन द डेटा इज नॉन स्टेशनरी। p वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05 ओके यहाँ पे 0.8 है, 0.05 से काफ़ी ज़्यादा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमें दे रहा है कि जो हमारा डेटा है वो नॉन स्टेशनरी डेटा है। इसी तरीके से यहाँ पे हमने KPSS टेस्ट परफॉर्म किया है, सेम हमने इंपोर्ट किया है स्टैट टूल से KPSS फंक्शन को, और उसमें पास किया है यहाँ पे हमने जो स्टॉक डेटा है क्लोज प्राइस वो, और यहाँ पे हमने रिग्रेशन परफॉर्म किया है C फॉर कांस्टेंट लेवल स्टेशनैरिटी एंड CT फॉर ट्रेंड। तो आप या तो C रख सकते हो या तो फिर CT रख सकते हो। मैंने यहाँ पे ट्रेंड को चेक करने के लिए किया है तो यहाँ पे मैंने CT पास किया है इन द रिग्रेशन पैरामीटर, और सिंपली फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मैंने सिंपली प्रिंट किया है टेस्ट रिजल्ट्स को। सो यहाँ पे जो KPSS स्टैटिस्टिक्स आ रहा है ये आप देखो तो इन सब से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 0.3, 0.1 से 0.1, 0.1 एंड देन 0.2, इन सब से ग्रेटर देन है, क्रिटिकल वैल्यू से ग्रेटर देन है, तो हमारा डेटा क्या है नॉन स्टेशनरी। उसके अलावा यहाँ पे p वैल्यू अगर आप देखो तो इट इज़ लेस देन 0.05, दैट मीन्स द डेटा इज़ नॉन स्टेशनरी। ओके दोनों ही डिसीजन क्राइटेरिया को ये फॉलो कर रहा है। सो दोनों टेस्ट से हमें क्या पता चला कि जो हमारा डेटा है वो कम्प्लीटली नॉन स्टेशनरी डेटा है। अब इसके बाद हम चेक करते हैं जो हमारा स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी है उसको कैसे चेक करते हैं। ओके तो ये जो डेटा है हमारा एप्पल का, ये रियल टाइम डेटा है, तो ये कम्प्लीटली स्ट्रिक्ट स्टेशनरी नहीं है, ये वीक स्टेशनरी ही डेटा है। सो आपको स्ट्रिक्ट स्टेशनरी डेटा और वीक स्टेशनरी डेटा किस टाइप का होता है, कैसे हम उसको एनालाइज करते हैं, किस तरीके से टेस्ट करते हैं, सिर्फ इसको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने सिंथेटिक डेटा को जनरेट किया है रैंडम वेरिएबल्स की हेल्प से। सो मैंने सबसे पहले यहाँ पे numpy इंपोर्ट किया है
है रैंडम वेरिएबल्स को जनरेट करने के लिए, वैल्यूज़ को जनरेट करने के लिए। यहाँ पे फिर मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया है। देन फ्रॉम scipy.stat से यहाँ पे मैंने जो टेस्ट है हमारा KS2 SAM टेस्ट, उसको मैंने इंपोर्ट किया है। फिर यहाँ पे मैंने सिंथेटिक डेटा जनरेट किया है फॉर 500 वैल्यूज़। ओके, रैंडम सीड को हमने यहाँ पे 0 सेट कर दिया ताकि हमारा जब भी ये रन करें सेम वैल्यूज़ ही जनरेट हो। ओके, और यहाँ पे मैंने स्ट्रिक्ट स्टेशनरी डेटा के लिए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम नॉइस लिया। ओके, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो वो डेटा कम्प्लीटली स्ट्रिक्ट स्टेशनरी ही डेटा रहता है। और यहाँ पे वीक स्टेशनरी के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। ओके, एंड देन यहाँ पे मैंने KS टेस्ट के लिए एक फंक्शन डिफाइन किया है, KS टेस्ट स्टेशनैरिटी। इसके अंदर हम सीरीज पास करेंगे। ओके, एज अ इनपुट स्प्लिट करेंगे हम सीरीज को सबसे पहले बाई 2। ओके, तो हमें दो सीरीज मिल जाती है 250 वैल्यूज़ की और 250 वैल्यूज़ की। ओके, सो फर्स्ट सीरीज एंड द सेकंड सीरीज। और उसके बाद हम इन दोनों सीरीज़ को, ये दोनों सीरीज़ किसकी है, एक ही डेटा की है, एक ही टाइम सीरीज डेटा की है। यहाँ पे टाइम सीरीज डेटा नहीं है बट स्टिल हमने यहाँ पे एक सिंथेटिक डेटा जनरेट किया है। ओके, यू कैन इवन टेस्ट फॉर द टाइम सीरीज डेटा। तो यहाँ पे हमने दोनों हाफ लिया है डेटा का और यहाँ पे हमने स्टैट वैल्यू और पी वैल्यू को कैलकुलेट करके रिटर्न कर दिया है। सिंपल। ओके, सिंपल फंक्शन है आपका। क्या किया है, फर्स्टली डेटा को लिया है, स्प्लिट किया है और दोनों स्प्लिट डेटा को हमने टेस्ट किया है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कंपेयर किया है का इक्वल है या फिर नहीं। ओके, सो यहाँ पे हमने अपने फंक्शन को कॉल किया है और इसमें स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी वाली जो सीरीज है इसको पास किया है, सेकंड वाले में हमने इस वाली सीरीज को पास किया है। ओके, और जो भी हमारी वैल्यू आ रही है उसमें स्टोर किया है एंड देन हमने प्लॉट किया है फिगर को। ओके, now you can see the p value, it is 0.6, that is greater than 0.05. okay, so it's a high p value. so high p value का मतलब क्या है कि जो हमारे डेटा है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, चाहे इस पार्ट को ले लें, चाहे इस पार्ट को ले लें, चाहे किसी भी पार्ट को ले लें। ओके, हमने यहाँ पे मिड में स्प्लिट किया है तो ये पार्ट एंड ये पार्ट दोनों का ही डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम है। यहाँ पे आप विजुअली भी चेक कर सकते हो कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का ही डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पे ये वीक स्टेशनरी डेटा हो जाता है। पी वैल्यू भी आपकी 0.05 से कम है। ओके, दैट इज़ लेस देन 0.05, सो दैट इज़ वीक स्टेशनरी डेटा। तो आप ये तीनों टेस्ट से चेक कर सकते हो कि आपका जो डेटा है वो स्टेशनरी है या नहीं, और अगर स्टेशनरी है तो कौन सा स्टेशनरी है, सिर्फ वीक है या फिर वीक के साथ साथ स्ट्रिक्ट स्टेशनरी डेटा भी है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको सारे टेस्ट समझ में आ गए हों, कब किसको कहाँ यूज़ करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगर हमारे पास डेटा स्टेशनरी ना हो तो उसको हम स्टेशनरी कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंस चेक किया था, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेशनरिटी क्या होती है एक टाइम सीरीज एनालिसिस में, तो हमें डेटा को स्टेशनरी बनाना पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही चेक करेंगे। सो मेकिंग अ टाइम सीरीज डेटा स्टेशनरी। एक नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज डेटा को स्टेशनरी बनाने के लिए 4 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन जो सबसे कॉमन है, डिफरेंसिंग, सेकेंड इज ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड इज डी ट्रेंडिंग एंड द फोर्थ वन इज सीजनल एडजस्टमेंट। तो वन बाय वन हम डिफरेंट मेथड्स को देखने वाले हैं और फिर उसके बाद उसका पाइथन इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज द डिफरेंसिंग। नाम से ही क्लियर है, आपको डिफरेंस निकालना है। किस चीज़ का डिफरेंस निकालना है, पास्ट वैल्यू का करंट वैल्यू से। ओके, लेट्स सपोज आपका करंट वैल्यू है YT, ठीक है। सो दिस इज द करंट ऑब्जर्वेशन, करंट वैल्यू। ओके, सो पास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, YT-1। ओके, YT-1 हो जाएगी आपकी पास्ट ऑब्जर्व्ड वैल्यू, पास्ट ऑब्जर्व्ड वैल्यू। सो डिफरेंसिंग हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, डिफरेंसिंग जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसिंग होता है YT-1। अभी इसमें आपको जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, सो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसिंग की तरह ही हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसिंग भी होता है, जिसमें हम Y'-T-1। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम टाइम सीरीज डेटा ले रहे हैं उस पर हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसिंग परफॉर्म करते हैं, बट उसके बाद जब हम टेस्ट करते हैं तो भी हमारा जो डेटा है वो स्टेशनरी नहीं बनता है। देन हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसिंग परफॉर्म करते हैं जो कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसिंग पे होता है। ओके, तो पहला वाला जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसिंग है वो किस पे है, जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं हमारे टाइम सीरीज डेटा पे उस पे, और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसिंग किस पे है, जो डिफरेंस्ड वैल्यू है, ऑलरेडी डिफरेंस्ड वैल्यू है उस पे। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसिंग। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ डेटा है इस तरीके से। ओके, तो इसका अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसिंग निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इसमें से इसको माइनस करना है। सो 1 - 2, 2 - 6, 6 - 3, 3 - 5
एन 5 माइनस कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा एन ए, नल वैल्यू। ओके, सो जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 -4, ये हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा -2। ओके, अभी अगर आपका ये डेटा भी स्टेशनरी नहीं होता है टेस्ट करने के बाद, तो इसके बाद आप कैसे करोगे, -1 -4, ओके, एंड देन -4 -3 3 -2। ओके, सो ये जो वैल्यू आएंगी वो हो जाएगी आपकी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसिंग की। तो इस तरीके से वैल्यूज़ से हम फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसिंग निकालते हैं। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द transformation, different types of transformation. So transformation, what it does is it stabilizes the variance of time series data. Okay, of time series data. अभी जो हमने स्टेशनैरिटी के रूल्स पढ़े थे कि क्यों डेटा नॉन स्टेशनरी होता है या फिर स्टेशनरी होता है, तो उसमें वेरिएंस भी एक पार्ट था। ओके, अगर डेटा में काफ़ी ज़्यादा वेरिएंस है तो भी डेटा आपका नॉन स्टेशनरी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है कि अगर आपके पास कुछ इस टाइप का डेटा है जिसमें वेरिएंस बहुत ज़्यादा है, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से उसकी वेरिएंस को स्टेबलाइज करके उसको स्टेशनरी बना सकते हैं। उस तरीके से जो डिफरेंसिंग हमने पढ़ा था उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो ट्रेंड है और सीजनैलिटी, इन दोनों को ही हम रिमूव कर रहे हैं। अभी मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया इसमें, डिफरेंसिंग में आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आपके पास सीजनल ट्रेंड है, ओके, सीजनल डेटा है, जो आपका डेटा है वो 12 मंथ्स में सिमिलर पैटर्न दिखा रहा है, तो आप फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर के जैसे ही आप उसमें सीजन्स को डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आज के डेटा को 12 मंथ्स पीछे के डेटा से आप डिफरेंस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो आज का डेटा का डिफरेंस रहेगा वो रहेगा आपका करंट वैल्यू -12। इस तरीके से आप सीजनल डेटा के डिफरेंसिंग को निकाल सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज़ द लॉगरिदमिक, सेकेंड वन इज़ पावर ट्रांसफॉर्मेशन एंड थर्ड वन इज़ द बॉक्स-कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, लॉगरिदमिक में हम क्या कर रहे हैं, सिंपली हम लॉग निकाल रहे हैं हर एक वैल्यू का। ओके, हम लॉग निकाल रहे हैं, लॉग ऑफ द डेटा, तो वो हो जाता है लॉगरिदमिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो फॉर एग्जांपल आपके पास करंट वैल्यू है YT, और अगर हम इस पे पावर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं, फॉर एग्जांपल हमने स्क्वायर रूट पावर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √YT। ओके, इसी तरीके से YT+1 विल बिकम √YT+1। तो इसका मतलब क्या है, सारे वैल्यूज़ पे हमने स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, तो जो वैल्यू निकलेगी उससे जो वेरिएंस होगा वो स्टेबलाइज हो जाएगा। ओके, ये सारे जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये मेनली वेरिएंस को स्टेबलाइज करने के लिए है। और लास्ट में आता है बॉक्स-कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है, इन दोनों को ही वो यूज़ करता है। ओके, लॉग निकाल लिया, उसके बाद फिर स्क्वायर रूट निकाल लिया, या फिर उसके बाद लॉग निकाल लिया, तो इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ power and logarithmic transformation. Okay, logarithmic transformation. So detrending means removing trend component. Okay, जो भी टाइम सीरीज डेटा में ट्रेंड कंपोनेंट रहेगा उसको रिमूव करने से भी हमारा जो डेटा है वो स्टेशनरी बन सकता है। ओके, सो इसमें फर्स्ट मेथड आ जाता है लीनियर डिट्रेंडिंग। अभी लीनियर डिट्रेंडिंग क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक रिग्रेशन लाइन फिट कर दिया अपने टाइम सीरीज डेटा पे, आपका कुछ इस तरीके का डेटा है। ओके, इस तरीके का डेटा है, और आपने एक टाइम सीरीज़ की एक आपने रिग्रेशन लाइन इस पर फिट कर दिया। ओके, तो ये जो भी वैल्यू निकल रही है, इसकी जो भी वैल्यू रहेगी, उसको अगर हम ओरिजिनल टाइम सीरीज डेटा से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो जो हमारे पास टाइम सीरीज निकल के आएगा वो स्टेशनरी होगा। ओके, सो दैट इज़ द लीनियर डिट्रेंडिंग। सेकेंड वन इज मूविंग एवरेज डिट्रेंडिंग। नाउ व्हाट इज मूविंग एवरेज टाइम सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मूविंग एवरेज क्या होता है कि सपोज आपके पास इस तरीके का टाइम सीरीज डेटा है, मैं बस रैंडम वैल्यूज़ ले रही हूँ 1 से लेकर 7 तक। ओके, अभी आपको मूविंग एवरेज निकालना है, तो मूविंग एवरेज में एक विंडो साइज होती है। तो विंडो साइज आपने फॉर एग्जांपल रख दिया 3। ओके, 3 मीन्स आपको जो आपका विंडो है वो स्लाइड करेगा 1 by 1 ऑब्जर्व वैल्यू से, जो टाइम सीरीज डेटा है 1 by 1 स्लाइड करेगा, और 3
जो विंडो साइज़ है उसमें जो 3 वैल्यूज़ रहेंगी उसको सम करके डिवाइड बाय 3 कर देगा, तो वो आ जाएगी आपकी मूविंग एवरेज। मूविंग कह रहा है, एवरेज, एवरेज मीन समझ ही गए, जो 3 विंडो साइज़ में 3 वैल्यूज़ रहेंगी उसका हमें एवरेज लेना है। और मूविंग क्यों? क्योंकि ये स्लाइड कर रहा है विंडो के। सो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम इन तीनों का लेंगे, ओके, इन तीनों का सम निकालेंगे, देन इन तीनों का, देन इन तीनों का, इसके बाद इसका और इसके बाद इसका। सो ये आपका मूविंग एवरेज निकल रहा है, ओके। सो मूविंग एवरेज जो भी वैल्यू रहेगी उससे अगर हम माइनस कर दें, उससे हम सब्ट्रैक्ट कर दें ऑब्जर्व वैल्यू को, तो भी हमें स्टेशनरी डेटा मिल जाएगा। सो हमने ट्रेंड रिमूव करके देख लिया। अभी सीजनैलिटी को अगर हमें सिर्फ रिमूव करना हो, सीजनैलिटी एडजस्टमेंट, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिंपली रिमूविंग द सीजनल कंपोनेंट, रिमूविंग द सीजनल कंपोनेंट। और हम ये किसके थ्रू कर सकते हैं, STL डिकम्पोजिशन, STL डिकम्पोजिशन या फिर क्लासिकल डिकम्पोजिशन, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले वीडियोस में। अगर आपने नहीं चेकआउट किया है तो आप वो वीडियोस को चेकआउट कीजिए कि किस तरीके से टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन होता है और क्या क्या डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो जब हम डिकम्पोज करते हैं तो हमारे पास एक वेरिएबल निकल के आता है जिसमें हम ट्रेंड भी स्टोर कर सकते हैं, सीजनैलिटी स्टोर कर सकते हैं और रेसिडुअल स्टोर कर सकते हैं। तो जो ट्रेंड निकल के आ रहा है, अगर आप उसमें से भी ट्रेंड माइनस कर दोगे तो वो भी एक पार्ट हो जाता है डी ट्रेंडिंग का। उसके अलावा सीजनल कंपोनेंट जो निकल के आ रहा है वो अगर आप ऑब्जर्व वैल्यू में से माइनस कर दो तो भी आपका जो सीजनैलिटी है वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि सीजनल कंपोनेंट हम उसको डिकम्पोज करके निकाल ही रहे हैं। तो उसको अगर हम ऑब्जर्व वैल्यू में से माइनस कर देंगे तो सीजनैलिटी हट जाएगी, तो आपका टाइम सीरीज डेटा एक बार को स्टेशनरी बन जाएगा। ओके, सो हमने यहाँ पे टाइम सीरीज डेटा इंपोर्ट किया है एप्पल के स्टॉक प्राइस का, ओके, स्टार्टिंग विद जनवरी 1, 2024। ओके, यहाँ पे हमने टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन पहले की वीडियोस में सब एक्सप्लेन कर दिया है, स्टेशनरी टेस्ट उसको किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। नाउ लेट्स सी मेकिंग अ टाइम सीरीज डेटा स्टेशनरी, मेकिंग डेटा स्टेशनरी। यहाँ पे मैंने 2 फंक्शन क्रिएट किया है, एक ADF टेस्ट के लिए, एक KPSS टेस्ट के लिए, ओके। दोनों ही टेस्ट का यूज़ करके आप स्टेशनरिटी को चेक कर सकते हैं, ओके। इसमें हमें सिर्फ सीरीज पास करना है एंड देन AD फुलर, ये स्टैट्स मॉडल का एक फंक्शन है, इसको यूज़ करके आप टाइम सीरीज डेटा को चेक कर सकते हो कि स्टेशनरी है या फिर नहीं। तो अभी अगर हम देखें यहाँ पे स्टॉक डेटा का जो क्लोज प्राइस है उस पर हम परफॉर्म करेंगे स्टेशनरिटी चेक। सो हमने यहाँ पे इस फंक्शन में प्राइसेस को पास किया है एज अ पैरामीटर और यहाँ पे हमें पी वैल्यू जो मिल रहा है 0.05 से काफ़ी ज़्यादा है, तो इससे क्लियरली ये हमें पता चल रहा है कि जो हमारे पास डेटा है वो नॉन स्टेशनरी है। सो सबसे पहले हम डिफरेंसिंग, जैसे हमने बात किया था डिफरेंसिंग, करेंट वैल्यू में से पास्ट वैल्यू को माइनस करना, तो डॉट डिफ करके सीरीज़ का फंक्शन होता है, ओके। जो भी आपके पास सीरीज़ है उसमें डॉट डिफ करके आप यूज़ कर सकते हो, जो कि डिफरेंसिंग आपको देगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसिंग, ओके। सो अगर हम यहाँ पे प्राइसेस को प्रिंट करें कि किस तरह का हमारा प्राइसेस का वैल्यू था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइसेस की वैल्यू जब हमने यहाँ पे डिफरेंसिंग किया तो पहला वैल्यू NA, जो कि मैंने बताया था कि नल वैल्यू आती है, ओके, एंड देन -1.38999। माइनस में क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे 184 आप देखो और यहाँ पे 185, पास्ट वैल्यू क्या है, बड़ी है करेंट वैल्यू से, ओके। इसको आप माइनस करके देख लो, सेम वैल्यू यहाँ पे आएगी एंड देन 181 में से 184 को माइनस करने पे ये वैल्यू आ रही है, ओके। इसी तरीके से कंप्लीट आपका डिफरेंसिंग निकल गया है। अभी इसी को अगर हम फिर से डिफरेंस करेंगे, ओके, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसिंग। तो हमें स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज़ नल मिल गई, ओके। सो इस तरीके से आप सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसिंग को परफॉर्म कर सकते हो। और अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसिंग हो जाएगा। अभी ट्रांसफॉर्मेशन की हमने बात की थी, 3 मेथड देखा था ट्रांसफॉर्मेशन में, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज़ पावर ट्रांसफॉर्मेशन एंड बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो लॉग के लिए np.log numpy को सिंपली इंपोर्ट करना है, उसका लॉग निकालना है, ओके। तो प्राइसेस लॉग में हमारा आ जाएगा लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्राइस वैल्यू। स्क्वायर रूट में क्या करना है, np.square root सिंपल फंक्शन है, उसको यूज़ करके हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कंप्लीट सीरीज़ को। बॉक्स कॉक्स फंक्शन आप साईपाई से इंपोर्ट कर सकते हो, साईपाई से आपको स्टैट्स को इंपोर्ट करना है, उसमें आपको बॉक्स कॉक्स करके फंक्शन मिल जाता है। तो इसमें हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ही पास करेंगे। अभी बॉक्स कॉक्स रिक्वायर्स ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़। अगर आपके टाइम सीरीज डेटा में नेगेटिव वैल्यूज़ है तो वहाँ पर आपका बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर करता है, ओके। इसलिए मैंने कहा था कि डोमेन नॉलेज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जब आप टाइम सीरीज डेटा को स्टेशनरी बनाना चाहते हो तो। सो हम यहाँ पे इसको रन करते हैं और देखते हैं कि प्राइसेस लॉग में क्या आता है हमारे पास, ओके। प्राइसेस लॉग, ओके, इस तरीके से लॉगरिथमिक डेटा हमें मिल जाएगा। स्क्वायर रूट देखते हैं हम, स्क्वायर रूट
ओके, सो यहाँ पे 180 कुछ डेटा था, 180 के अराउंड डेटा है, तो उसका स्क्वायर रूट हमें यहाँ पे मिल जा रहा है। एंड देन प्राइसेस बॉक्स कॉक्स। ओके, आप इसको उस फंक्शन में पास करके ये भी चेक कर सकते हो कि डेटा जो है वो स्टेशनरी है या नहीं। सो हम यहाँ पे इसको फंक्शन में पास करके देखते हैं कि हमारा पी वैल्यू क्या निकलता है। ओके, तो इसका जो पी वैल्यू है ये काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब ये बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन से भी हमें स्टेशनरी डेटा नहीं मिल रहा है। लेट्स पास द स्क्वायर रूट वन। ओके, इट इज़ ऑल्सो नॉट हेल्पफुल एंड नॉट द प्राइसेस लॉग। डिफरेंस का अगर हम यूज़ करें तो यहाँ पे हम प्राइसेस डॉट प्राइसेस अंडरस्कोर डिफ करके वेरिएबल में डाल देते हैं। अब इसका यूज़ करके देखते हैं कि एडीएफ टेस्ट हमारा कैसे परफॉर्म करता है। ओके, हमें यहाँ पे ड्रॉप एन भी यूज़ करना होगा क्योंकि हम मिसिंग वैल्यू को नहीं डाल सकते। ओके, नाउ यू कैन सी दिस इज़ द वैल्यू। अभी अगर हम इसको चेक करें कि इज़ इट लेस देन 0.05 और नॉट, तो ये आ रहा है ट्रू। इसका मतलब डिफरेंसिंग की हेल्प से हमारा जो टाइम सीरीज डेटा था वो स्टेशनरी हो गया, बट इन तीनों ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हमारा जो डेटा था वो टाइम स्टेशनरी नहीं हुआ। ओके, तो दैट मीन्स जो हमारा डेटा है उसमें वेरिएंस बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम फिर से चेक करें अपने डेटा को यहाँ पे, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे वेरिएंस आपको कुछ ज़्यादा हाई नहीं मिल रहा है, तो आपका जो डेटा है वो स्टेबल वेरिएंस का ही है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं रहा। ओके, नेक्स्ट हम अगर डी ट्रेंडिंग की बात करें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फिट करने की कोशिश की है अपने डेटा पे। तो यहाँ पे पहले मैंने ट्रेंड की जो स्टार्टिंग और लास्ट वैल्यू रहेगी उसको निकाला है। ओके, ट्रेंड यहाँ पे पॉलीफिट की हेल्प से। ओके, और इसमें np डॉट अरेंज ये क्या करता है, जो भी वैल्यू आपकी उसको अरेंज करेगा। ओके, और इसमें हमने पास किया है लेंथ ऑफ द प्राइसेस, जितना भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसकी लेंथ। ओके, एंड देन द प्राइसेस वैल्यू। फिर हमने ट्रेंड लाइन को फाइंड किया है, जो भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट रहेगा उसके बेसिस पे। एंड देन प्राइसेस डी ट्रेंडेड, जो प्राइसेस ओरिजिनल वैल्यू है उसमें से हमने ट्रेंड लाइन की वैल्यूज़ को माइनस कर दिया है। ओके, सो लेट्स सी कि हमारा जो डेटा है अब वो स्टेशनरी हुआ या फिर नहीं। प्राइसेस डी ट्रेंडेड। ओके, सो यहाँ पे वैल्यू ये डिक्रीज तो हुई है, बट हमारा जो डेटा है वो स्टेशनरी नहीं हुआ। अगर आपने साइकिट लर्न पढ़ा हो तो आप लीनियर रिग्रेशन मॉडल को भी फिट करके इसमें से ट्रेंड लाइन को माइनस कर सकते हो, जो ओरिजिनल प्राइस वैल्यू रहेगी उसको। अगर मैं यहाँ पे इसको प्लॉट करके देखूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हो जो ब्लू लाइन है ये ट्रेंड लाइन है, जो यहाँ पे हमने फाइंड किया है, वेरिएबल में स्टोर किया है। सो दिस इज़ द ट्रेंड लाइन एंड दिस इज़ द कंप्लीट ऑब्जर्व वैल्यू। तो माइनस करने पे हमें जो वैल्यू मिलता है वो डी ट्रेंडेड वैल्यू है, क्योंकि उसमें से हमने ट्रेंड को ही रिमूव कर दिया। ओके, अभी यहाँ पे हमने मूविंग एवरेज, जो हमने सेकंड मेथड देखा था डी ट्रेंडिंग में, मूविंग एवरेज, तो हमने यहाँ पे विंडो साइज कर लिया है। सो हमने यहाँ पे विंडो साइज 12 लिया है। ओके, आप इसको भी चेंज करके देख सकते हो कि कितना विंडो साइज पे आपका जो डेटा है वो डी ट्रेंड हो रहा है। ओके, सो लेट्स रन दिस एंड देन अगेन कॉल दिस फंक्शन। सो आप यहाँ पे देखो 0.05 से डेटा कम आ गया। मूविंग एवरेज डी ट्रेंडिंग की हेल्प से आपका जो डेटा था वो स्टेशनरी बन गया। अगर मैं मूविंग एवरेज वाले वैल्यूज़ को भी प्लॉट करूँ यहाँ पे, सो लेट्स सी हाउ द प्लॉट लुक। ओके, so this blue line is the moving average of window 12. okay, एंड लास्ट वन इज़ अ सीजनल डिकम्पोजिशन, लाइक सीजनल एडजस्टमेंट जो हमने देखा था। यहाँ पे हमने सीजनल डिकम्पोज जो फंक्शन उसको कॉल किया है। ठीक है, हमने ये देखा था क्लासिकल डिकम्पोजिशन में। इसमें हमने प्राइसेस मॉडल को पास किया है, मॉडल एडिटिव यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है ये सब मैंने बताया है। एडिटिव मॉडल क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है, कब किसको यूज़ करते हैं, ओके, सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता रखी है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। सो यहाँ पे हमारा एडजस्टेड प्राइस आ गया। एडजस्टेड प्राइस हमने क्या किया है कि प्राइस डिवाइडेड बाय जो सीजनल कंपोनेंट है वो। ओके, तो हमारा एडजस्टेड प्राइस यहाँ पे हमको मिल जाता है, एडीएफ टेस्ट प्राइस एडजस्टेड। oops, ओके, आई हैव नॉट रन दिस। ओके, सो अभी जो वैल्यू मिल रही है यहाँ पे ये भी
0.05 से लेस है, दैट मीन्स जो हमारा डेटा है वो स्टेशनरी बन गया आफ्टर रिमूविंग द सीजनल पार्ट। बहुत लोग टाइम सीरीज एनालिसिस करते तो हैं बट उन्हें वाइट नॉइज और रैंडम वॉक का टर्म ही नहीं पता कि वो क्या होते हैं, और कुछ लोग को पता होता है तो वो कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअल में वाइट नॉइज क्या होता है एंड रैंडम वॉक क्या होता है। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द white noise. White noise is a time series data that is having no pattern, trend और seasonality. अगर कोई आपके पास टाइम सीरीज डेटा है जिसमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, आपको कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा, कोई सीजनैलिटी नहीं दिख रही, ओके, और जो प्रॉपर्टीज हैं वाइट नॉइज की, दैट इज सेम मीन या फिर आप कह सकते हो कांस्टेंट मीन, कांस्टेंट वेरिएंस, नो ऑटो कोरिलेशन। अगर ये तीनों एंड दिस थ्री प्रॉपर्टीज किसी टाइम सीरीज डेटा से मैच कर रही है तो वो टाइम सीरीज डेटा एक वाइट नॉइज है। वेरिएंस और मीन तो आपको पता होगा। ऑटो कोरिलेशन क्या होता है? ऑटो कोरिलेशन का मतलब क्या है कि आज की वैल्यू कल की वैल्यू पे डिपेंड करती है या नहीं, या फिर उससे पहले की वैल्यू पे या फिर उससे पहले की वैल्यू पे। ऑटो कोरिलेशन मतलब खुद की वैल्यूज पे क्या वो ऑटो कोरिलेटेड है, क्या वो कोरिलेशन है पिछली वैल्यू से, क्या कोरिलेशन है आज की वैल्यूज का। तो ऐसी टाइम सीरीज डेटा जिसमें कोई कोरिलेशन ही ना हो, जिसमें वेरिएंस भी कांस्टेंट हो, मीन भी कांस्टेंट हो, ऐसी टाइम सीरीज डेटा वाइट नॉइज होती है। और अगर आपके पास कोई वाइट नॉइज का टाइम सीरीज डेटा आता है तो नेक्स्ट स्टेप पे जाना ही नहीं है, उसको एनालाइज करना ही नहीं है, वो कंप्लीटली रैंडम है। दैट इज कंप्लीटली रैंडम। अभी रैंडम चीज़ों को प्रिडिक्ट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें प्रिडिक्शन भी मिलेगा वो भी नॉइज ही मिलेगा, कोई भी उसका रिलेशन नहीं रहेगा ओरिजिनल डेटा से। ओके, सो कंप्लीटली रैंडम सीरीज होती है वाइट नॉइज, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे सीक्वेंस ऑफ टाइम पे आप इमेजिन कीजिए कि आप कॉइन फ्लिप कर रहे हो, तो टेल आएगा या हेड आएगा, ये एकदम इंडिपेंडेंट इवेंट है। करंट वैल्यू आपकी टेल आ गई, इससे पहले हेड आया था, उसके बाद फिर से हेड आ गया, उसके बाद फिर से हेड आ गया। अभी ये चीज़ बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये पास्ट वैल्यूज पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। तो वो क्या है? वाइट नॉइज है। उसका जो हम टाइम सीरीज डेटा निकालेंगे, जो उस ऑब्जर्वेशन का टाइम सीरीज डेटा निकालेंगे, वो कंप्लीटली वाइट नॉइज होगा। ओके, रैंडम वॉक इज अ क्यूमुलेटिव पैटर्न। इट्स अ क्यूमुलेटिव पैटर्न। क्यूमुलेटिव आपने अगर सुना हो तो क्यूमुलेशन क्या होता है कि जैसे कि आज की वैल्यू कल की वैल्यू को प्लस किया, कल की वैल्यू निकल गई, फिर कल की वैल्यू परसों की वैल्यू प्लस किया, फिर परसों की वैल्यू निकल गई। इस तरीके से हम क्यूमुलेटिव वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो क्यूमुलेटिव पैटर्न होता है। रैंडम वो क्या है? अभी आज की जो वैल्यू रहेगी वो हैविली डिपेंड करेगी कल की वैल्यू से। सो फॉर एग्जाम्पल वाई टी इक्वल्स टू वाई टी माइनस वन प्लस एन एरर टर्म। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस रैंडम वॉक जो निकलते हैं उसमें जो एरर टर्म होता है वो होता है वाइट नॉइज। ओके, सो this kind of time series data is a random walk. This is the random walk. आपका जो करंट वैल्यू है वो कल की वैल्यू प्लस कुछ एरर टर्म होता है। रैंडम वॉक इज प्रिडिक्टेबल क्योंकि इसका जो वैल्यू है उसमें कोरिलेशन है, पिछली वैल्यू से कोरिलेशन है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टॉक प्राइस की बात करें, अभी जो आज की वैल्यू है वो कल की वैल्यू पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। ओके, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है रैंडम वॉक का स्टॉक प्राइस। आज की जो भी वैल्यू रहेगी वो कल की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, परसों की जो वैल्यू रहेगी वो आज की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। इसी तरीके से एक आपको क्यूमुलेटिव पैटर्न देखने को मिल जाता है स्टॉक प्राइसेस में। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक जो हो जाते हैं वो मीन एंड वेरिएंस, ये दोनों हो जाते हैं जो कि चेंज होते हैं ओवर टाइम। इसका जो फर्स्ट डिफरेंस होता है, फर्स्ट डिफरेंस इज स्टेशनरी। रैंडम वॉक इज अ कम्प्लीटली नॉन स्टेशनरी डेटा एंड इसका जो फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं वो स्टेशनरी होता है। नॉन स्टेशनरी होने की वजह से इसमें आपको जो पैटर्न दिखने को मिलता है वो नॉन प्रिडिक्टेबल होता है। इसको हम पहले डिफरेंस से स्टेशनरी बनाते हैं, उसके बाद ही हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, सो नो प्रिडिक्टेबल पैटर्न, okay, so these are the some of the characteristic of the random walk. Now you can see this is the white noise time series data and this is the random walk time series data. इसमें अगर हम मीन की बात करें तो यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट मीन देखने को मिल जाता है, कांस्टेंट वेरिएंस देखने को मिल जाता है। ओके, और अगर आप देखो तो ये कम्प्लीटली रैंडम वैल्यूज़ हैं, मतलब कुछ भी डेटा आया हुआ है। ओके, देर इज़ नो
देयर इज़ नो एनी ऑटो कोरिलेशन ऑफ द डेटा। बट यहीं अगर हम बात करें रैंडम वॉक की, जो भी वैल्यू आपकी यहाँ पर है वो उससे पास्ट वैल्यू पे कनेक्टेड है, फिर यहाँ पे वैल्यू उससे पास्ट वैल्यू पे कनेक्टेड है। इस तरीके से एक क्यूमुलेटिव पैटर्न देखने को यहाँ पे आपको मिल जा रहा है, जिसका वेरिएंस और मीन दोनों ही ओवर टाइम चेंज हो रहा है। ओके, अगर हम इस पैटर्न की बात करें तो ये प्रिडिक्टिव नहीं है, ये नॉन स्टेशनरी पैटर्न है। इसको पहले हमें स्टेशनरी बनाना होगा, उसके बाद हम प्रिडिक्टिव मॉडल्स को यूज़ करके देख सकते हैं कि इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स दैट यू कैन यूज़ to see if your data is a white noise or a random walk. So सबसे पहला मेथड है विजुअली। ओके, आप डायरेक्टली चार्ट को प्लॉट कीजिए, जो भी टाइम सीरीज डेटा है उसको प्लॉट कीजिए और विजुअली देखिए कि क्या कांस्टेंट मीन है, क्या कांस्टेंट वेरिएंस है, क्या कोई कोरिलेशन है या फिर नहीं। सेकेंड, आप ACF और PACF प्लॉट का यूज़ कर सकते हो। ACF एंड PACF प्लॉट का यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम सीरीज एनालिसिस में, दैट विल हेल्प यू टू चूज द ऑर्डर ऑफ द मॉडल एंड ऑल्सो प्रिडिक्ट इफ द मॉडल इज वाइट नॉइज और रैंडम वॉक। ये दोनों टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे। लास्ट वन इज द जंग बॉक्स टेस्ट। सो दिस टेस्ट इज यूज टू चेक ऑटो कोरिलेशन। Okay, so you can see I have imported from stats model this function and this function is used for that junk box test. ओके, यहाँ पे फिर मैंने कुछ रैंडम वैल्यूज़ जनरेट किया है वाइट नॉइज़ के लिए एंड देन रैंडम वैल्यू जनरेट किया है रैंडम वॉक के लिए। यहाँ पे फिर मैंने प्लॉटिंग के फंक्शंस लिखे हैं। ओके, एंड देन यहाँ पे परफॉर्म किया है जंक बॉक्स टेस्ट। तो यहाँ पे आप लैग डिफाइन कर सकते हो कि कितने लैग से उसका ऑटो कोरिलेशन आपको चेक करना है। ओके, और यहाँ पे मैंने सीरीज़ को पास किया है। सो दिस इज़ द चार्ट, यू कैन सी वाइट नॉइज़ एंड रैंडम वॉक, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सो यू कैन सी हियर द पी वैल्यू। अगर पी वैल्यू आपकी 0.05 से लेस है तो जो आपका डेटा रहेगा वो रहेगा रैंडम वॉक, और अगर पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है तो जो आपका डेटा रहेगा वो रहेगा वाइट नॉइज़। सो दैट इज़ हाउ यू कैन चेक इफ़ योर डेटा इज़ अ वाइट नॉइज़ और रैंडम वॉक। सो इसका जो नल हाइपोथेसिस होता है वो हो जाता है कि देयर इज़ नो ऑटो कोरिलेशन, एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो जाता है कि देयर इज़ अ ऑटो रिलेशन। ओके, तो जब 0.05 से लेस होगा तो हम रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, दैट इज सेइंग देयर इज़ अ ऑटो कोरिलेशन इन योर डेटा। ओके, एंड दैट मीन्स रैंडम वॉक में हम टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मॉडल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जितने भी मैंने यहाँ पे 9 मॉडल्स लिख रखे हैं इन सबको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे, किस तरीके से ये मॉडल्स काम करते हैं, क्या लिमिटेशंस हैं इन मॉडल्स की, कौन सा बेस्ट मॉडल रहता है किस यूज़ केस के लिए, इन सब टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे एंड देन लास्ट में इसके पाइथन इंप्लीमेंटेशन को देखेंगे। फोरकास्टिंग मॉडल्स लर्न करने से पहले आपको कुछ टॉपिक्स जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि है वाइट नॉइज़, रैंडम वॉक क्या होता है, स्टेशनैरिटी क्या होती है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मॉडल्स हैं ये मॉडल्स अज्यूम करते हैं कि आपका जो डेटा है टाइम सीरीज डेटा है वो स्टेशनरी है। तो इसके लिए आपको स्टेशनैरिटी के कंसेप्ट को पूरी तरीके से क्लियरली पढ़ना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी, अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर चेक कीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी रिलेटेड टू टाइम सीरीज एनालिसिस। अभी यहाँ पे मैंने जितने इधर मॉडल्स लिखे हैं, ये जो मॉडल्स हैं यहाँ तक, ये जो मॉडल्स हैं वो यूनिवेरिएट मॉडल हैं। ओके, आई होप आपको यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट का मतलब पता होगा। और ये जो लास्ट के 4 मॉडल्स हैं ये मल्टीवेरिएट मॉडल हैं। मल्टीवेरिएट, यूनिवेरिएट का मतलब क्या होता है? यूनिवेरिएट मतलब सिंगल वेरिएबल, एंड मल्टीवेरिएट मतलब मल्टीवेरिएबल और मोर देन 1 वेरिएबल। इट मीन्स कि जो आपको, जैसे कोई आपका टाइम सीरीज डेटा है, अगर उसी टाइम सीरीज डेटा को आपको प्रिडिक्ट करना है और आपके पास कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप यूनिवेरिएट एनालिसिस का यूज़ करके यूनिवेरिएट मॉडल्स लगा सकते हो। तो ये जितने भी AR हैं, MA है, अरीमा मॉडल, ये सब यूनिवेरिएट मॉडल हैं। इसमें किसी और टाइम सीरीज डेटा का इफेक्ट नहीं होता है। ओके, बट यहाँ पे अगर हम बात करें वेक्टर ऑटो रिग्रेसिव, वेक्टर मूविंग एवरेज, वेक्टर अरीमा मॉडल, तो ये क्या है? ये मल्टीवेरिएट मॉडल है जिसमें अदर फैक्टर्स, अदर टाइम सीरीज डेटा का भी इन्फ्लुएंस होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मॉडल, दैट इज ऑटो रिग्रेसिव, जिसको हम शॉर्ट में AR मॉडल कहते हैं। AR मॉडल। रिग्रेशन का मतलब आपको पता होगा, जैसे हम रिग्रेशन निकालते हैं, लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन क्या होता है कि जो आपका डेटा है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से आपका कुछ डेटा है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे इस तरीके से आपका कुछ डेटा है, तो इसमें हम क्या करते थे कि एक लीनियर लाइन फिट करते थे। ठीक है, लीनियर लाइन फिट कर रहे हैं, ये होता है रिग्रेशन मॉडल। ऑटो रिग्रेसिव का मतलब क्या हुआ कि जो रिग्रेशन हम फिट कर रहे हैं वो
उसी सीरीज पे फिट करेंगे। ओके, उसी सीरीज का हम लीनियर कॉम्बिनेशन निकालेंगे पास्ट वैल्यू से। ओके, सो इट यूजेस पास्ट वैल्यूज। ओके, पास्ट वैल्यूज किसका? खुद की ही टाइम सीरीज का पास्ट वैल्यू यूज करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है ये मॉडल। जैसे कि 2-3 दिन पहले का डेटा लिया, उसके अकॉर्डिंग वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि आज का डेटा क्या होगा। ओके, इस तरीके से ये वर्क करता है ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। सो AR मॉडल का हम एक ऑर्डर सेट करते हैं कि हमें कितने लैग्ड वर्जन को यूज़ करना है टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। सो जितने भी फोरकास्टिंग मॉडल्स हम पढ़ने वाले हैं, इवन द ऑटो रिग्रेसिव, उसमें एक ऑर्डर होता है जिसको हमें सेट करना होता है। जितना बेटर आपका ऑर्डर रहेगा, जितना सही आपका ऑर्डर ऑफ द मॉडल रहेगा, उतना ही बेटर आपको फ्यूचर प्रिडिक्शन मिलेगा। ओके, उतना ही जो भी फोरकास्टेड वैल्यूज़ रहेगी, प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ रहेगी, वो एक्चुअल वैल्यूज से काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहेगी। ओके, सो AR मॉडल का जो ऑर्डर होता है, order of AR model denoted by P. ओके, दिस P। तो अभी अगर हमने P वैल्यू सेट कर दी 1, तो वो हो जाएगा AR ऑफ ऑर्डर P। अगर हमने P की वैल्यू 2 रखी है, तो वो हो जाएगा AR मॉडल ऑफ ऑर्डर 2। सो P इज नथिंग बट द नंबर ऑफ लैग्ड ऑब्जर्वेशन, लैग्ड ऑब्जर्वेशंस। लैग्ड ऑब्जर्वेशन मतलब क्या? जो भी आप P वैल्यू डिसाइड कर रहे हो, उतना ही पास्ट वैल्यूज को यूज़ किया जाएगा फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में। AR मॉडल ऑफ P ऑर्डर किस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं? YT इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टर्म प्लस फाई ऑफ YT-1 प्लस फाई YT-2 plus so on to phi YT-P plus the error term. Error term is nothing but the white noise. तो जैसा कि मैंने बोला, white noise पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है कि वाइट नॉइज़ क्या होता है, आपको नहीं पता, तो प्लीज़ चेक आउट द वीडियो। मैंने कम्प्लीटली उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, किस तरीके से आप उसको फाइंड कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो कि आपका जो टाइम सीरीज़ है वो वाइट नॉइज़ है या फिर रैंडम वॉक है, ये भी मैंने बता रखा है उस वीडियो में। ओके, सो दिस इज़ द वाइट नॉइज़, C इज़ द कॉन्स्टेंट टर्म, phi is nothing but the parameter, and this YT-1, YT-2 are the past values, are the past values. So जो भी आपकी P वैल्यू रहेगी, उतना तक का जो वैल्यू होगा पास्ट वैल्यू, उसको यूज़ करके हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हमारा AR मॉडल ऑफ 2 की बात करें, AR मॉडल ऑफ 2 की बात करें, तो क्या हो जाएगा? वो कांस्टेंट टर्म फाई ऑफ YT-1 प्लस फाई ऑफ YT-2, and this phi1 is different parameter for different lag version. Okay, AR1 क्या हो जाएगा? C plus phi1 YT-1. सो मूविंग एवरेज मॉडल, तो जैसे हमने ऑटो रिग्रेसिव मॉडल में बात किया था, ऑटो रिग्रेसिव मॉडल क्या यूज़ करता है? पास्ट वैल्यूज़ को, उसी टाइम सीरीज डेटा के पास्ट वैल्यूज़ को यूज़ करके वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। मूविंग एवरेज मॉडल क्या करता है? it uses the past error terms, or you can say the रेसिडुअल हमने टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन में भी बात किया था। जो हमारा डिकम्पोज होता है वो किस में टर्म्स में होता है? पहला तो आपका ट्रेंड होता है, सीजनैलिटी होता है, और रेसिडुअल जो बचता है वो। ओके, सो पास्ट एरर टर्म्स को यूज़ करके ये मूविंग एवरेज मॉडल बताता है कि फ्यूचर में क्या वैल्यू रहेगी। सो जिस तरीके से ऑटो रिग्रेसिव मॉडल पास्ट वैल्यूज़ को यूज़ करता है एक रिग्रेशन मॉडल में, उसी तरीके से मूविंग एवरेज भी रिग्रेसिव लाइक मॉडल ही है, जिसमें पास्ट वैल्यूज़ की जगह पास्ट एरर टर्म्स को यूज़ कर रहा है। सो मूविंग एवरेज में भी हम एक ऑर्डर डिसाइड करते हैं। ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज मॉडल इज Q. Q क्या है? नंबर ऑफ लैग्ड एरर टर्म्स। कितने पास्ट एरर टर्म्स का यूज़ करना है हमें फॉर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। ओके, तो इसका अगर हम मॉडल का फॉर्मूला निकालें तो क्या होगा? YT इक्वल्स टू द वाइट नॉइज प्लस थीटा एरर टर्म T-1, थीटा 1 सॉरी, theta 2 error term T-2, and so on to theta Q
एरर टर्म ऑफ टी माइनस क्यू। तो इस तरीके से आपका मूविंग एवरेज मॉडल यूज़ होता है। ओके, दिस इज़ द फॉर्मूला बिहाइंड द मूविंग एवरेज मॉडल। सो सेम अगर आप ऑटो रिग्रेसिव मॉडल में देखोगे तो उसमें भी सेम इस तरह का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। ओके, बट यहाँ पे पास्ट वैल्यूज़ की जगह एरर टर्म्स हैं, दैट्स इट। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मूविंग एवरेज ऑफ ऑर्डर 2। ओके, तो यहाँ पे दो वैल्यू आपको दिख रही है, मूविंग एवरेज ऑफ ऑर्डर 2, और हमने इनिशियल वैल्यूज ऑफ एरर टर्म ले रखा है क्या, 0। ओके, सो हमने इनिशियल वैल्यू 0 रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे विंडो 2 है। ओके, विंडो 2 है तो स्टार्टिंग के जो 2 रहेंगे वो हमेशा 0 ही रहेंगे। ओके, अगर यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज ऑफ 3 लिया होता तो हमारा जो एरर टर्म होता स्टार्टिंग के वो 3 जीरोज होते हैं। ओके, सो 0.06 एंड 0.03 क्या है, ये हमारा θ1 एंड θ2 है। ओके, θ1 क्या है 0.6, ये जस्ट मैंने एज्यूम किया है टू गिव यू एन एग्जाम्पल। सो यहाँ पे हमने यहाँ पे 0 निकाला है, दिस इज द सिंपल एरर टर्म। ओके, दिस इज द वाइट नॉइज एरर टर्म एंड दिस इज द लैग्ड वर्जन ऑफ पास्ट एरर टर्म। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक्चुअल वैल्यू है माइनस द फोरकास्टेड वैल्यू। फोरकास्टेड वैल्यू यहाँ पे क्या निकली है 0। ओके, सो यहाँ पे आ गया 13। देन 13 को हमने लिया है एज अ एरर टर्म। ओके, पास्ट एरर टर्म क्या है 13 है, एंड द सेकेंड लास्ट एरर टर्म क्या था 0। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7.8। तो 7.8 हमने यहाँ पे 15 में से माइनस किया तो आ गया 7.2। सो 7.2 हमारा लेटेस्ट एरर टर्म हो जाएगा, एंड देन उसके सेकेंड लास्ट क्या था एरर टर्म हमारा 13। ओके, दिस इज द 13। सो यू कैन सी इस तरीके से हमारा डेटा आया है, सेकेंड एरर टर्म एंड द लाइक लेटेस्ट एरर टर्म यहाँ से आ रहा है। ओके, लेटेस्ट एरर टर्म यहाँ से आ रहा है। So that is how the forecasting is calculated using the error terms. I know you must be thinking कि moving average तो हमने कुछ और पढ़ा था, ये error terms कहाँ से आ गया। moving average का मतलब क्या कि sliding हमने एक window ले लिया है, for example 3 values का, या फिर sliding window हमने 4 रख दिया तो वो 4 values का average होके हमें एक value मिल जाता है। तो दो तरीके के moving average होते हैं, एक होता है forecasting model और दूसरा होता है smoothing technique, जिससे कि हम जो हाई फ्लक्चुएशंस होते हैं डेटा को उसको स्मूथ करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मूथनिंग टेक्निक, दैट इज मूविंग एवरेज। ओके, एंड मूविंग एवरेज मॉडल इज डिफरेंट थिंग, दैट इज यूजिंग पास्ट एरर टर्म्स टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर वैल्यूज। इट इज़ नॉट द स्मूथनिंग टेक्निक कि जैसे अगर आपने कभी देखा हो कि लोग क्या करते हैं कि जैसे उनका कुछ टाइम सीरीज डेटा है, ओके, दिस काइंड ऑफ टाइम सीरीज डेटा, और वो मूविंग एवरेज अगर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे सिंपल मूविंग एवरेज हो सकता है, वेटेड मूविंग एवरेज होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी होता है। सो वो क्या करते हैं कि वो इस तरीके से कुछ डेटा लेके मूविंग एवरेज निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सिंपल मूविंग एवरेज निकाला है ऑफ विंडो 5। ओके, 5 विंडो का हमने यहाँ पे निकाला है। तो ये जो है ये क्या है, ये सिंपल एवरेज निकाल रहा है। ओके, दिस इज नॉट प्रिडिक्टिंग समथिंग, ये हाई फ्लक्चुएशन को सिर्फ स्मूदन आउट कर रहा है। ओके, सो हमने एआर मॉडल देखा कि वो क्या यूज़ करता है, पास्ट वैल्यूज़ को यूज़ करता है। मूविंग एवरेज देखा कि वो पास्ट एरर टर्म्स को यूज़ करता है। सो उन दोनों मॉडल के फीचर को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमें मिल जाता है आर्मा मॉडल। ओके, दैट इज ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज मॉडल। सो इट कंबाइंस AR एंड MA मॉडल। सो सपोज आपके पास कोई ऐसा डेटा हो जिसका करंट वैल्यू उसके पास्ट वैल्यू पे डिपेंड तो करता है, बट उसके साथ साथ उसमें हाई फ्लक्चुएशंस भी हैं, तो उसके लिए हम ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। ओके, दैट विल कंबाइन both features of the model, that is AR model and the moving average model. So it captures both temporal dependency and error terms. इसके ऑर्डर की अगर हम बात करें तो जैसे ये AR और MA दोनों मॉडल को यूज़ कर रहा है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा PQ। P फॉर AR मॉडल मतलब AR मॉडल का ऑर्डर, और Q क्या है वो MA मॉडल का ऑर्डर है। इन दोनों कंबाइन करके हम आर्मा मॉडल बना सकते हैं। ओके, सो आर्मा मॉडल ऑफ ऑर्डर P and Q is denoted by YT equals phi 1 y t minus 1 plus phi 2 y t minus 2 so on phi p y t minus p। theta of
error t minus 1 plus theta of error t minus 2, so on to theta q 1 and 2 error t minus q. So this is the ARMA model. Okay, this is the ARMA model. Now here comes the ARIMA model. ARIMA model में अभी क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है? दिस I stand for integrated. Integrated मतलब क्या? This I part involves differencing order. डिफरेंसिंग ऑर्डर का मतलब क्या? डिफरेंसिंग हमने पहले ही पढ़ रखा है, हमने मेकिंग अ टाइम सीरीज डेटा स्टेशनरी वाले वीडियो में देखा था. डिफरेंसिंग क्या होती है? अगर आपके पास नॉन स्टेशनरी डेटा है तो उसको आप स्टेशनरी बनाने के लिए डिफरेंसिंग का यूज़ कर सकते हो. दैट विल रिमूव द ट्रेंड एंड सीजनैलिटी एंड मेक इट अ स्टेशनरी डेटा. ओके, सो डिफरेंसिंग का हमने 2 ऑर्डर देखा था, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस. मैक्स टू मैक्स आप 3 ऑर्डर डिफरेंस तक जा सकते हो. उससे ज़्यादा अगर आप डिफरेंस करते हो तो आपके जो वैल्यूज़ हैं, उसके जो इन्फॉर्मेशन है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है, वो सब कुछ लॉस हो जाएगा. ठीक है, तो ओवर डिफरेंस हम नहीं करते हैं. अगर आपके पास एक नॉन स्टेशनरी डेटा है, आपने कितना डिफरेंसिंग उसमें यूज़ किया है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 यूज़ किया है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? आई का 1 हो जाएगा. सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसिंग यूज़ किया है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. ओके, सो दिस अरिमा मॉडल, इसका ऑर्डर क्या होता है? P, D एंड दिस Q. P जैसा कि हमने बात किया था, P किसके लिए है? AR मॉडल के लिए. Q किसके लिए है? MM मॉडल के लिए. दिस D इज फॉर द डिफरेंसिंग ऑर्डर. दिस D इज फॉर डिफरेंसिंग ऑर्डर. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास अरिमा मॉडल है 1 1 1 1. आर्मा मॉडल 1. डिफरेंसिंग आपने यूज़ कर रखी है इसमें फर्स्ट ऑर्डर, एंड एरर टर्म भी आप कितना ले रहे हो? 1. ओके, पास्ट 1 एरर टर्म ले रहे हो. फॉर्मूला बेसिस पे अगर हम चेक करें तो जैसे हम डिफरेंस निकालते हैं. ओके, डिफरेंस्ड ऑर्डर. सो डिफरेंस्ड ऑर्डर ऑफ वाई टी इक्वल्स टू 5 1 ऑफ डिफरेंस ऑफ वाई टी माइनस 1 प्लस 5 डिफरेंस ऑफ वाई 2 वाई टी माइनस 2. Similarly goes for 5p डिफरेंस ऑफ y t माइनस p प्लस आपका यहाँ पे आ जाएगा थीटा 1 एरर t माइनस 1, थीटा 2 एरर t माइनस 2 एंड सो ऑन टू थीटा q एरर टर्म ऑफ t माइनस q. ओके, सो दैट इज़ द अरिमा मॉडल. यहाँ पे डिफरेंस्ड सीरीज़ ले रहे हैं हम, डिफरेंस सीरीज़. ओके, डिफरेंस्ड वैल्यू जो भी रहेगी आपका, जो भी आपने ऑर्डर लगा रखा है डिफरेंसिंग का, वो वैल्यू रहेगी और उसी की वैल्यू के बेसिस पे आपका डिफरेंस्ड फोरकास्ट वैल्यू निकलेगी. नाउ कम्स द सरीमा मॉडल. सरीमा मॉडल अभी इसमें क्या पार्ट है आपका? अरिमा मॉडल का पार्ट है. यहाँ पे अरिमा मॉडल का पार्ट आपको मिल जाता है. ओके, सो दिस इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ अरिमा मॉडल. S स्टैंड्स फॉर सीजनैलिटी. ओके, सीजनल अरिमा मॉडल. सीजनल अरिमा मॉडल. सो हमने बात कर लिया टाइम सीरीज डेटा का. अगर वो पास्ट वैल्यू पे डिपेंडेंट है तो हम AR मॉडल लगाएंगे. अगर फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है तो हम MA मॉडल लगाएंगे. अगर टाइम सीरीज डेटा आपका पास्ट वैल्यूज़ पे डिपेंडेंट भी है प्लस उसके साथ साथ आपका फ्लक्चुएशन भी काफ़ी ज़्यादा है तो हम आर्मा मॉडल लगाएंगे. अगर आपने डिफरेंसिंग परफॉर्म किया है तो हम अरिमा मॉडल लगाएंगे. बट अगर आपके डेटा में सीजनैलिटी भी प्रेजेंट है तो उसके लिए हम सरीमा मॉडल लगाएंगे. ओके, इसमें ऑर्डर की अगर हम बात करें तो सरीमा मॉडल हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. सरीमा P D Q with P D Q and M. Okay, this one is the order of ARIMA model and this one are the order of seasonal part and this M is for period. Okay, इसका क्या मतलब हुआ? ऑर्डर ऑफ अरिमा मॉडल तो आपको सिंपल पता चल रहा है कि PDQ क्या रखना है. ऑर्डर ऑफ सीजनल पार्ट मतलब क्या है? जैसे कि आपका अगर डेटा है इस तरीके से, फॉर एग्जांपल आपका इस तरीके से डेटा है. ओके, सो इसमें आपको पता चल रहा है कि हाँ ठीक है, जो P वैल्यू है आपकी, जो लैग्ड वर्जन पास्ट वैल्यूज़ पे कितना डिपेंड कर रहा है, वो सपोज आपका 2 है. नॉन स्टेशनरी डेटा है
तो आपका डी हो जाएगा 1, क्यू आपका एरर टर्म कितना है कि 1, ठीक है। तो दिस इज फॉर द कंप्लीट सीरीज। अभी हमको सीजनल पार्ट की बात करनी है, तो दिस इज द सीजनल पार्ट, ओके, दिस इज द सीजनल पार्ट। अभी सीजनल पार्ट में हम इस वैल्यू को निकालेंगे कि अगर हम सिंगल सीजनल पार्ट लेते हैं तो उसमें पी डी क्यू की वैल्यू जो है वो क्या है, ओके, फॉर द सिंगल सीजन, ओके। तो उसमें जो पी डी क्यू की वैल्यू आएगी वो हो गया आपके सीजनल पार्ट का ऑर्डर। एंड फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका सीजन है ये हो रहा है आपका 12 मंथ्स में, या फिर 6 मंथ में आपका सीजन हो रहा है, 3 मंथ्स में सीजन है, लाइक क्वार्टरली सीजन्स आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर क्वार्टरली सीजन है तो आपकी एम की वैल्यू हो जाएगी 3, अगर आपका ईयरली है तो एम की वैल्यू हो जाएगी 12, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द डेटा, कि आपका जो डेटा है वो कितने सीक्वेंस पे लिया गया है, डेली का है, मंथली का है, या फिर ईयरली का है, ओके। आफ्टर 3 ईयर्स आपका हो रहा है, तो अगर आपके पास ईयरली डेटा है तो एम इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। सो दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द डेटा, पीरियड ऑफ द डेटा, कि कितने टाइम सीक्वेंस पे आपने डेटा को कैलकुलेट किया है। तो अभी तक हमने जितने मॉडल पढ़े, सरीमा, अरीमा, AR, MA, आर्मा मॉडल, ये सब जैसे कि मैंने बताया यूनिवेरिएट मॉडल्स हैं। जिस डेटा को प्रिडिक्ट करना है उसी की पास्ट वैल्यूज़ की हेल्प से हम उसके फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ओके। अभी हमारे पास कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी रहती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेदर का डेटा है जिसमें आपको टेम्परेचर दिया गया है, ठीक है। तो टेम्परेचर और अदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि ह्यूमिडिटी हो गया या फिर विंड प्रेशर हो गया, ओके। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक मल्टीवेरिएट डेटा हो गया, ओके। हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ एक सिंगल टाइम सीरीज डेटा के अलावा हमारे पास उसके अलावा भी इन्फॉर्मेशन है जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ओके, जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यूज़ को। तो उसके लिए ये सारे मॉडल बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। तो वहाँ पे आते हैं हमारे पास जो मल्टीवेरिएट मॉडल है, वो इन्हीं सारे मॉडल का एक्सटेंडेड वर्जन है, बट उसमें मोर देन वन वेरिएबल की हेल्प से हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं। सो दीज आर द 4 वेक्टर मॉडल दैट यूजेस द मल्टीपल टाइम सीरीज and their dependencies on each other to predict future values। इनके अगर आप मैथमेटिकल फार्मूलाज को देखना चाहते हो तो ऑनलाइन देख सकते हो, बट यहाँ पे मैंने जितने भी फार्मूलाज बताए हैं इन्हीं का क्रॉस टर्म होता है डिफरेंट सीरीज के लिए, एंड देन कंबाइनली जो भी वैल्यूज निकलती है वो आपका वेक्टर मॉडल का आउटपुट होता है। सो वेक्टर मॉडल्स में एक टेस्ट होता है ग्रेंजर कॉजेलिटी टेस्ट। कॉजेलिटी टेस्ट ये क्या डिफाइन करता है कि जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल 5 सीरीज़ हैं, ठीक है, 5 सीरीज़ हैं, उसमें से आपको ये देखना है कि लाइक 4 सीरीज़ क्या 5th सीरीज़ को प्रेडिक्ट करने में हेल्पफुल हैं या नहीं, उसको कॉज कर रहे हैं या नहीं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या नहीं। तो उसकी टेस्टिंग के लिए आप ग्रेंजर कॉजेलिटी टेस्ट का यूज़ कर सकते हो, ओके। सो व्हाट इट डज इज it checks if X causes Y or not, or you can say one time series can predict another time series or not। इधर यू कैन फाइंड द कोरिलेशन, ठीक है, जैसे उसके लैग्ड वर्जन से आप कोरिलेशन निकाल लो कि क्या मतलब उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है नहीं, क्या उसको कॉज कर रहा है नहीं, या फिर ये टेस्ट भी आप परफॉर्म कर सकते हो। इससे आपको बेटर रिजल्ट मिलते हैं इन कंपैरिजन टू द कोरिलेशन। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सो इफ टुडेज एप्पल स्टॉक प्राइस can help predict tomorrow's Tesla stock price, okay। now let's see the Python implementation of all these models। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे AR मॉडल को फिट किया है, उसके लिए मैंने फिर से डाउनलोड किया है स्टॉक डेटा को फ्रॉम 2023 जनवरी 1, ओके, फॉर एप्पल स्टॉक। और उसके बाद मैंने यहाँ पे उसका डिफरेंस फाइंड किया है। डिफरेंस इन द सेंस हम उसको स्टेशनरी बना रहे हैं, क्योंकि हमने पहले चेक कर लिया था कि जो डेटा है वो नॉन स्टेशनरी है, और उसको
और उसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस करने पे जो हमें डेटा मिलता है वो हमें स्टेशनरी डेटा मिलता है। और फर्स्ट वैल्यू जैसे कि NA आती है तो हमने यहाँ पे ड्रॉप NA लगाया है। सो दैट इज़ द एप्पल प्राइस स्टेशनरी डेटा। ओके, फिर हमने यहाँ पे ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट किया है टू टेस्ट और इवेलुएट द मॉडल परफॉर्मेंस। ओके, तो मैंने यहाँ पे लास्ट 30 डेज को एज अ टेस्ट डेटा लिया है। ऑटो रेक करके एक फंक्शन है AR मॉडल में, स्टैट्स मॉडल की लाइब्रेरी में, दैट इज़ यूज्ड एज अ AR मॉडल। ओके, ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। और यहाँ पे हमें पास क्या करना है, जिस डेटा पे हमें फिट करना है मॉडल को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग डेटा। और लैग हम यहाँ पे 30 ले रहे हैं क्योंकि हमें 30 डेज़ को प्रिडिक्ट करना है। अगर आप सिंगल डे प्रिडिक्शन करना चाहते हो और उसको फॉर लूप में लगा के फॉर 30 डेज़ करना चाहते हो तो आप वो तरीका भी अपना सकते हो। या फिर अगर आपको डायरेक्ट 30 डेज़ प्रिडिक्ट करना है बेस्ड ऑन द लास्ट 30 डेज़, जो भी लैग वैल्यू रहेगी 30 डेज़ की, उसके बेसिस पे भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे मॉडल को फिट किया है, देन यहाँ पे मैंने टेस्ट डेटा पे प्रिडिक्शन किया है। यहाँ जो फिट मॉडल हमें मिल रहा है, फिटेड मॉडल, उस पर आप ये फंक्शन कॉल कर सकते हो डॉट प्रिडिक्ट, और उसमें स्टार्टिंग आपको देनी पड़ेगी कि किस लेंथ से आपको डेटा प्रिडिक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लेंथ ट्रेन डेटा दिया है, इसका मतलब ट्रेनिंग डेटा तक मेरा जो मॉडल है वो फिट हो चुका है। नेक्स्ट उसके बाद का जो डेटा है वो हमें प्रिडिक्ट करना है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग जो हो जाएगी वो यहाँ पे मैं आपको प्रिंट करके दिखा देती हूँ कि इसमें क्या आ रहा है। सो लेंथ ऑफ ट्रेनिंग डेटा इज 408। तो 408 से प्रिडिक्शन शुरू होगा एंड दिस इज द एंड। सो 408 से 421 तक का डेटा टेस्ट डेटा में प्रेजेंट है और उसी का प्रिडिक्शन हमें चाहिए। ओके, देन मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है जो प्रिडिक्टेड डेटा है मॉडल से जो हमें मिला है वो, एंड देन जो एक्चुअल वैल्यूज़ है टेस्ट डेटा। ओके, और इंडेक्स मैंने दोनों का सेम रखा है जो कि है टेस्ट डेटा का इंडेक्स। और लास्ट में मैंने इवेलुएट किया है मॉडल यूजिंग RMSE स्कोर, रूट मीन स्क्वायर एरर। ओके, इसको मैंने किस तरीके से कॉल किया है, मीन स्क्वायर्ड एरर मैंने कॉल किया है sklearn डॉट मैट्रिक्स फंक्शन से। ओके, एंड देन इसमें पास किया है जो एक्चुअल वैल्यू है वो और प्रिडिक्टेड वैल्यू जो है वो, और फिर मैंने यहाँ पे उसका स्क्वायर रूट निकाला है। इससे हमें MSE वैल्यू मिलती है, मीन स्क्वायर्ड एरर मिलता है, और उसी का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें रूट मीन स्क्वायर एरर मिल जाता है। ओके, सो दिस इज़ द एप्पल स्टॉक प्राइस एक्चुअल वर्सेस प्रिडिक्टेड। तो यहाँ पे जो ब्लू लाइन है वो आपका एक्चुअल डेटा है एंड दिस रेड लाइन इज शोइंग प्रिडिक्टेड प्राइस। सो आप देख सकते हो मॉडल ने काफ़ी क्लोज वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट किया है जो कि एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पे RMSE भी आपको बहुत ही लो देखने को मिल जाता है, दैट इज़ 3.42। ओके, नेक्स्ट वी हैव फिटेड द MA मॉडल। MA मॉडल ऐसे डायरेक्टली कोई फंक्शन नहीं है MA मॉडल के लिए, तो हम अरीमा मॉडल का ही यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अरीमा में 3 ऑर्डर होते हैं P, D एंड Q। अगर हम P और D को 0 रख देंगे तो जो रिजल्टेंट मॉडल होगा वो मूविंग एवरेज मॉडल होगा। ओके, सो मैंने अरीमा ऑर्डर में जो P, D, Q का जो ऑर्डर है वो मैंने सेट किया है 30 और P और D को मैंने 0 रखा है, दैट मीन्स दिस इज़ अ मूविंग एवरेज मॉडल। सो जैसे हमने AR मॉडल को फिट किया था वैसे ही मैंने यहाँ पे MA मॉडल को भी फिट किया है। देन सेम फंक्शन से ही हमने प्रिडिक्शन निकाला है, प्लॉट किया है वैल्यू एंड देन इवेलुएट किया है। दिस इज द प्रिडिक्शन ऑफ मूविंग एवरेज मॉडल, और इसका RMSE भी 3.56 है, दैट इज़ वेरी लो, बट कंपेरिजन टू AR मॉडल दिस इज हाई। तो इन दोनों में सबसे बेस्ट परफॉर्म कौन किया, AR मॉडल। नेक्स्ट कम्स द ARMA मॉडल। ARMA मॉडल में हमने यहाँ पे जो D की वैल्यू है उसको अगर हम 0 रख देंगे तो रिजल्टेंट मॉडल हमें ARMA मॉडल मिल जाएगा। ओके, सो मैंने यहाँ पे 7 ऑर्डर ही क्यों लिखा है, मैंने यहाँ पे इसको रैंडमली सेलेक्ट किया है बेस्ड ऑन द RMSE स्कोर। मैंने 2-3 ऑर्डर पे मॉडल को फिट किया, सबसे बेस्ट मॉडल मुझे इन दोनों ऑर्डर पे मिला। आप और भी ऑर्डर्स को ट्राई कर सकते हो बेस्ड ऑन द RMSE स्कोर। So this is one of the method to select the order of the model, but there is an actual method from which you can select the best order for your model that will give you the best results. That comes from the ACF and PACF plot, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। So this is the ARMA model and इसका RMSE score है 3.3, that is even less than AR and MA model. नेक्स्ट कम दिस अरीमा मॉडल, जहाँ पे हमने डिफरेंसिंग को पास किया है 1, क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस स्टेशनरी था। ओके, देन सेम जो मैंने ऊपर परफॉर्म किया है, जो मैंने कोड लिखा है सेम कोड यहाँ पे भी लिखा है, बस यहाँ पे मॉडल चेंज हो रहा है। ओके,
और इसका जो RMSE स्कोर है 3.49 है, ये थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द आर्मा मॉडल। सो इस तरीके से आप डिफरेंट मॉडल्स को फिट करके देख सकते हो कि बेस्ट फिट मॉडल कौन सा है बेस्ड ऑन योर डेटा, बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द मॉडल। ओके, नेक्स्ट कम दिस सरीमा मॉडल। सरीमा मॉडल का भी मैंने जो ऑर्डर है ये रैंडमली सेलेक्ट किया है जो कि मुझे अच्छा स्कोर दे। सो मैंने यहाँ पे सीजनल ऑर्डर 45 क्यों लिया है, बिकॉज इफ़ यू सी द टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन दैट वी हैव सीन इन अर्लियर वीडियोज, टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सो यू कैन सी द कंप्लीट साइकिल, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम दिस, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द February टू द मिड ऑफ March। सो ऑर्डर भी मैंने यहाँ पे 45 ही लिखा है। सो दिस इज़ द फंक्शन दैट इज़ यूज फॉर द सरीमा मॉडल। इस तरीके से आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल जाता है 3.28। जैसे कि हमारे डेटा में सीजनैलिटी प्रेजेंट है, सो दैट इज वाई वी आर गेटिंग वेरी लो RMSE स्कोर एज कंपेयर टू द अदर मॉडल इन दिस सरीमा मॉडल। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेक्टर मॉडल्स की। जैसे कि हमने देखा था, जैसे कि अभी तक हमने देखा कि ये जो मॉडल्स हमने फिट किया है ये सिर्फ क्लोज प्राइस पे फिट है, मतलब पास्ट क्लोज प्राइस को देखते हुए हम फ्यूचर के क्लोज प्राइस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। बट वेक्टर मॉडल्स में हम क्या करते हैं, किसी एक टाइम सीरीज डेटा के बेसिस पे हम दूसरे टाइम सीरीज डेटा को प्रिडिक्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने वेक्टर मॉडल को फिट करने के लिए टेस्ला डेटा को डाउनलोड किया है फ्रॉम 23 Jan, जैसे कि हमारे पास एप्पल का डेटा था। ओके, और हमारा ये हाइपोथेसिस है कि हमारा जो टेस्ला का और हमारा ये हाइपोथेसिस है कि एप्पल का जो आज का डेटा है वो कल के टेस्ला के क्लोज प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकता है या फिर नहीं। ओके, तो इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, दो टाइम सीरीज डेटा। ओके, तो ये मल्टीवेरिएट बन जाता है। दिस इज़ द टेस्ला डेटा। ओके, सो दिस इज़ द स्टॉक डेटा। यहाँ पे मैंने टेस्ला क्लोज एंड एप्पल क्लोज करके एक कॉलम बनाया है। यू कैन सी टेस्ला क्लोज मैंने क्या किया है, टेस्ला डेटा का जो क्लोज प्राइस था उसको मैंने इसमें टेस्ला क्लोज करके एक कॉलम में डाल दी है इन द सेम स्टॉक डेटा। और एप्पल क्लोज को मैंने क्या किया है, शिफ्ट किया है, शिफ्ट बाय 1। क्यों शिफ्ट किया है, ताकि कल के एप्पल के क्लोज प्राइस के बेसिस पे मैं आज का टेस्ला प्राइस प्रिडिक्ट कर सकूं। ओके, तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट बाय 1 किया है, देन ड्रॉप एनी किया है क्योंकि शिफ्ट करने से भी हमारे पास एक सिंगल एनी वैल्यू आ जाती है स्टार्टिंग में। देन यहाँ पे ग्रेंजर कैजुअलिटी टेस्ट मैंने परफॉर्म किया है। जैसे कि हमने बात किया था, ग्रेंजर कैजुअलिटी टेस्ट ये चेक करने के लिए होता है कि एक टाइम सीरीज डेटा क्या दूसरे टाइम सीरीज डेटा को कॉज करता है, क्या अफेक्ट करता है या फिर नहीं। तो मैंने यहाँ पे इसको पास किया है, एप्पल क्लोज एंड टेस्ला क्लोज, ड्रॉप एन और मैक्स लैग हमने यहाँ पे लिया है 14। तो हमें जो हमें यहाँ पे जो एफ स्टैटिस्टिक और पी वैल्यू मिल रही है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एप्पल का क्लोज प्राइस जो है वो टेस्ला के क्लोज प्राइस को कम्प्लीटली अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमने कुछ वेक्टर मॉडल्स को फिट किया है। सो मॉडल फिट करने से पहले हमने इन दोनों ही डेटा को डिफरेंस किया है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसिंग निकाला है। ओके, एंड देन ट्रेन एंड टेस्ट डेटा में स्प्लिट किया है। तो पहला मॉडल हमने जो फिट किया है वो है वेर मॉडल। ओके, सिंपली ट्रेन डेटा पास करना है, फिट करना है, मैक्स लैग 7 यहाँ पे मैंने पास कर दिया। ओके, देन फोरकास्ट करना है जो भी आपकी वैल्यूज रहेगी वो, यहाँ रिजल्ट ये वाला रिजल्ट है। ओके, k_r एंड देन स्टेप्स जो भी आपका टेस्ट डेटा है वो। ओके, सो दिस इज़ द फोरकास्टिंग फंक्शन जिससे आपको प्रिडिक्शन मिल जाएगा। और सिमिलरली जैसे हमने प्लॉट किया था ऊपर अरीमा सरीमा मॉडल्स के लिए, वैसे ही हमने यहाँ पे प्लॉट किया है टेस्ला प्राइस के लिए। ओके, एक्चुअल वर्सेस फोरकास्टेड एंड यहाँ पे इवेलुएट किया है। सो दिस इज़ द एक्चुअल प्राइस, दिस इज़ द फोरकास्टेड प्राइस एंड दिस इज़ द RMSE स्कोर। सो RMSE स्कोर 7.73 है। दैट इज़ एक जनरल प्रिडिक्शन दे रहा है कि हाँ एप्पल के स्टॉक प्राइस के बेसिस पे क्या हो सकता है आगे आने वाले टेस्ला का प्राइस। ओके, सिमिलरली जैसे हमने अरीमा मॉडल का यूज़ करके MA मॉडल को फिट किया था, वैसे हमने यहाँ पे वेर मैक्स मॉडल को यूज़ करके VMA मॉडल फिट किया है और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ऑर्डर ऑफ 14। ओके, आप इसको चेंज करके भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको 14 कर दूँ, सो आप देख सकते हो यहाँ पे RMSE ज़्यादा आ गई, इसलिए मैंने यहाँ पे मैक्स लैग को 7 ही रखा था। ओके, 7.72। VMA अगर हम यहाँ पे फिट करें 14 ऑर्डर पे, दिस इज़ द प्रिडिक्शन फॉर VMA मॉडल दैट इज़ 8.02। अगेन इट इज़ हायर देन दिस वेर मॉडल। और लास्ट में हमने वरीमा मॉडल फिट किया है वेर मैक्स का यूज़ करके ऑर्डर ऑफ 14 एंड 14। ओके, एंड दिस इज़ द
रिजल्ट 8.1। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट मॉडल्स को फिट करके देख सकते हो कि आपका कौन सा मॉडल बेस्ट परफॉर्म कर रहा है ऑन योर टाइम सीरीज डेटा सेट। स्मूथिंग मेथड्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे कि हमें स्मूथिंग मेथड्स की ज़रूरत क्यों है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मूथिंग। सेकंड मूविंग एवरेज एंड थर्ड एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। ये दोनों डिफरेंट मेथड्स हैं स्मूथिंग के। किसी भी टाइम सीरीज डेटा में काफ़ी ज़्यादा नॉइस पाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा हाई फ्लक्चुएशन होता है, तो उस हाई फ्लक्चुएशन को इग्नोर करने के लिए, स्मूदन आउट करने के लिए हमें स्मूथिंग मेथड की ज़रूरत पड़ती है। सो फर्स्ट पॉइंट, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नॉइस रिडक्शन। ओके, जितने भी नॉइज़ है, जितना भी हाई फ्लक्चुएशन है टाइम सीरीज डेटा को, उसको स्मूदन आउट करने के लिए हमें स्मूथिंग मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि हाई फ्लक्चुएटेड जो वैल्यू रहेगी, अगर हम उस पर टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मॉडल को यूज़ करने का ट्राई करेंगे तो जो हमें फोरकास्ट मिलेगा उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक एवरेज फोरकास्ट चाहिए कि फ्यूचर में क्या वैल्यू हो सकती है, उसके लिए भी हम स्मूथिंग मेथड का यूज़ करते हैं। सो इट इज़ गुड फॉर forecasting high fluctuated data. Okay, high fluctuated time series data. Okay, also for trend identification. सो सपोज़ आपका एक टाइम सीरीज डेटा है जिसमें इस तरीके से फ्लक्चुएशंस हैं, डिफरेंट फ्लक्चुएशन, और आपको इसमें ट्रेंड फाइंड करना है कि किस तरीके का ट्रेंड जा रहा है। so, इस तरीके से आप स्मूथिंग मेथड का यूज़ करके ये जो हाई फ्लक्चुएशन है इसको रिमूव कर सकते हो, ये जो नॉइज़ है इसको रिमूव कर सकते हो। तो जो हमें रिजल्टेंट ग्राफ मिलेगा, जो हमें रिजल्टेंट टाइम सीरीज डेटा मिलेगा, वो कुछ इस तरीके का होगा जिसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी और बहुत ही स्मूथ कर्व मिलेगा। ओके, एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर फोरकास्टिंग फ्यूचर, कि फ्यूचर में किस टाइप की वैल्यू आ सकती है, किस टाइप की एवरेज वैल्यू आ सकती है। ओके, तो फर्स्ट मेथड फॉर स्मूथिंग इज मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज हमने पहले भी डिस्कस किया था, इससे पहले की वीडियो में फोरकास्टिंग मॉडल में मूविंग एवरेज क्या होता है, वहाँ पे हमने मूविंग एवरेज मॉडल के बारे में पढ़ा था। यहाँ हम मूविंग एवरेज स्मूथिंग टेक्निक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये क्या करता है, जैसे कि आपका टाइम सीरीज डेटा है, ओके, उसकी जो वैल्यूज़ को एवरेज करके जो वैल्यू मिलती है वो होती है उसकी मूविंग एवरेज वैल्यू। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे हमने इसमें एक विंडो साइज़ सेलेक्ट करना होता है। ओके, विंडो साइज़, फॉर एग्जांपल मैंने विंडो साइज़ सेलेक्ट किया 3। ओके, तो ये क्या होगा कि एक स्लाइडिंग विंडो चलेगा और तीन टाइम सीरीज वैल्यू को प्लस करके उसको लाइक डिवाइडेड बाय 3 करेगा। ओके, जो 3 वैल्यू का एवरेज होगा वो वैल्यू निकलेगी टाइम टी की। ओके, मूविंग एवरेज एट टाइम t इक्वल्स टू 1/n समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 0 n-1 y t-i। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम टाइम टी पे लें डेटा और हमने विंडो साइज 3 रखी हुई है, तो स्टार्टिंग के जो 2 वैल्यूज़ का डेटा रहेगा वो NA रहेगा। ओके, और थर्ड वैल्यू का डेटा क्या रहेगा, 1/3 वाई टी प्लस वाई t-1 प्लस वाई t-2। जिस तरीके से हम सिंपल एवरेज निकालते हैं 3 वैल्यू को प्लस करके डिवाइड बाय 3 करके, उसी तरीके से यहाँ पे मूविंग एवरेज भी कैलकुलेट होता है। तो इसमें मूविंग एवरेज किस तरीके से कैलकुलेट होगा, इन तीनों का एवरेज करके यहाँ पे एक मूविंग एवरेज निकलेगा, देन स्लाइड करेगा बाय 1 टाइम फ्रेम। ओके, बाय 1 टाइम फ्रेम स्लाइड करेगा। ओके, क्योंकि ये मूविंग एवरेज है, मूव कर रहा है तो ये स्लाइड कर रहा है। ओके, 1/1 एवरी टाइम फ्रेम। देन T2 T3 T4 का एवरेज निकलेगा यहाँ पे, देन T3 T4 T5 का जो एवरेज होगा वो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, T4 T5 T6 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, एंड T5 T6 T7 की। इस तरीके से आपकी मूविंग एवरेज की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, इसको हम पाइथन में भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे किस तरीके से हम मूविंग एवरेज निकालते हैं। अब मूविंग एवरेज भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सो पहला आ जाता है सिंपल मूविंग एवरेज, इसी फॉर्मूला पे वर्क करता है। सिंपली बस जो भी एवरेज होगा वैल्यू का वो कैलकुलेट करता है सिंपल मूविंग एवरेज। नेक्स्ट आता है वेटेड मूविंग एवरेज, इसमें हम वेट्स असाइन करते हैं हर एक वैल्यू को, और इसके हेल्प से जो रीसेंट ऑब्जर्वेशन होते हैं उनको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ऑब्जर्वेशन। सो अगर हम मूविंग एवरेज एट टाइम T3 निकालें, ओके, एंड वेट रख दें कुछ 0.6, 0.4 एंड 0.2, तो ये वेट किसका होगा, T3 T2 एंड T1 का, डिवाइड बाई
3। ओके, तो इस तरीके से वेटेड मूविंग एवरेज निकलता है। हम एक वेट असाइन करते हैं और हम हायर वेट असाइन करते हैं रीसेंट ऑब्जर्वेशन को और डिक्रीज करते जाते हैं जो भी वेट रहता है उसको, ओके, बेस्ड ऑन द टाइम वैल्यू। तो हमने यहाँ पे विंडो साइज 3 रखा था, तो हमने यहाँ पे 3 वेट्स लिया है, असाइन किया सबसे बड़ा वाला वेट T3 वैल्यू को, ओके, एंड देन T2 को, एंड देन T1 को। इसी तरीके से जब हम T4 के लिए निकालेंगे तो T4 के लिए कैसे निकल जाएगा, 0.6 T4 प्लस 0.4 T3 प्लस 0.2 T2, ओके, डिवाइड बाई 3। तो वेट्स सेम रहेंगे ऑल ओवर द टाइम सीरीज डेटा, और इस तरीके से हम वेटेड मूविंग एवरेज निकाल सकते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA, एक्सपोनेंशियल, दिस इज द मूविंग एवरेज बट एक्सपोनेंशियली, ओके। इसमें जो वेट्स होते हैं, इसमें भी वेट्स होते हैं, बट ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते हैं, ओके। इसमें अल्फा फैक्टर होता है, एक अल्फा होता है जिसको हम स्मूदिंग फैक्टर कहते हैं, स्मूदिंग फैक्टर। सो स्मूदिंग फैक्टर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, 2/n+1। n क्या है यहाँ पे, n इज़ द विंडो साइज। सो जो भी आप विंडो साइज सेलेक्ट करते हो उसके बेसिस पे आपका अल्फ़ा कैलकुलेट हो जाता है। सो सपोज हमें T3 के लिए EMA कैलकुलेट करना है, EMA फॉर टाइम T3 इक्वल्स टू अल्फ़ा बाई T3 प्लस 1 माइनस अल्फ़ा ऑफ सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ T2 y T1 प्लस y T2 डिवाइड बाई 2। ये आपका आ जाएगा सिंपल मूविंग एवरेज, 1 माइनस अल्फ़ा जो भी आपकी वैल्यू रहेगी वो, और y T3 की जो एग्जैक्ट वैल्यू रहेगी वो मल्टीप्लाई बाई अल्फ़ा। तो इस तरीके से आपका EMA कैलकुलेट हो जाएगा एट टाइम T3, ओके। सो एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरह ही होता है, बट डिफरेंट कैसे होता है, इसमें हम विंडो साइज के बेसिस पे अल्फ़ा कैलकुलेट करते हैं। एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग में अल्फ़ा यूज़र डिफाइंड होता है, ओके, यूज़र पास कर सकता है अल्फ़ा की वैल्यू को। सो अल्फ़ा को सेलेक्ट करते हुए ये ध्यान में रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू भी नहीं सेलेक्ट करनी है अल्फ़ा की, बिकॉज हाई वैल्यू, अगर हम एक अल्फ़ा की हाई वैल्यू रखते हैं तो हम करंट ऑब्जर्वेशन को, जो करंट ऑब्जर्वेशन रहेगा उसको मोर वेट्स असाइन करेंगे। और अगर हम बहुत ही लो वैल्यू ले लेते हैं अल्फ़ा की, प्रीवियस वैल्यूज़ को, प्रीवियस वैल्यूज़ पे, प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस पे मोर वेट्स असाइन करेंगे। और अल्फ़ा की वैल्यू 0 से लेके 1 तक के बीच में डिफर करती है। एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग भी 3 तरीके के होते हैं, सिंगल एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग, डबल एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग जिसको हम DES कहते हैं, एंड देन देयर इज अ थर्ड वन, ट्रिपल एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग, TES। डबल एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग को आप होल्स लीनियर एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग भी कह सकते हो, और ट्रिपल को होल्स विंटर्स। इस तरीके से भी आपने नाम जो सुना होगा उसको डबल एक्सपोनेंशियल और ट्रिपल एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग कहते हैं। सो सिंगल इज suitable for data with no trend और seasonality। अगर आपके किसी डेटा में थोड़ा आपका स्टेशनरी डेटा हो जिसमें आपकी ट्रेंड और सीजनैलिटी बिल्कुल प्रेजेंट नहीं हो, तो आप उसमें सिंगल एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग का यूज़ कर सकते हो। डबल एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग तब आप यूज़ कर सकते हो जब आपके डेटा में ट्रेंड प्रेजेंट हो, डेटा विथ ट्रेंड। और ट्रिपल लीनियर एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग आप तब यूज़ कर सकते हो जब आपके डेटा में डेटा विथ ट्रेंड एंड सीजनैलिटी। तो दीज आर ऑल द स्मूदिंग टेक्निक्स। अब हम इसको पाइथन में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सो मूविंग एवरेज के डिफरेंट मेथड्स को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, सिंपल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये है, विंडो साइज हमने 20 लिया है, ओके। स्टॉक का डेटा आपको पता होगा, स्टॉक का डेटा यहाँ पे क्या है, एप्पल का स्टॉक है यहाँ पे, ओके। हमने इम्पोर्ट किया था एप्पल का स्टॉक डेटा, उसी को हम यूज़ कर रहे हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस पर्पस, ओके। तो यहाँ पे हमने सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट किया है, किस तरीके से, स्टॉक डेटा के क्लोज प्राइस पे डॉट रोलिंग करके जो फंक्शन होता है उससे आप मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आपने विंडो साइज दे दिया है, ओके, विंडो इक्वल्स टू वॉट एवर विंडो साइज इज, दैट इज 20, एंड देन डॉट मीन, क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं, मूविंग एवरेज, ओके। सो दैट इज द सिंपल मूविंग एवरेज। एंड वेटेड मूविंग एवरेज के लिए हमने पहले यहाँ पे वेट्स को इनिशलाइज किया, ओके, एंड पी डॉट अरेंज फंक्शन से रैंडमली हमने वेट असाइन किए हैं, ओके।
और साइज़ क्या लिया है, विंडो साइज़, क्योंकि हमें 20 विंडो साइज़ है तो 20 डेटा वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट वेट्स चाहिए। तो इस तरीके से हमारा वेट्स कैलकुलेट हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे रोलिंग फंक्शन का यूज़ करके, जिस तरीके से हमने यहाँ पे यूज़ किया था रोलिंग विंडो इक्वल्स टू विंडो साइज़, उसी तरीके से हमने यहाँ पे यूज़ किया है रोलिंग विंडो साइज़। अभी यहाँ पे मीन की जगह हमने अप्लाई यूज़ किया है, अप्लाई लैम्डा फंक्शन। आई होप आपको लैम्डा फंक्शन को अप्लाई करना आता हो कि किस तरीके से हम लैम्डा फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक लाइन में फंक्शन पूरा लिख दिया है कि क्या हमको करना है एग्जैक्टली मीन की जगह। तो यहाँ पे प्राइसेस क्या है, जो क्लोज प्राइस में वैल्यूज़ है वो, तो हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकाला है प्राइसेस और वेट्स का एंड डिवाइड किया है वेट्स डॉट सम से। ओके, इस तरीके से जो हमें वैल्यू मिलेगी वो होगी वेटेड मूविंग एवरेज की वैल्यू। देन हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, EWM करके एक फंक्शन होता है जिससे आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो। स्पैन क्या है, विंडो साइज है, एंड देन डॉट मीन। तो ये आपका मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करके दे देगा। सो इस कोड को रन करने के बाद आपको इस तरीके का डेटा मिल जाता है। यहाँ पे मैंने तीनों मूविंग एवरेज को एक साथ ही प्लॉट किया है विद द एक्चुअल क्लोज प्राइस। सो दिस पर्पल लाइन इज एक्चुअल क्लोज प्राइस, green line is simple moving average, weighted moving average, and then this red one is एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग को यूज़ किया है। यहाँ पे हमने स्मूथिंग लेवल को पास किया है 0.7, उसके बेसिस पे ये विंडो साइज कैलकुलेट कर लेगा। ओके, तो हमने ये दो फंक्शंस को इम्पोर्ट किया है। दिस इज़ फॉर द सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग एंड दिस इज़ फॉर होल्ड्स विंटर एंड होल्ड्स लीनियर स्मूथिंग। तो यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया है क्लोज प्राइस पे, हमने यहाँ पे क्लोज प्राइस को सेट किया है स्टॉक डेटा के क्लोज प्राइस पे, एंड देन डॉट फिट स्मूथिंग लेवल हमने पास किया 0.7। ओके, सिमिलरली हमने यहाँ पे डबल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग को यूज़ किया है, ट्रेंड पास किया है, ट्रेंड को हमें ऐड करना है। ओके, और यहाँ पे होल्ड विंटर में हमने क्या किया है, ट्रेंड और सीजनल दोनों को ही ऐड किया है और सीजनैलिटी क्या कर दी है 12, फिट किया है हमने, एंड देन स्मूथिंग लेवल सिमिलरली जिस तरीके से हमने पास किया 0.7 तीनों में। और यहाँ पे हमने एक नया कॉलम बनाया है SES करके, DES करके एंड TES करके, जिसमें हमने फिटेड वैल्यूज़ को पास किया है, एंड देन यहाँ पे सिंपली हमने प्लॉटिंग का कोड लिखा है। सो इस तरीके का हमें स्मूथिंग ग्राफ मिल जाता है तीनों एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड्स के लिए। ओके, अगर आप देखो ये जो लाइन्स है ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं एक्चुअल क्लोज प्राइस से। ओके, और फ्लक्चुएट भी हो रही हैं, तो इसको और अगर हमें स्मूथ बनाना है तो हम स्मूथिंग लेवल को थोड़ा डिक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 0.7 से इसको 0.3 कर दिया। सो आपका डेटा देखिए अभी ये और ज़्यादा स्मूथ हो गया। अगर मैं और छोटी वैल्यू ले लूँ, जैसे 0.05 ले लिया मैंने, तो हमें कुछ इस तरीके का डेटा मिल जाता है। ओके, तो जितना कम आपका अल्फ़ा वैल्यू रहेगा, स्मूथिंग फैक्टर रहेगा, उतना ही आपको स्मूथ एंड ग्राफ मिल जाएगा। ओके, उतना ही ज़्यादा आपका जो नॉइज़ होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। सो ACF एंड PACF ये क्या है, ऑटो कोरिलेशन and partial autocorrelation function, partial autocorrelation. Now what is autocorrelation? अभी autocorrelation क्या होता है, ऑटो कोरिलेशन का तो मतलब पता होगा आपको, ऑटो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास दो न्यूमेरिकल वेरिएबल है। ओके, और हमें फाइंड करना है क्या x को चेंज करने से y चेंज होता है या नहीं। तो इसमें हम क्या कैलकुलेट करते थे, इन दोनों में कोरिलेशन कैलकुलेट करते थे। अगर कोरिलेशन है, जैसे 0.5 से ज़्यादा कोरिलेशन है, पॉजिटिव में कोरिलेशन है, तो अगर हम x को इंक्रीज करेंगे तो y भी इंक्रीज होगा। ओके, मीन्स देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द टू डिफरेंट वेरिएबल्स। ऑटो कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ, खुद की ही वैल्यूज से कोरिलेशन। अभी x और y की जगह यहाँ पे x एंड लैग्ड वर्जन ऑफ x, इन दोनों के बीच में हमें कोरिलेशन फाइंड करना है। तो इसी को हम कहते हैं ऑटो कोरिलेशन, मतलब खुद के ही साथ का कोरिलेशन, लैग्ड वर्जन ऑफ x। लैग्ड वर्जन क्या होता है कि जितना ज़्यादा हम x की वैल्यूज़ को शिफ्ट करते हैं 1 by 1, उतना हमें लैग वैल्यू मिलती है। जैसे कि हमने यहाँ पे लैग 3 ले लिया। ओके, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर एग्जांपल x1, x2, x3, x4, x5, x1, x2, इन दोनों के बीच में कोरिलेशन हम फाइंड करेंगे। ओके,
लैग 3 का मतलब क्या हुआ, 3 वैल्यूज से शिफ्ट कर दिया, तो x1 कहाँ आ गया, x4 के सामने, x2 कहाँ आ गया, x5 के सामने। इस तरीके से हमें एक सेकंड सीरीज मिल जाएगी, ओके। और इन 3 वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर देंगे, ओके, ड्रॉप एनी करके हम इन तीनों वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे। सो इसी फंक्शन के बेसिस पे ये मॉडल का ऑर्डर बताता है। सिमिलरली हमारे पास पार्शियल ऑटो कोरिलेशन आ जाता है। पार्शियल ऑटो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, इसमें जो कोरिलेशन है वो डायरेक्ट कोरिलेशन फाइंड करता है। जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पे एस टी है, एस टी माइनस वन है एंड एस टी माइनस टू। अगर मैंने लैग 2 से शिफ्ट किया वैल्यूज़ को और अगर मुझे ACF प्लॉट निकालना है तो उसमें कोरिलेशन किससे फाइंड होगा, एस टी माइनस टू का डायरेक्ट कोरिलेशन निकलेगा एस टी से, ओके। एस टी है, एस टी माइनस वन है, एस टी माइनस टू है, एस टी माइनस थ्री है, एस टी माइनस फोर है, ओके। सो एस टी माइनस टू का एस टी से निकलेगा, एस टी माइनस थ्री का एस टी माइनस वन से निकलेगा, एस टी माइनस फोर का एस टी माइनस टू। इस तरीके से डायरेक्ट कोरिलेशन निकलेगा, तो इसको हम कहते हैं ACF फंक्शन। सो जो भी लैग्ड वैल्यू है और जो करंट वैल्यू है उसके बीच में जितनी वैल्यूज़ आती हैं उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता, उसका कोई भी इफेक्ट हमें ACF प्लॉट में नहीं दिखता है। बट PACF क्या होता है, PACF में हम इसकी वैल्यू को भी कंसीडर करते हैं और इसकी वैल्यू को भी कंसीडर करते हैं, ओके। सो PACF प्लॉट जितने भी इंटरमीडिएट वैल्यूज होते हैं उन सबको कंसीडर करते हुए कोरिलेशन बताता है विद द करंट वैल्यू। सो देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ ACF एंड PACF प्लॉट्स जिसको हमें ध्यान रखना है। अभी अगर हम ACF और PACF प्लॉट की बात करें तो कुछ इस तरीके से इनका प्लॉट बनता है, इस तरीके से वैल्यू होती है, ओके। ऊपर पॉजिटिव में दिखाता है और ओरिजिन से नीचे का हमारा नेगेटिव में दिखाता है। तो ACF और PACF जो लैग 0 पे रहते हैं, लैग 0 पे उस पर परफेक्ट 1 दिखाता है, इस तरीके से ग्राफ दिखाता है, ओके। इस तरीके से ग्राफ दिखाता है परफेक्ट 1। जो भी कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू रहती है फॉर एवरी लैग, अभी यहाँ पे अगर हम एस टी माइनस वन और एस टी की कोरिलेशन निकाले, जो भी कोफिशिएंट निकलेगा वो यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 0.75 निकल गया, ओके। तो लैग 1 की वैल्यू हो जाएगी 0.75। अभी हम एस टी माइनस टू और एस टी का अगर हम कोरिलेशन निकालें तो फॉर एग्जांपल 0.5 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5, ओके। तो इस तरीके से स्पाइक्स की फॉर्म में हमें ACF और PACF प्लॉट मिलता है। और इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल की एक एरिया होती है जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है, ओके। इस तरीके से आपको एक कॉन्फिडेंस इंटरवल की एरिया दी जाएगी। कॉन्फिडेंस इंटरवल बाय डिफ़ॉल्ट इसका 0.95 होता है, मीन्स 95%। और जो भी स्पाइक इस ब्लू एरिया के, जो भी कलर्ड एरिया है, ओके, यहाँ पे उसके नीचे आता है, दैट इज़ नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, ओके। इस तरीके से आपको वैल्यू मिल जाती है, निगेटिव में भी मिलती है, पॉजिटिव में भी मिलती है। सो दिस इज़ द स्पाइक एट एवरी लैग। और लैग भी आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको कितने लैग तक की वैल्यू को यहाँ पे प्लॉट करना है ACF और PACF प्लॉट में। अगर आपके पास एक स्टेशनरी डेटा है, ओके, अगर आपके पास एक स्टेशनरी डेटा है तो ACF का जो प्लॉट रहेगा डीके करेगा एक्सपोनेंशियली और सिनुसॉइडली, इस तरीके से या तो डीके करेगा या तो फिर इस तरीके से डीके करेगा, ओके। तो अगर आपका ACF प्लॉट कुछ इस तरीके का दिखता है तो आपका जो डेटा रहेगा वो स्टेशनरी डेटा रहेगा। अब मॉडल का ऑर्डर सेलेक्ट करने के लिए किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, अगर आपका ACF और PACF प्लॉट, ओके, तो इसमें किस टाइप का आपको ग्राफ दिखना चाहिए कि आपको मॉडल क्या हो, ओके। तो 3 मॉडल होते हैं मेन, AR, MA एंड आर्मा, ओके। कि मतलब पहले हमें ऑटो रिग्रेसिव वाला कैरेक्टर लेना है फोरकास्टिंग मॉडल में, या फिर मूविंग एवरेज का कैरेक्टरिस्टिक लेना है, या फिर दोनों का ही कैरेक्टरिस्टिक लेना है, ओके। तो 3 मॉडल हैं ये मेन। इसी के डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन है, जैसे अरीमा, सरीमा, वेक्टर ऑटो, लाइक वेक्टर ऑटो रिग्रेसिव। सो AR मॉडल हम कब लेंगे, जब ACF डीके करेगा या फिर टेल्स ऑफ, या डीके आप कह सकते हो, ओके। अगर ये डीके कर रहा है और PACF प्लॉट कट्स ऑफ आफ्टर लैग P, MA सेम इसका उल्टा, कट्स ऑफ आफ्टर P एंड टेल्स ऑफ और डीके। इसका क्या मतलब हुआ,
अगर जो आपका लाइक ACF प्लॉट है इस तरीके से डीके कर रहा है एक्सपोनेंशियली और इस तरीके से, और उसके साथ साथ PACF प्लॉट आपका अगर लैग P के बाद कट्स ऑफ कर रहा है, कट्स ऑफ का मतलब क्या हुआ, उस स्पाइक के बाद की जो लैग वैल्यू रहेगी, जो भी कोफिशिएंट रहेगा, वो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल के नीचे, कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो वो जो P वैल्यू रहेगी वो आपके AR मॉडल की ऑर्डर रहेगी, ओके। और सेम यहाँ पे ये Q होगा, ओके, दिस इज Q। यहाँ पे क्या हो जाएगा, PACF डीके करेगा और ACF प्लॉट में आपको स्पाइक दिखेगी, जिसके बाद की स्पाइक आपके लाइक कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर आएगी। और आर्मा में दोनों ही टेल्स ऑफ हो रही है, ओके। तो जो भी स्पाइक की वैल्यू रहेगी, जो आउटसाइड ऑफ द सिग्निफिकेंट वैल्यू रहेगी, सिग्निफिकेंट एरिया रहेगी, वो आप चूज करोगे एज अ P एंड Q फॉर आर्मा मॉडल। तो जैसे हमने वाइट नॉइज़ और रैंडम वॉक वाली वीडियो में बात की थी कि वाइट नॉइज़ अगर हमारे पास टाइम सीरीज डेटा है तो हम उसको लाइक फर्दर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, फर्दर एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे ACF और PACF की हेल्प से भी आप विजुअली देख सकते हो कि आपका जो डेटा है क्या वो वाइट नॉइज़ है या फिर नहीं। अगर आप देखो ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये किस चीज़ की लाइन है, कॉन्फिडेंस इंटरवल की लाइन है। और जितने भी स्पाइक है जीरो लैग वाली स्पाइक को छोड़ के, क्योंकि जीरो लैग का मतलब क्या हुआ कि डेटा एग्जैक्ट उसी वैल्यू पे ही कोरिलेटेड है, ओके। तो उसमें तो आपको परफेक्ट 1 ही मिलेगा, ऑलवेज 1 रहेगा, ये जो स्पाइक है ये ऑलवेज 1 रहेगा एट लैग 0। और यहाँ PACF में भी अगर आप देखो तो दिस इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल। अभी अगर आप देखोगे तो जितनी भी स्पाइक्स हैं वो कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर आती हैं, मीन्स देर इज नो स्पाइक दैट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। यहाँ पे अगर आप देखो तो जो ACF प्लॉट है ये डीके कर रहा है, ओके, दैट इज डीकेइंग, एंड PACF प्लॉट इज showing this cuts off after lag 2 because the spike after lag 2 is under the confidence interval area। और ये कौन सा मॉडल है, AR मॉडल ऑफ ऑर्डर 2। नाउ लेट्स सी दिस ग्राफ। अभी PACF फंक्शन जो है दैट इज डिकेइंग, ओके, दैट इज डिकेइंग एंड द स्पाइक कट्स ऑफ एट लैग 2। तो ये कौन सा मॉडल है, मूविंग एवरेज ऑफ ऑर्डर 2, ओके। नाउ लेट्स सी दिस ग्राफ, ACF एंड PACF ग्राफ। ये जो वैल्यू है आपको कहाँ दिख रही है, एट 12th लैग, ओके, दिस अगेन एट 24th लैग, ओके, एंड दिस इज द 0 1। दिस line is also at 12th lag, that means this is a seasonal data, okay, this is the seasonal data जिसपे हमें at every 12th period स्पाइक देखने को मिल जाता है, ओके, सिमिलर पैटर्न देखने को मिल जाता है। सो इसमें आपको सीजनैलिटी मिल रही है। अभी सीजनैलिटी किस मॉडल में है, आपके सरीमा मॉडल में है, ओके। सो दिस इज द सरीमा मॉडल। नाउ इफ यू सी द स्पाइक, ACF से हमें कौन सी स्पाइक मिलती है, Q की वैल्यू मिलती है, और PACF से हमें किसका स्पाइक मिलता है, P का। यहाँ पे कट ऑफ कहाँ पे हुआ है, लैग 1 पे। सो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ओके। P की वैल्यू अगर हम देखें 1 भी ले सकते हो एंड 2 भी ले सकते हो। D वैल्यू भी आपकी 1 हो जाएगी अगर आपका डेटा नॉन स्टेशनरी और उसको स्टेशनरी बनाया है विद द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंसिंग, ओके। और अगर हम कैपिटल P, कैपिटल D एंड कैपिटल Q की बात करें, D अगेन 1 हो जाएगा। P की अगर हम बात करें तो 12th पीरियड पे आपका स्पाइक कहाँ आ रहा है, अगर आप देखो तो 12th पीरियड पे आपका एग्जैक्ट 12th पीरियड पे ही स्पाइक आ रहा है। तो हम P की वैल्यू लेंगे 1, ओके। और Q की अगर हम बात करें, कैपिटल Q की, ये वाले ऑर्डर की, सीजनल Q की, ओके, तो हम यहाँ पे बात करें तो 12 24, इसमें भी जो स्पाइक है वो एग्जैक्ट सेम पीरियड पे है, तो Q की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंडर है। तो ये सरीमा मॉडल कौन सा हो जाएगा, 1 1 2 का, एंड PDQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1 एंड 1। नाउ लेट्स सी दिस ग्राफ। इसमें भी अगर हम देखें तो ACF प्लॉट, ये जो ACF प्लॉट है ये डीके कर रहा है, एंड दिस PACF प्लॉट इज शोइंग द स्पाइक एट 1, दिस इज नॉट द 0 की जो स्पाइक वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट नहीं हुई है। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड देन 5, ओके। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, 1। तो ये कौन सा मॉडल है, AR1 मॉडल। नाउ लेट्स सी दिस मॉडल। दिस ACF प्लॉट इज ऑल्सो decaying, okay, this plot is also decaying, and this PACF is also decaying, okay, this is also decaying। तो ये कौन सा प्लॉट, सो दिस इज शोइंग द आर्मा मॉडल, आर्मा, और अगर नॉन स्टेशनरी है तो अरीमा मॉडल, ओके। और अगर हम स्पाइक की बात करें तो कट ऑफ कहाँ पे हुआ है, ये 1 लैग है, ये 2 लैग है। कट ऑफ कहाँ पे हुआ है, सेकेंड लैग पे, ओके, सेकेंड लैग पे कट ऑफ हुआ है। तो हम यहाँ पे Q की वैल्यू लेंगे 2,
और यहाँ पे p की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे p की वैल्यू आप सेट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ कहाँ पे हो रहा है, एट फोर्थ लैग, ओके, एट फोर्थ लैग। तो आप रेंज के बेसिस पे लाइक 1 2 3 4 इन दोनों के बेसिस पे चेक कर सकते हो कि p वैल्यू की सबसे बेस्ट ऑर्डर क्या निकल रही है बेस्ड ऑन द RMSE स्कोर। सो उन एग्जाम्पल्स के अलावा आपको मेरे ई बुक में डिफरेंट एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिससे कि आपको ACF और PSCF प्लॉट की अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी और आप फाइंड कर पाओगे ACF और PSCF प्लॉट की हेल्प से कि आपके डेटा के लिए बेस्ट मॉडल कौन सा रहेगा और उसका ऑर्डर कौन सा रहेगा, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। ये सब एग्जाम्पल्स मैंने डिफरेंट टाइम सीरीज एनालिसिस के बुक से लिया है। दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द ACF एंड PSCF कंसेप्ट्स। इसके अलावा जितने भी टॉपिक आज तक मैंने पढ़ाए हैं टाइम सीरीज एनालिसिस में, उसका आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विथ फॉर्मूला, एग्जाम्पल, एवरीथिंग यू विल फाइंड इन दिस ई बुक। और ई बुक के साथ आपको ये जुपिटर नोटबुक भी मिल जाएगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी फॉर फाइंडिंग द डिफरेंट फंक्शंस एंड हाउ टू अप्लाई दैम ऑन द टाइम सीरीज डेटा। जितने भी मैंने टाइम सीरीज के कंसेप्ट बताए हैं ये सारे मैंने इस नोटबुक में लिखे हुए हैं, तो ये नोटबुक प्लस द ई बुक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से मिल जाएंगे। सो नाउ लेट्स सी द ACF एंड PSCF प्लॉट कि किस तरीके से हम उसको प्लॉट कर सकते हैं, ओके। इस तरीके से हम प्लॉट ACF एंड प्लॉट PSCF को इम्पोर्ट करेंगे। देन हमने यहाँ पे ACF प्लॉट को प्लॉट किया है, PSCF प्लॉट को प्लॉट किया है, ओके। प्लॉट ACF में हम पहले क्या पास करते हैं कि किस डेटा पे हमें करना है, ओके। सो डेटा हमारा जो था वो नॉन स्टेशनरी था, तो उसमें हमने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसिंग को परफॉर्म किया है। देन हमें मिसिंग वैल्यू मिलती है तो हमने ड्रॉप एनी को यूज़ किया है। AX इक्वल्स टू PLT.GCA जस्ट फॉर द कस्टमाइजेशन एंड लैग हमने यूज़ किया है 50। सिमिलरली फॉर द PACF प्लॉट ऑल्सो। अब जितनी भी लैग वैल्यू आप ACF के लिए ले रहे हो सेम आपको PACF के लिए भी लेना है, ओके। कुछ इस तरीके का आपको ACF एंड PACF प्लॉट मिल जाता है, ओके। यू कैन सी द स्पाइक ऑफ दिस ACF एंड PACF में आपको यहाँ पे कट ऑफ मिल जाता है, ओके। आई थिंक इट इज़ एट 8 और 7 समथिंग, और ये यहाँ पे ACF में से आपको 1 मिल जाता है, ओके। सो Q की वैल्यू आपको मिल जाती है 1 एंड P की वैल्यू मिल जाती है आपको 8 और 7, ओके। एंड दिस इज़ द अरीमा मॉडल, ओके, दिस इज़ द अरीमा मॉडल। तो इसी तरीके से आप ACF और PACF प्लॉट का यूज़ करके टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मॉडल को सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम मॉडल इवेल्युएशन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो दीज आर द डिफरेंट मैट्रिक्स दैट इज यूज्ड टू इवेल्युएट द टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मॉडल। सो फर्स्ट वन इज MAE, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट error. So it measures the average magnitude of error in prediction without considering direction. सो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या फाइंड करता है, एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इन प्रिडिक्शन विदाउट कंसीडरिंग द डायरेक्शन। अभी पॉजिटिव में एरर जा रहा है कि नेगेटिव में एरर जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ एरर फाइंड करता है, ओके। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर इक्वल्स टू 1/n समेशन ऑफ t इक्वल्स टू 1 to n एंड yt माइनस yt डैश। YT डैश क्या है, यहाँ पे प्रिडिक्टेड वैल्यू है या फिर फोरकास्टेड वैल्यू आप कह सकते हो, प्रिडिक्टेड वैल्यू, एंड दिस YT इज द एक्चुअल वैल्यू। सो एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू और उसका हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया, ओके, जो भी डिफरेंस रहेगा उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया और डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो जो वैल्यू मिलती है हमें वो मीन एब्सोल्यूट एरर होती है। इट ट्रीट्स ऑल एरर्स इक्वली। अब जितने भी एरर्स हैं चाहे वो पॉजिटिव एरर हो चाहे नेगेटिव एरर हो उसको ये इक्वली ट्रीट करता है क्योंकि डायरेक्शन से इससे कोई मतलब नहीं है, एंड दिस इज लेस सेंसिटिव टू आउटलायर्स। नेक्स्ट वन इज मीन स्क्वायर्ड एरर, MSE, और मीन स्क्वायर्ड एरर। तो जैसा हमने यहाँ पे बात किया था MAE में, इसमें क्या हो रहा है कि जो जैसे कोई भी एरर होगा, ओके, अगर लार्ज एरर भी है तो इसमें क्या हो रहा है कि हम एवरेज आउट कर दे रहे हैं उसको, ओके, एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। MSE में हम क्या करते हैं कि जैसे MSE में हम क्या करते हैं 1/n समेशन ऑफ t इक्वल्स टू 1 to n
टी माइनस वाई टी हैट और डैश, ओके। इसका स्क्वायर, अभी अगर ज़्यादा एरर है एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू में और उसका भी हम स्क्वायर कर दे रहे हैं, ओके, तो ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है ये आउटलायर्स को। सो इट इज़ गेटिंग मोर सेंसिटिव टू द लार्ज एरर्स, सो इट इज़ sensitive to outliers, and that is useful for detecting large errors. अगर हम एनर्जी कंजम्पशन की बात करें, एनर्जी कंजम्पशन फोरकास्टिंग की, तो अगर एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू में लार्ज एरर होगा, ओके, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा, तो वो इनएफिशिएंसी को दिखाता है, एनॉमली को दिखाता है, ओके। तो उस केस में हमें एमएससी को चेक करेंगे कि उसको हम किस तरीके से और रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को और लो कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज RMSC. दिस इज द root mean square error, okay, root mean square error. This is just the square root of mean squared error. सो अगर आप ऐसे यूज़ केस पे वर्क कर रहे हो, जैसे कि मेडिकल लाइन में आपने कोई फोरकास्टिंग मॉडल बना रखा है, तो उसमें स्मॉल एरर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, किसी की लाइफ डेंजर में पड़ सकती है, ओके। सो दैट इज़ वेयर RMSC इज़ वेरी यूजफुल एज अ इवेल्युएशन मैट्रिक. नाउ कम्स द MAPE. तो जैसे हमने मीन एब्सोल्यूट एरर को देखा था, इसमें हम जस्ट द परसेंटेज निकाल रहे हैं बेस्ड ऑन द एक्चुअल वैल्यू. तो इसकी वैल्यू किस तरीके से फाइंड होती है, 1/n summation of t equals to 1 to n yt minus yt dash divided by yt multiply by 100. So this is the MAPE formula. So ये कहाँ पे यूज़फुल होता है, जैसे कि आपके पास 5 प्रोडक्ट्स हैं, ओके, 5 प्रोडक्ट्स हैं, ओके, और इनके डिफरेंट सेल्स निकाले हैं आपने, सेम मॉडल का यूज़ करके डिफरेंट प्रोडक्ट का सेल निकाला है, फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, तो उसको कंपेयर करने के लिए आप MAPE का यूज़ कर सकते हो कि किस प्रोडक्ट के लिए कितना ज़्यादा बेटर एक्यूरेसी आ रही है, ओके। परसेंटेज के फॉर्म में आपको ये मिल जाएगा कि कितना ज़्यादा परसेंटेज हाई है, कितना परसेंटेज लो है. एंड नेक्स्ट कम्स द AIC एंड BIC. तो इन दोनों मॉडल का आप यूज़ टाइम सीरीज़ मॉडल्स को इवेलुएट करने में कर सकते हो, टाइम सीरीज़ मॉडल्स को, ओके, जैसे कि AR हो गया, MA हो गया, सरीमा हो गया, रीमा हो गया, ओके. सो दीज आर द टाइम सीरीज़ मॉडल, और इनको इवेलुएट करने के लिए आप AIC और BIC का यूज़ कर सकते हो विथ ऑल दीज डिफरेंट इवेलुएशन मैट्रिक्स. और डिसीजन क्राइटेरिया क्या रहता है, लोएस्ट AIC और BIC. सो जिस भी मॉडल का सबसे ज़्यादा लो AIC और BIC रहेगा वो मॉडल बेस्ट रहेगा. दोनों मॉडल्स का आप यूज़ कर सकते हो पैरामीटर्स को चेक करने के लिए, पैरामीटर्स को चेक करने के लिए कि कौन सा पैरामीटर, कौन सा सेट ऑफ पैरामीटर्स बेस्ट प्रिडिक्शन दे रहा है, ओके. जैसे कि AR1 को आपने कंपेयर किया, AR2 को आपने कंपेयर किया, AR3 को आपने कंपेयर किया, ओके, और इनके AIC और BIC स्कोर को देखा, ओके, और उसके बेसिस पे सपोज आपका लोएस्ट सबसे ज़्यादा AIC और BIC स्कोर AR2 के लिए आ रहा है, आपका ये मॉडल बेस्ट है. और इससे पहले के जो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स थे वो किस लिए यूज़ होते हैं, वो डिफरेंट मॉडल के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए होते हैं, ओके. जैसे इसमें से आपको बेस्ट फिट मॉडल AR2 मिल गया, आपने आर्मा मॉडल भी फिट किया, ओके, आर्मा मॉडल 1-1, आर्मा मॉडल 1-2, 1-2. अब इसमें से आपको बेस्ट फिट मॉडल मिल गया ये. अब इन दोनों को अगर आपको कंपेयर करना हो तो आप MSC RMSC स्कोर का यूज़ कर सकते हो, ओके. सो यहाँ पे हमने एप्पल प्राइस स्टेशनरी डेटा को लिया है और उसको ट्रेन एंड टेस्ट में स्प्लिट किया है. सिंपल AR मॉडल हमने ये सब पहले ही पढ़ लिया है कि हम AR मॉडल को कैसे फिट कर सकते हैं. लैग हमने यहाँ पे 30 लिया है, ओके, और यहाँ पे टेस्ट डेटा पे हमने प्रिडिक्शन किया है. हमने यहाँ पे sklearn.matrix से मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन स्क्वायर्ड एरर फंक्शन को कॉल किया है, इंपोर्ट किया है, ओके. देन मीन एब्सोल्यूट एरर में हमें दो पैरामीटर पास करनी होती है, एक्चुअल डेटा एंड प्रिडिक्टेड डेटा, ओके. सो दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर. सेम हमें इसमें भी ऐसे ही पास करना होता है, एक्चुअल डेटा और प्रिडिक्शन. देन MSC को ही हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाला है जिससे कि हमें RMSC वैल्यू मिल जाएगी. MAPE के लिए मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर के लिए सिंपली हमने टेस्ट डेटा लिया है, प्रिडिक्शन लिया है, ओके, उसका एब्सोल्यूट निकाला है, डिवाइड किया है टेस्ट डेटा पे, जो सेम फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो, एंड देन
मल्टीप्लाई किया है 100 से। दिस इज़ द MAPE वैल्यू। और जो फिटेड मॉडल है .AIC और .BIC करके आपको उसके AIC और BIC इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उसकी वैल्यू मिल जाती है। सो यू कैन सी हियर दिस इज़ 1.9, दिस इज 6.3, 2.5, 170, 1778, 1904। तो दिस इज़ फॉर द AR मॉडल। नेक्स्ट हमने यहाँ पे AR मॉडल फिट किया है बट विद द डिफरेंट ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो AIC का स्कोर अगर हम AIC का अगर हम स्कोर कंपेयर करें तो AR मॉडल विथ 30 लैग इज़ लेस एज कम्पेयर टू द लैग 20, बट BIC स्कोर को अगर हम कंपेयर करें तो 1901 एंड दिस इज 1904। ओके, तो BIC स्कोर लैग 20 का ज़्यादा है। तो इसके बाद हम चेक कर सकते हैं और जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं वो, तो और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या कह रही है कि AR लैग ऑफ 20 इज़ बेटर देन द AR लैग ऑफ 30। ओके, सो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो आपका बेस्ट फिट मॉडल। इस वीडियो में हम डेटा प्री प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे। अभी जो डेटा प्री प्रोसेसिंग है फॉर टाइम सीरीज डेटा इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल डेटा प्री प्रोसेसिंग। मोस्ट ऑफ द चीज़ें डिफरेंट है, जैसे कि हम मिसिंग वैल्यू कैसे हैंडल करते हैं, आउटलायर्स कैसे हैंडल करते हैं, बट टाइम सीरीज डेटा के साथ एक रीसैम्पलिंग का कंसेप्ट आ जाता है, स्टेशनरी का भी कंसेप्ट आ जाता है। ओके, अगर डेट मिसिंग है तो कैसे आप मिसिंग वैल्यू को हैंडल कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं। सो पहला जो मिसिंग वैल्यू है, मिसिंग वैल्यू अभी आपका ऐसा हो सकता है कि आपका डेट कंटिन्यूअस है बट उस डेट की वैल्यू प्रेजेंट नहीं हो। ये फर्स्ट केस है। ओके, डेट विथ नो वैल्यू मिसिंग वैल्यू के केस में। और सेकंड है कि वो डेट ही प्रेजेंट नहीं है, डेट इज़ नॉट प्रेजेंट। ओके, आपका जो डेटा है वो कंटिन्यूअस ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका जैन का डेटा है, फेब का डेटा है, मार्च का डेटा है, देन अगेन आपका उसके बाद जून का डेटा आ गया, जुलाई का डेटा आ गया। ओके, अप्रैल और मई का डेटा कहाँ गया, तो वो एक तरीके से मिसिंग है। और अगर आप उसको चार्ट को प्लॉट भी करते हो तो वो आपका डिसकंटिन्यूअस चार्ट रहता है, कंटिन्यूअस नहीं रहता। ओके, उसमें ब्रेकेज दिखती है आपको। और दैट इज़ ऑल्सो नॉट यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग। तो उसको हैंडल हम किस तरीके से करेंगे, देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर हैंडलिंग द मिसिंग वैल्यू। फर्स्ट मेथड इज इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन का मतलब क्या हुआ कि हम डेटा को ही रिप्लेस कर रहे हैं विथ सम वैल्यू। और वो वैल्यू क्या हो सकती है, उसकी मीन हो सकती है, उस पूरे कंप्लीट डेटा की मीन हो सकती है, मीडियन हो सकती है। मीडियन आप जानते हो, मिडिल वैल्यू, मोड, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू फ्रीक्वेंटली ऑकर्ड वैल्यू जो है वो मोड होती है। ओके, फॉरवर्ड फिल कर सकते हैं हम कि लास्ट वैल्यू जो रहेगी उसको हमने लाइक मिसिंग वैल्यू वाले डेट पे डाल दे। फॉर एग्जांपल मार्च की वैल्यू हमने अप्रैल में डाल दी। ओके, और बैकवर्ड फिल भी कर सकते हैं, बैकवर्ड फिल का मतलब क्या हुआ, जून की वैल्यू हमने मई में डाल दी। ओके, सेकेंड मेथड इज इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का मतलब क्या हुआ, इसमें भी हम रिप्लेस कर रहे हैं मिसिंग वैल्यू को बट बेस्ड ऑन द सराउंडिंग ऑब्जर्वेशन एंड नॉट द कंप्लीट डेटा। लाइक जैसे हम इम्प्यूटेशन में क्या कर रहे हैं कि कंप्लीट डेटा का मीन निकाल रहे हैं, मीडियन निकाल रहे हैं। ओके, इंटरपोलेशन में हम सराउंडिंग वैल्यू जो भी रहेगी, जैसे अप्रैल है तो अप्रैल की सराउंडिंग वैल्यू क्या होगी, फेब, मार्च, जून, जुलाई। ओके, तो इनका यूज़ करके हम कुछ वैल्यू निकालेंगे और उसको हम रिप्लेस करेंगे मिसिंग वैल्यू के साथ। तो इसमें भी कुछ डिफरेंट टाइप के आ जाते हैं, जैसे कि लीनियर हो जाता है, linear interpolation, spline interpolation and polynomial interpolation. Okay, these are the three different type of interpolation. And third one is using any machine learning algorithm or predictive modeling you can say. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने किसी मशीन लर्निंग का यूज़ करके, जैसे आपके पास दो टाइम सीरीज़ डेटा है और एक टाइम सीरीज़ डेटा दूसरे पे डिपेंड करता है, तो वन टाइम सीरीज़ डेटा के बेसिस पे आप दूसरे टाइम सीरीज़ डेटा की मिसिंग वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हो। ओके, आप ट्रेन कर सकते हो, जो भी आपका नोन डेटा है उस पर ट्रेन कर सकते हो और मिसिंग वैल्यू के लिए प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे आपका एक्स में मिसिंग वैल्यू प्रेजेंट है, ओके, वाई इज़ कंप्लीट डेटा, तो आप वाई को एज अ ट्रेनिंग डेटा ले सकते हो और x को टारगेट वेरिएबल, टारगेट डेटा। ओके, तो y के बेसिस पे आप x को प्रेडिक्ट कर सकते हो, जो भी मिसिंग वैल्यू रहेगी उसको। नेक्स्ट इज मेकिंग अ डेटा स्टेशनरी। मेकिंग डेटा स्टेशनरी, जो कि हमने ऑलरेडी वीडियो में कवर कर लिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की हो तो ज़रूर चेक कीजिएगा।
मेकिंग डेटा स्टेशनरी, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स के बारे में बात किया था, जिसकी हेल्प से आप एक नॉन स्टेशनरी डेटा को स्टेशनरी बना सकते हो। और नॉन स्टेशनरी डेटा भी इनकंसिस्टेंट वैल्यू है फॉर प्रिडिक्टिंग इन द फ्यूचर, तो इसलिए स्टेशनरी बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, सो इट ऑल्सो कम्स अंडर द डेटा प्री प्रोसेसिंग। नेक्स्ट वन इज हैंडलिंग आउटलायर्स। हैंडलिंग आउटलायर्स, इसमें आप क्या कर सकते हो, पहला तो आप इम्प्यूटेशन का यूज़ कर सकते हो। सिंपली इम्प्यूटेशन का यूज़ कर लो कि जो भी आउटलायर वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दो आप मीन, मीडियन, मोड से। इंटरपोलेशन का भी यूज़ कर सकते हो, बेस्ड ऑन द सराउंडिंग वैल्यू आप आउटलायर की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो। ओके, फर्स्ट वन इज द इम्प्यूटेशन और इंटरपोलेशन। ओके, मोस्टली वैसे हम इम्प्यूटेशन का ही यूज़ करते हैं। सेकेंड वन इज ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि लॉगरिदमिक हो गया या फिर बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ओके, लॉगरिदमिक या फिर बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी हमने पढ़ रखा है डेटा स्टेशनरी बनाने कंसेप्ट में। स्मूथिंग टेक्निक, स्मूथिंग टेक्निक का भी यूज़ करके जो भी आउटलायर है, जो भी हाई फ्लक्चुएशन है, उसको आप रोलिंग एवरेज के फॉर्म में स्मूदन आउट कर सकते हो। नेक्स्ट इज रीसैम्पलिंग। अभी रीसैम्पलिंग का कंसेप्ट क्यों आ रहा है, रीसैम्पलिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपका जो डेटा है वो फॉर एग्जांपल 15 मिनट्स के इंटरवल पे है। ओके, बट आपको एवरेज देखना है 1 आवर के इंटरवल पे, तो आपने क्या किया, 15 मिनट्स का जो डेटा था, 4 डेटा 1 आवर में होता है। ओके, 4 डेटा का एवरेज लेके 1 आवर के इंटरवल का डेटा बना दिया, तो वो होता है रीसैम्पलिंग। एक होता है डाउन सैम्पलिंग, जिससे 15 मिनट्स से आप 1 आवर पे चले गए, या फिर डेली से वीकली पे चले गए, डेली से मंथली पे चले गए। ओके, दैट इज डाउन सैम्पलिंग। अप सैम्पलिंग क्या होता है कि मंथली से आप डेली पे आ गए। Okay, so first one is upsampling, increasing frequency, downsampling, that is decreasing frequency. Okay, so जैसे upsampling में आपने क्या किया, monthly to daily, and downsampling में क्या किया, daily to monthly. अभी जब आप अप सैम्पलिंग करते हो तो जो गैप्स होते हैं उसको रिप्लेस करने के लिए इंटरपोलेशन का हम यूज़ करते हैं। ओके, टू फिल द गैप्स। सैम्पलिंग की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, रिसैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, जो हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मोस्टली क्या हो जाती है, डेली हो जाती है, वीकली हो जाती है, मंथली हो जाती है, ईयरली हो जाती है, क्वार्टरली हो जाती है। ओके, आप आवरली भी रख सकते हो। सिंपल मैंने यहाँ पे डमी डेटा क्रिएट किया है मिसिंग वैल्यूज़ को शो करने के लिए जस्ट, और यहाँ पे डेटा फ्रेम उसमें से क्रिएट किया है, डिक्शनरी बनाई है, एंड देन डेटा फ्रेम क्रिएट किया है। डेट वैल्यू को पहले डेट टाइम बनाया क्योंकि मैंने एज ए स्ट्रिंग पास किया है। ओके, एंड देन सेट इंडेक्स किया है डेट कॉलम। अगर आप डेटा देखो तो यहाँ पे 4 के बाद 5, 6 का डेटा मिसिंग है। ओके, 7, 8, 9, 10 और 11th डे का डेटा मिसिंग है। ओके, तो हमने यहाँ पे कंप्लीट डेट रेंज बनाया है फ्रॉम 1 ऑफ जनवरी टू 12th ऑफ जनवरी। ओके, कंप्लीट डेट का रेंज बनाया है। फिर हमारा जो यहाँ पे डेटा था उसको री इंडेक्स किया है बेस्ड ऑन दिस न्यू इंडेक्स। तो जहाँ जहाँ पे वैल्यूज़ नहीं थी, जैसे यहाँ पे 3 पे नहीं थी, 5 पे नहीं थी, 6 पे नहीं थी, तो वहाँ पे NA आ गया है। ओके, देयर इज़ नो डेटा। तो हमने पहले यहाँ पे इम्प्यूटेशन का यूज़ किया है, मीन यहाँ पे निकाला, डेटा का मीन, डेटा का मीडियन, डेटा का मोड। ओके, और यहाँ पे फिल NA का यूज़ करके हमने उस वैल्यू को रिप्लेस किया है। और यहाँ पे फॉरवर्ड फिल का यूज़ किया है। F फिल फंक्शन यूज़ कर सकते हो आप फॉरवर्ड फिल के लिए, B फिल का फंक्शन यूज़ कर सकते हो आप बैकवर्ड फिल के लिए। ओके, दिस इज़ द ओरिजिनल डेटा। अब आप यहाँ पे देखो, थर्ड रो जो है वहाँ पे NA था, 5 और 6 के लिए NA था। तो यहाँ पे मीन वैल्यू क्या निकली है, 105.625। तो यहाँ पे हमारा रिप्लेस हो गया 105.625। ओके, मीडियन क्या था 106.5, तो यहाँ पे हमारा रिप्लेस हो गया है मीडियन की वैल्यू से। सेम फॉर मोड, यहाँ पे मोड की वैल्यू से रिप्लेस हो गया है। फॉरवर्ड फिल में अगर आप देखो तो यहाँ पे 101 था, यहाँ पे 101 रिप्लेस हो गया है। 103 था तो 103 फॉरवर्ड फिल हो गया। ओके, यहाँ पे 109 था तो 109 फॉरवर्ड फिल हो गया है। बैकवर्ड फिल की बात करें हम तो 6 और 5 पे नहीं था, तो 106 पे, सो 7 पे 106 डेटा था, तो ये दोनों बैकवर्ड फिल हुआ है, 103 बैकवर्ड फिल हुआ है। ओके, इंटरपोलेशन, अभी 3 टाइप के इंटरपोलेशन हमने देखे थे, लीनियर, पॉलिनोमियल एंड स्प्लाइन। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो डेटा डॉट इंटरपोलेट करके, एंड देन मेथड पास कर सकते हो, जो भी आपको मेथड यूज़ करना हो। ओके,
तो मैंने यहाँ पे लीनियर इंटरपोलेशन का यूज़ करके यहाँ पे फिट किया है 102, 103, 104, 105। ओके, यहाँ पे पॉलिनॉमियल यूज़ किया है और यहाँ पे स्प्लाइन यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पे एक सेल्स करके नया वेरिएबल बनाया है, ओके, जिसमें मैंने कंप्लीट वैल्यू को रखा है। देयर इज़ नो मिसिंग वैल्यू इन द सेल्स। एंड देन मैंने लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट किया है, लीनियर रिग्रेशन को फिट किया है सेल्स डेटा पे, क्योंकि सेल्स हमारे पास कंप्लीट है, देयर इज़ नो मिसिंग वैल्यू इन द सेल्स। प्राइस वैल्यू को हमने प्रिडिक्ट किया है। यहाँ पे नोन डेटा करके और मिसिंग डेटा करके हमने दो डेटा फ्रेम अलग अलग बनाए हैं। पहले वाले में कंप्लीट रिकॉर्ड है जिसमें एन ए वैल्यू नहीं है, मिसिंग डेटा में वो रिकॉर्ड है जिसमें मिसिंग वैल्यू है। तो मिसिंग डेटा में क्या कौन कौन सा रो आया होगा, ये वाला रो आया है, ये दोनों रो आया है, एंड दिस वन, ये 4 रो आई हैं मिसिंग डेटा में, और इसके अलावा जितनी रोज थी वो आई हैं नॉन डेटा में। देन मैंने यहाँ पे प्रिडिक्ट किया है मिसिंग वैल्यू किस पे, मिसिंग डेटा वाले डेटा फ्रेम पे, क्योंकि उसमें हमें सेल्स की वैल्यू पता है, प्राइस की वैल्यू पता नहीं है। तो प्राइस की वैल्यू हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द सेल्स डेटा। ओके, तो इस तरीके से हमारा डेटा मिल जाता है 101.6, 102.4, 104.7। ओके, देन आ जाता है रीसैम्पलिंग सिंपल यहाँ पे फंक्शन है डॉट रीसैम्पलिंग। जो भी आपका डेटा है उसमें डॉट रीसैम्पलिंग कीजिए और फ्रीक्वेंसी पास कर दीजिए। जैसे डेली डेटा हमारे पास था स्टॉक डेटा, तो मैंने यहाँ पे एम पास कर दिया, तो ये हो गया मंथली डेटा। ओके, जैन का, फेब का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरीके से आया डेटा। अप सैम्पलिंग मैंने यहाँ पे किया है, अप सैम्पलिंग मैंने डेली डेटा को आवरली में चेंज किया है, और इंटरपोलेट मेथड का यूज़ किया है, और लीनियर इंटरपोलेशन का यूज़ किया है। तो इस तरीके से आप अप सैम्पलिंग डाउन सैम्पलिंग का यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये कंप्लीट टाइम सीरीज़ की प्लेलिस्ट पसंद आई हो। टाइम सीरीज़ के जितने भी कंसेप्ट्स थे मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, किस तरीके से उसको पाइथन में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो भी बताया है। एक रियल टाइम डेटा को यूज़ करते हुए मैंने सारे फंक्शंस को आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। ओके,